326 अध्याय 227 व्यवस्था भाग 2 अंडरस्कोर 2326 अध्याय 227 व्यवस्था भाग 2 अंडरस्कोर 2 वास्तव में चुक्सिया इस युग में आने को इच्छुक नहीं थी, लेकिन स्वर्ग ने फिर भी उसके साथ दयालुता का व्यवहार किया। सबसे पहले उसका सामना ऐसे माता पिता से हुआ जिन्होंने बिना किसी सिद्धांत के उसे हद से ज्यादा लाड प्यार दिया। इसके अलावा उसे वास्तव में देखभाल करने वाले और समझदार दादा दादी मिले, जिससे ऐसे दादा दादी की कमी पूरी हो गई और उसके लिए बहुत सारी परेशानियां भी कम हो गई। झाओ परिवार की एल्डर झाओ की दूसरी भाभी और दूसरी चाची मिलनसार नहीं थी, लेकिन ओल्ड मास्टर झाओ और ओल्ड लेडी झाओ के दबाव के कारण स्थिति कभी भी बदतर नहीं हुई। जहां तक लिन परिवार की बात है, बड़े चाचा लिन और छोटे चाचा लिन, बूढ़े मालिक लिन और बूढ़ी महिला लिन के नेतृत्व में खुशी खुशी गलत रास्ते पर चल पड़े और एक दिन उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। समारोह समाप्त होने के बाद उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों ने थोड़ी देर तक बातचीत की और फिर एक एक करके विदा लेने के लिए खड़े हो गए। वहां मौजूद सभी लोग चतुर थे और स्वाभाविक रूप से इस समय सम्मान समारोह आयोजित करने के महत्व को समझते थे। ये पुरानी यादों में खोने का समय नहीं था और अगर वे इस व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी नहीं जाते तो ये सामाजिक संकेतों के प्रति घोर लापरवाही होगी। दादाजी, जब सभी मेहमान विदा कर रहे थे, उस मौके का फायदा उठाते हुए चुक्सिया ने एल्डवान के बगल में बैठते हुए विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शाओ चुक्सिया, तुम तो पहले से ज्यादा समझदार हो गई हो, है ना? बूढ़े मास्टर वान हंसे। दादाजी को कैसा लग रहा है कि कुछ ही महीनों में जब उन्होंने तुम्हें नहीं देखा, शाओ चुक्सिया में इतना बदलाव आ गया है। चुक्सिया का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। दादाजी, आप जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुने। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए जाहिर है मैं ज्यादा समझदार होता जा रहा हूँ, है ना? आप मेरे अंदर आए बड़े बदलावों को जरूर देख रहे होंगे, है ना? अगर मैं कभी नहीं बदला तो क्या मेरे माता पिता चिंता से मर नहीं जाएंगे? तुम बच्चे, बूढ़े मास्टर वान बेबस होकर हंसे। तुम कहते हो कि तुम बूढ़े हो रहे हो, तो दादाजी क्या हो गए? क्या मैं गर्दन तक मिट्टी में दब गया हूँ? आप जानते हैं कि मेरा मतलब वो नहीं था। दादाजी, चुक्सिया ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस थोड़ी घबराई हुई थी और मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। मेरी सीमित शिक्षा को देखते हुए कृपया इस बात को लेकर मुझे दोषी न ठहराएं, दादाजी। खैर, मेरा मतलब यह है कि मुझे पता है कि तुम इसलिए आए क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं ही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। क्या तुम्हारी पिछली धन्यवाद की भावनाएं दिखावटी थी? बूढ़े मास्टर वान ने उसे चिढ़ाते हुए देखा। शाओ चुक्सिया, चलो बताओ, क्या तुम्हें बूढ़े आदमी से किसी काम में मदद चाहिए? संकोच मत करो, मुझे ये पसंद नहीं है। हे चुक्सिया बस हंस पड़ी। दादाजी, आप वाकई बहुत समझदार हैं। बात बस इतनी सी है कि वह शर्माते हुए मुस्कुराई और अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए बोली, मुझे उन संगीत वाद्य यंत्रों में दिलचस्पी है ना? जब दादाजी हमारे गांव में थे, तब मैं आपके पीछे पीछे चलता था और आपसे कुछ न कुछ सीखता था। हाल ही में मैंने सैन्य प्रदर्शन के दौरान मंच पर प्रस्तुति दी। फिर लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने किससे सीखा और मैंने कहा कि मैंने दादा वान से सीखा। यानी आपकी अनुमति के बिना मैंने स्वयं को आपका शिष्य कहा। आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? उससे पहले से ही मामले को सुलझाना जरूरी था। कहीं ऐसा न हो कि उसके माता पिता ओल्ड मास्टर वान को धन्यवाद दें और वह इसे सिरे से नकार दे, तब उसे बहाने ढूंढने के लिए फिर से हर संभव कोशिश करनी पड़ेगी और शायद वह भी संभव न हो। गुस्सा होने की क्या बात है? बूढ़े उस्ताद वान ने इसे टाल दिया। फिर हैरानी से कहा, छोटी बच्ची, अब तुम सचमुच मंच पर प्रदर्शन कर सकती हो। हाँ, चुक्सिया ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन यह ऐसा था जैसे मुझे किनारे पर धकेल दिया गया हो। अगर मेरे साथी बीमार न पड़ते और मेरे पास कोई विकल्प न होता तो मैं इस तरह से दिखावा न करता। फिर मुझे पता चला कि मुझे संगीत वाद्य यंत्रों की विशेष समझ है। कुछ ही बार अभ्यास करने के बाद मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया। दादाजी, अगर मैं अभी आपके लिए खेलूं तो आप चकित रह जाएंगे। क्या सच में? बूढ़े मास्टर वान ने इसे बचकाना घमंड समझा और हंसते हुए जवाब दिया, किसी दिन दादाजी भी सुनना चाहेंगे। दरअसल जिनसे द्वारा चुक्सिया का नाम बताए जाने के कारण ही वह सहमत हुआ था। चाहे वह वही चुक्सिया हो जिसे वह जानता था या नहीं, यह कोई बहुत बड़ा सिद्धांत का मामला नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह मदद कर सकता है तो वह जरूर करेगा। पुनर्वास के बाद वह कुछ समय के लिए राजधानी शहर में रहे। पुराने दोस्तों को उम्मीद थी कि वह सेवानिवृत्ति से वापस आ सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी की मृत्यु और अपनी बेटी के विश्वासघात के आघात से उबरने के बाद उन्होंने उत्साह खो दिया और बस शांति से अपनी सेवानिवृत्ति का जीवन बिताना चाहते थे। अपने पुराने दोस्तों को मुश्किल स्थिति में डालने से बचने के लिए वह राजधानी शहर के बहुत करीब स्थित ए सिटी में चले गए। वहाँ हालांकि उसके पुराने दोस्त कम ही थे, फिर भी कुछ ऐसे थे जिनसे वह बातचीत कर सकता था। जब वह खाली होता था तो वे साथ में शतरंज खेल सकते थे या मछली पकड़ने जा सकते थे। वह काफी संतुष्ट था। हालांकि समय बीतने के साथ साथ दूसरों के घरों को बच्चों और पोते पोतियों से भरा देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी। उनकी और उनकी पत्नी की केवल एक ही बेटी थी। जब उन्हें ग्रामीण इलाके में भेज दिया गया तो उनकी बेटी ने एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उनके रिश्ते को त्याग दिया और राजधानी शहर के एक परिवार में शादी कर ली। 327 अध्याय 227 व्यवस्था भाग 2 अंडरस्कोर 3327 अध्याय 227 व्यवस्था भाग 2 अंडरस्कोर 3 उसका नाम साफ हो जाने के बाद उसकी बेटी ने पहल करके उसे ढूंढा और उसे माफी मांगी, ये कहते हुए कि उस समय उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वह उसकी बेटी थी और हालांकि उसे कुछ हद तक ठंडक महसूस हुई, उसने उसे माफ कर दिया। हालांकि जब उसे पता चला कि उसके मन में वापसी करने का कोई इरादा नहीं है तो उनके रिश्ते में फिर से खटास आ गई और उसके यहाँ आने के बाद पिता और बेटी का संपर्क फिर से लगभग टूट गया। जब कभी कभार वह खुद फोन करता था तो उसकी बेटी कुछ क्षणों के लिए औपचारिकतापूर्वक जवाब देती और फिर अधीरता से फोन काट देती थी। इसलिए जब जिंगजे ने चुक्सिया का जिक्र किया तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। उन दिनों डिलिन गांव में उन एकांत दिनों के दौरान यही छोटी लड़की थी जिसने उसे बहुत खुशी दी थी। किताबों से भरे उनके बक्से, जिन्हें दूसरे लोग बेकार कागज समझते थे, उस छोटी लड़की के लिए खजाने के समान थे। अपनी दिवंगत पत्नी की याद में वह जो धुनें बजाता था उन्हें केवल वह छोटी लड़की ही सुन पाती थी, क्योंकि कोई और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन वह निडर होकर उसके चारों ओर घूमती रहती थी। जाते समय उसने अपनी प्यारी हार्मोनिका उस छोटी बच्ची को दे दी थी, ये सोचकर कि वह इस जीवन में उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात उससे यहाँ दोबारा हो गई। पिछले कुछ दिनों से पूरे आंगन में इस बात की चर्चा चल रही थी कि ओल्ड झोउ परिवार ने गांव की किसी लड़की से शादी कर ली है और वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह छोटी लड़की होगी। चुक्सिया से मिलने से पहले उसने अपना मन नहीं बनाया था, लेकिन जब वह उसके सामने जीवंतता से खड़ी थी तो वह जान गया कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की, अगर उसने उसे नुकसान पहुंचने दिया तो वह जीवन भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। स्वयं इतना कष्ट सहने के कारण वह भोर से पहले के क्षणिक अंधेरे को जानता था, लेकिन एक लड़की के लिए यह एक शाश्वत नरक हो सकता है। अब उसे अपने बगल में बैठी खूबसूरत मुस्कान के साथ देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका निर्णय पूरी तरह से सही था। चूंकि वह उसकी रक्षा कर सकता था, इसलिए वह निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करेगा। जहां तक झोउ परिवार के सदस्यों की बात है, उनके रवैये ने ही सब कुछ बयां कर दिया था। चुक्सिया का ऐसे परिवार में विवाह होना वास्तव में उसका सौभाग्य था। युलान बाओहे, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? भीड़ के लौटते ही बूढ़े मास्टर वान ने झाओ युलान और लिन बाओहे से पूछा। झाओ युलान ने तुरंत कहा, चाचा वान, हम आज दोपहर वापस आ रहे हैं। हम यहाँ किसी काम के नहीं हैं और अगर हम और परेशानी खड़ी करते हैं तो ये बुरा होगा। बूढ़े मास्टर वान ने एक पल सोचा और फिर कहा, पहले मेरे घर आकर रहो। अगर तुम दोनों वापस भी चले जाओगे तो भी चुक्सिया को लेकर तुम निश्चिंत नहीं रहोगे। अंकल वान, झाओ युलान की आंखों में आंसू भर आए। वो शायद ओल्ड मास्टर वान की हैसियत को न समझ पाती हो, लेकिन वह उनके प्रति सभी के रवैये से यह अंदाजा लगा सकती थी। दरअसल पहले तो उन्होंने ओल्ड मास्टर वान के लिए कुछ खास नहीं किया था, लेकिन अब जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था उससे वह अपनी कृतज्ञता को उचित शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ थी। चाचा वान, अब से आप मेरे पिता हैं। लिन बाओहे झाओ युलान की तुलना में अधिक स्पष्ट थी और उसने घुटने टेककर 3 बार प्रणाम किया। बाओहे, तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े मास्टर वान खड़े हुए और उसे भी ऊपर खींच लिया। ये सब क्यों शुरू कर रहे हो? उठो, जल्दी उठो। चाचा वान, मुझे बात पूरी करने दीजिए, वरना मैं उठूंगा नहीं।
लिन बाओहे का हट बाहर आ गया और यकीनन 10 बैल भी उसे पीछे नहीं खींच सकते थे। आगे बढ़ो, बूढ़े मास्टर वान ने सिर हिलाया और फिर अपनी सीट पर वापस बैठ गए। इस समय आप चुक्सिया के लिए खड़े होने को तैयार हैं। मैं अपने जीवन काल में इस एहसान का कभी भी बदला नहीं चुका सकता। आप चुक्सिया के धर्मदादा हैं और इस नाते आप मेरे भी धर्मदादा हैं। अपने इरादे में एकजुट होकर झाओ युलान तुरंत लिन बाओहे का इरादा समझ गई और उसके बगल में घुटने टेक कर बोली, धर्म पिताजी। दंपति ने एक साथ कहा। बूढ़े मास्टर झाओ और बूढ़ी महिला झाओ पूरी तरह से अचंभित थे। क्या ये दंपति बहुत मूर्ख थे? क्या उन्हें ये भी पता था कि ओल्ड मास्टर वान की स्थिति क्या थी? उन्हें यूं ही गॉडफादर घोषित कर देना। झो परिवार और जिंग परिवार के सदस्यों के हाव भाव भी काफी दिलचस्प थे। हालांकि ओल्ड मास्टर वान के पास कोई आधिकारिक पद नहीं था, लेकिन उनका प्रभाव व्यापक था और उनके पीछे खड़े व्यक्ति को देखते हुए ये तथ्य कि उन्होंने चुक्सिया को अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार किया था, अपने आप में ही काफी चौंकाने वाला था। उन्हें अपने धर्मपुत्र के रूप में स्वीकार करने की बात तो दूर की है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से बूढ़े मास्टर वान ने तुरंत जवाब दिया और अपना हाथ उठाते हुए कहा, खड़े हो जाओ। दंपति 3 बार घुटने टेककर प्रणाम करने के बाद खड़े हुए और अपनी बेटी की ओर देखा जो वहां चुपचाप खड़ी थी। चुक्सिया, तुम्हें भविष्य में अच्छी बच्ची बनना है और अपने दादाजी का सम्मान करना है। झो मिकान के इशारे पर चुक्सिया ने झट से सिर हिलाते हुए कहा, पापा मम्मी मैं समझ गई। दरअसल वह अपने माता पिता के निडर स्वभाव से सचमुच हैरान थी। आखिर वह एक अलग युग और स्थान से आई थी और उसे इस युग की तरह बड़ों से बात करने में झिझकने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन उसके माता पिता इतने साहसी कब हो गए थे? ठीक है, अब हम सिर्फ परिवार के लोग हैं। औपचारिकताएं छोड़ो और बैठ जाओ। झू शिनकिन फलों की एक बड़ी थाली लेकर आई। अब से बिना किसी कारण के घुटने टेकना या प्रणाम करना नहीं। उसने झो मिकान की ओर देखा। ये फल श्याओजे ने धोकर काटे हैं, सब लोग थोड़ा चख लो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तरोताजा दिख रही जिंग से रसोई से बाहर निकली और झो मिकान को देखकर मुस्कुराई, जीजाजी कृपया बैठिए। झो मिकान के चेहरे पर अचानक एक खालीपन सा भाव आ गया। दरअसल वह अप्रत्याशित रूप से दूसरे का साला बन गया था। लेकिन साला होना ठीक था, इसका मतलब यह था कि भविष्य में जिंग से अपनी छोटी पत्नी पर नजर रखना बंद कर देगा। हाँ, ये भी खुशी की बात थी। हम फिलहाल चुक्सिया को आपकी देखरेख में छोड़ रहे हैं। झो मिकान ने समय पर नजर डाली और बोली, मैं पैतृक घर जाकर देखती हूँ। हानलियांग शायद उन्हें जल्द ही वापस ला रही होगी। मैं हानलियांग से दोपहर में सबको वापस ले जाने का इंतजाम कर दूंगा। पापा और मम्मी यही रहेंगे। दादी और दादाजी के बारे में क्या? हम यहाँ और अराजकता नहीं बढ़ाएंगे। बूढ़ी महिला झाओ खड़ी हो गई। युलान बाओहे, अगर कोई खबर हो तो हमें टेलीग्राम भेज देना। झाओ युलान और लिन बाओहे ने एक दूसरे को देखा, फिर साथ में खड़े हो गए। हम भी जाएंगे, अगर वापस नहीं तो कम से कम सभी को नमस्कार करने के लिए। झाओ युलान ने कहा, ठीक है, गंगशुन और उसकी पत्नी को घर के मामलों के बारे में बता दो। जब तुम यहाँ नहीं होगी तो उन्हें सब कुछ संभालने दो। चुक्सिया, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ रहो। बूढ़े आदमी। जैसे ही चुक्सिया उठने वाली थी, बूढ़े मास्टर वान बोल पड़े। सबके चले जाने के बाद बूढ़े मास्टर वान भी खड़े हो गए और चुप बैठे बूढ़े मास्टर झो और बूढ़ी मैडम झो की ओर देखते हुए बोले, आप सब अपने अपने काम पर जाए। चुक्सिया अभी मेरे साथ घर चलेगी और सब कुछ ठीक होने तक मेरे घर पर ही रहेगी। धन्यवाद बड़े भाई वान। बूढ़े मास्टर झो की आंखों में कृतज्ञता बहुत सच्ची थी। अगर वे मेरी आवाजाही पर रोक नहीं लगाते हैं तो मैं समय समय पर आती रहूंगी। बूढ़ी मैडम झो ने चुक्सिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मामलों को ज्यादा सरल मत बनाओ और अपनी आजादी सीमित होने पर परेशान मत हो। ये सब तुम्हारे भले के लिए है। मैं समझ गई। चुक्सिया ने मन ही मनाह भरी। क्या ये युग इससे भी अधिक हास्यास्पद हो सकता है? बेशक वह इतनी भोली नहीं थी कि यह सोचे कि वह अपने साथ किसी नायक का आभामंडल लेकर आई है जो सभी बुरी चीजों से अछूता है और जो सत्ता और प्रभुत्व का दावा करते हुए इधर उधर घूमती है। अगर वह सचमुच ऐसा सोचती तो शायद कुछ ही दिनों में वह चींटी की तरह कुचली हुई पाई जाती। नायक के सिर के चारों ओर प्रभामंडल होना इस युग के लिए उपयुक्त नहीं था। जिस तरह वह अपने समय में गर्व से इतराते हुए रेड गार्ड्स को नहीं समझ पाती थी, उसी तरह वह इस युग में कानूनी व्यवस्था से बाहर मौजूद कुछ अलिखित कानूनों को भी मुश्किल से समझ पाती थी। लेकिन चाहे वह समझे या न समझे, वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं छुएगी। उसे नहीं लगता था कि उसका जीवन बहुत लंबा है। अगर वह अपने शरीर में वापस आए बिना फिर से मर जाती है और किसी भयानक पुराने समाज में पहुंच जाती है तो यह इस युग में रहने से भी बदतर होगा। कृपया ऐसी परिस्थितियों में किसी के अनपेक्षित विचारों को क्षमा करें। 1980 और 1990 के दशक के बाद जन्मे लोगों के लिए ये युग एक मजाक जैसा लगता है, एक समझ से परे मजाक। लेकिन तर्कसंगत लोग बच जाते हैं, भावुक लोग बस दूसरे की प्रतीक्षा करते रहते हैं। टाइम ट्रैवल। ओल्ड मास्टर वान का घर एक अलग इमारत थी, हालांकि वह काफी छोटा था। भविष्य के आवासीय मानकों के आधार पर मूल्यांकन करने पर इसे संभवतः दो बेडरूम वाले अपार्टमेंट माना जाएगा। ये तुम्हारे पति के परिवार के घर जैसा तो नहीं है, लेकिन अभी के लिए ठीक है। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए और चुक्सिया को इधर उधर देखते हुए देखा, बूढ़े मास्टर वान ने कहा, करने के लिए जारी 328 अध्याय 228 घटना 2 अध्यायों का संयोजन 328 अध्याय 228 घटना 2 अध्यायों का संयोजन। चुक्सिया ने बूढ़े मास्टर वान को घूरकर देखा। उसके माथे पर एक गहरी लकीर बन गई। दादाजी वान, जब आप डेलिंग गांव में थे तब मेरे परिवार के पास आधे कमरे का भी मालिकाना हक नहीं था। इस तरह की बातें कहना स्पष्ट रूप से दूसरों का मजाक उड़ाना है। तुम तो वाकई बहुत निर्दयी हो। हे बूढ़े मास्टर वान ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी और चुक्सिया को सोफे पर बैठने का इशारा किया। मैंने तुम्हें कुछ महीनों से नहीं देखा। शियाओ, चुक्सिया की बोलने की कला काफी तेज हो गई है। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद दादाजी शी। बूढ़े मास्टर वान के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ? चुक्सिया ने अत्यंत गंभीरता से कहा, बिल्कुल। हाँ, एल्डर वान जोर से हंस पड़े। दादाजी, आपको लोगों पर इस तरह नहीं हंसना चाहिए। चुक्सिया ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, मैं आंतरिक और बाहरी दोनों गुणों का विकास करती हूँ, मैं सिर्फ दिखावा नहीं करती। हाँ, बूढ़े मास्टर वान की हंसी और भी दिल खोलकर हंसने लगी। शियाओ, चुक्सिया, दादाजी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब तुम अंदर और बाहर दोनों तरह से परिपूर्ण हो जाओगी। लगभग 50 वर्ष की एक महिला रसोई से कटे हुए फलों की एक थाली लेकर बाहर आई। उसने आदरपूर्वक बूढ़े मास्टर वान की ओर मुस्कुराते हुए फलों की थाली चुक्सिया के सामने रख दी और कहा, कॉमरेड कृपया कुछ फल खा लीजिए। चुक्सिया ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद। बूढ़े मास्टर वान ने महिला की ओर मुड़कर कहा, भाभी शियाओ, चुक्सिया मेरी मानद पोती है। वह और उसके माता पिता कुछ समय के लिए यही रहेंगे। जाओ और 2 कमरे तैयार कर लो। जी हाँ एल्डर वान, मैं अभी जाता हूँ। भाभी इनके ऊपर जाने के बाद चुक्सिया ने बड़े ध्यान से बूढ़े मास्टर वान की ओर देखा और कहा, दादाजी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। अच्छा। बूढ़े मास्टर वान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लेन देन तो उचित ही है। चुक्सिया हंसते हुए बोली, दादाजी आप बदल गए हैं। बूढ़े मास्टर वान ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, मुझमें क्या अलग है? चुक्सिया ने एक पल सोचा और फिर कहा, तुम हमेशा से मिलनसार थे, लेकिन अब जितने हो उतने पहले कभी नहीं थे। दरअसल चुक्सिया हमेशा असली ओल्ड मास्टर वान के साथ अपने अनुभवों के बारे में सोचती रहती थी। उसे स्नेह से बिगड़ी हुई लड़की माना जा सकता है, लेकिन वह हमेशा ओल्ड मास्टर वान का बहुत सम्मान करती थी। इसी वजह से वह अक्सर उसके घर जाकर उसकी किताबें पलट पलट कर देख सकती थी। ना समझ बच्ची, पहले दादाजी की छवि अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरा मिजाज स्वाभाविक रूप से अब से अलग है। बूढ़े मास्टर वान ने धीरे से आह भरी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कमरे के कोने में रखे पियानो की ओर इशारा किया। छोटी बच्ची, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें संगीत वाद्य यंत्रों का शौक है? दादाजी तुम्हें पियानो सिखाएंगे, क्या तुम सीखना चाहोगे? स्पष्टतः ओल्ड मास्टर वान अतीत पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इस क्षण का उपयोग विषय बदलने के लिए किया। चुक्सिया ने तुरंत सहमति दे दी और उत्सुकतावश आगे बढ़ते हुए पियानो की कुंजियों को दबाने लगी। पियानो की मधुर ध्वनि सुनकर उसके दिल की धड़कनें अनजाने में ही तेज हो गईं। उसे पियानो का अभ्यास करना नापसंद था क्योंकि यह एक बोझ बन गया था। अब उन परिचित कुंजियों को दोबारा छूते ही उसके दिल में एक बिल्कुल अलग भावना जागृत हुई। आखिरकार यह एक ऐसी चीज थी जो बचपन से ही उसके विकास के साथ साथ चलती आ रही थी।
ये कहना असंभव था कि कोई लगाव नहीं था। ठीक अभी की तरह उसका दिल अनियंत्रित रूप से भर आया, यहाँ तक कि उसे बैठने और एक मुक्तिदायक संगीत रचना बजाने की सहज इच्छा भी हुई। बेशक वह जानती थी कि यह संभव नहीं था। दादाजी, मुझे ये पसंद है, चुक्सिया ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी जब उसने बूढ़े मास्टर वान की ओर देखा। ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। ओल्ड मास्टर वान के मार्गदर्शन में वह पियानो पर बैठकर खुलकर और वैध रूप से बजा सकती थी। क्या लोग वाकई किसी चीज की कदर तभी करते हैं जब वह चली जाती है? एक समय था जब वह आशा करती थी कि उसे फिर कभी पियानो देखना या छूना न पड़े। इससे पहले भी वह इस बात पर दृढ़ता से विश्वास रखती थी, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि वह शुरू से ही गलत थी। जब कोई शौक बोझ बन जाता है तो उसे कष्ट होता है, लेकिन जब कोई शौक सिर्फ एक शौक ही बना रहता है तो वह आनंद देता है। तो डॉक्टर बनने की उसकी वर्तमान इच्छा क्या एक दिन पियानो के प्रति उसकी भावनाओं की तरह हो सकती है? एक पल के लिए उसका मन उथल-पुथल में पड़ गया। वह बूढ़े मास्टर वान की ओर पीट करके खड़ी थी, जिन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा और मान लिया कि वह किसी नई चीज के बारे में उत्सुक है। वह वहां बैठकर मुस्कुरा रहा था और उसे पियानो को सावधानीपूर्वक छूने और उसका जायजा लेने दे रहा था। कुछ देर बाद उसका मन धीरे-धीरे शांत हो गया। वह फिर से जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। अतीत में अपने माता-पिता की सुरक्षा में रहते हुए उसे जीवन के किसी भी दबाव, किसी भी परीक्षा या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। इसीलिए शौक भी बोझ बन सकता है, लेकिन आज की वह लड़की अपने माता-पिता के लिए एक स्थिर जीवन प्रदान करने का प्रयास कर रही है। वह अभी भले ही चट्टान पर खड़े चीड़ के पेड़ की तरह न हो, लेकिन फिर भी वह हवा और बारिश की मार झेल चुका एक पेड़ है। इसके अलावा चिकित्सा का अध्ययन करना उसके लिए शौक नहीं बल्कि एक लक्ष्य है, इसलिए उसे विश्वास है कि वह और भी अधिक दृढ़ बनेगी। यह महसूस करते ही उसके चेहरे पर नरमी आ गई और वह मुस्कुराते हुए बूढ़े मास्टर वान की ओर मुड़ी और बोली, दादाजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? 329 अध्याय 228 घटना संयुक्त अध्याय अंडरस्कोर 2329 अध्याय 228 घटना संयुक्त अध्याय अंडरस्कोर 2 बोलो। बूढ़े मास्टर वान ने सिर हिलाया। चुक्सिया उसके बगल में बैठ गई। क्या इस बार जो परिवार की स्थिति बहुत गंभीर होगी? आप मुझे यहाँ लाए और मुझे अपने माता-पिता के साथ दादी और दादाजी को विदाई देने नहीं जाने दिया। क्या आपको इस बात की चिंता है कि शियाओ परिवार के लोग अब मुझे पकड़ने का मौका नहीं निकालेंगे? बूढ़े मास्टर वान ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कुछ देर बाद कहा, ना समझ लड़की, क्या तुम्हें सच में लगता है कि शियाओ परिवार इतना कानूनहीन है? तुम्हें यूं ही छीन लेना? तो फिर? चुक्सिया ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाया। उसने पहले भी ऐसा ही सोचा था और ऐसा लगता है कि उसने खुद को मूर्ख साबित कर दिया था। चुक्सिया, बूढ़े मास्टर वान का चेहरा गंभीर हो गया। हो सकता है कि तुम कुछ समय तक शियाओ झो से न मिल पाओ। दादाजी नहीं चाहते कि तुम्हें उस स्थिति का सामना करना पड़े। इतनी जल्दी? चुक्सिया तुरंत स्तब्ध रह गई। इस समय झो परिवार के पैतृक घर में अफरा-तफरी का माहौल था। झो हानलियांग सबको एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल पर ले गए, कुछ स्थानीय विशिष्ट वस्तुएं खरीदी और फिर सबको पैतृक घर वापस छोड़ दिया। पहले याद दिलाए जाने के कारण आंटी लियू ने पहले से ही दोपहर का भोजन तैयार कर लिया था। दोपहर के भोजन के दौरान झो मिकान, एल्ड झाओ, ओल्ड लेडी झाओ और लिन बाओहे और झाओ युलान आए। सभी बुजुर्गों को नमस्कार करने के बाद उन्होंने झो हानलियांग की ओर देखा और पूछा, क्या सामान गाड़ी में लाद दिया गया है? ये भरा हुआ है। आंटी लियू और छोटी जिंग ने इसे पहले ही ऊपर कर दिया था। झो हानलियांग ने सिर हिलाया। शाओ झो, दागान के दादाजी ने झो मिकान को एक तरफ खींचकर कहा, बताओ क्या कुछ हुआ है? वह इन मामलों को लेकर बहुत संवेदनशील थे। अगर झो परिवार में कोई समस्या नहीं होती तो वे निश्चित रूप से उन्हें इतनी जल्दबाजी में नहीं भेजते। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले बूढ़े मास्टर झो और बूढ़ी मैडम झो ने कहा था कि वे चाहते हैं कि वे और अधिक समय तक रुके, लेकिन अब वे बिना अलविदा कहे ही जा रहे थे, जो कि बेहद असामान्य था। जी हाँ, झो मिकान ने उससे कुछ नहीं छिपाया और सीधे जवाब दिया, दादाजी ने मुझसे कहा है कि एक बार झो परिवार स्थिर हो जाए तो वह स्वयं आपसे मिलने आएंगे। हम इस बात के लिए माफी मांगते हैं। माफी मांगने की क्या जरूरत है? मुझे शर्म आ रही है कि मैं मदद नहीं कर सकता। शाओ झो, मैं और सवाल नहीं पूछूंगा। मेरी ओर से अपने दादाजी को ये संदेश दे देना कि चाहे कुछ भी हो जाए, एल्ड चेन हमेशा उनके दोस्त रहेंगे। और हाँ, जब मामला सुलझ जाए तो मुझे संदेश भेज देना और अगर मैं किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। झो मिकान ने कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराते हुए उनसे कहा, एल्ड चेन, चिंता मत करो, यह कोई गंभीर बात नहीं है और यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। यह अच्छी बात है। दागान के दादाजी एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर पूछा, चुक्सिया के यहाँ रहने में कोई समस्या तो नहीं होगी, है ना? क्या हम उसे अपने साथ वापस आने दें? वो यहाँ रहकर सुरक्षित रहेगी। झो मिकान ने कहा। ये देखकर कि दागान के दादाजी अभी भी भौहें चढ़ाए हुए थे, झो मिकान ने आगे कहा, बड़े चेन, झो परिवार अब वास्तव में उसकी रक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन दादा जिंग और दादा वान दोनों ने उसे अपनी गोद ली हुई बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया है। उनके यहाँ होने से वे लोग उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अंततः दागान के दादाजी को तसल्ली मिली, तो चलिए अब चलते हैं। हम जितनी देर यहाँ रुकेंगे आपको उतनी ही ज्यादा परेशानी होगी। झो मिकान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे चिंता है कि वे लोग जल्दबाजी में कोई कदम उठा सकते हैं, इसलिए मैं सभी को वापस भेजने में जल्दबाजी कर रहा हूँ। मुझे एल्डर चेन और अन्य लोगों से हमारी ओर से स्पष्टीकरण देने के लिए कहना पड़ेगा। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। एल्डर चेन मुड़े और हॉल के केंद्र की ओर चल पड़े। ये देखकर कि लोग एंशन और झाओ युशान दोनों उसे चिंता से देख रहे थे, उसने हाथ हिलाते हुए कहा, चलो चलते हैं। रात में गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है, जल्दी निकलना सबसे अच्छा रहेगा। चाची, चाचा, मैं कुछ और दिन आपके साथ रहना चाहती हूँ। लिन बाओहे और झाओ युलान के रुकने की बात सुनकर झाओ कियान ने झाओ युलान की आस्तीन खींची और नखरे दिखाए। कियान, जल्दी करो और यहाँ से चली जाओ। बूढ़ी औरत झाओ ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अब जवान नहीं हो, इतनी बुरी मत बनो। वह अभी आई है और आप उसे इतनी जल्दी में भगाना चाहते हैं। झाओ कियान ने गिड़गिड़ाते हुए झो मिकान की ओर देखा, जीजाजी, मुझे और मेरी माँ को कुछ और दिन रुकने दीजिए। हम यात्रा से थक गए हैं और अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और अगर मुझे कार में बैठकर वापस जाना पड़ा तो मुझे डर है कि मेरा शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लिन शियाओहुआ ने कमर पकड़कर कराहने का नाटक करते हुए कहा। तो फिर आप लोग मत जाए। एल्डर झाओ ने माँ और बेटी की ओर भावहीन चेहरे से देखते हुए कहा, बाद में उनका सामान नीचे मंगवाकर उन्हें वहीं ठहरा दीजिए। दादाजी, आप सबसे अच्छे हैं। झाओ कियान ने खुशी से बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ लिया और अगर वह इतनी छोटी न होती तो वह निश्चित रूप से उनके चेहरे पर एक चुंबन दे देती। यूफेन, क्या तुम भी रुकना चाहते हो? एल्डर झाओ ने झाओ यूफेन की ओर देखा। झाओ यूफेन ने जल्दी से जवाब दिया, पिताजी, आइए शियाओ झो को परेशान न करें। अगर वे वापस चले जाएं तो बेहतर होगा। उनके यहाँ रहने का शाओ झो से कोई लेना देना नहीं है। एल्डर झाओ ने अधीरता से हाथ हिलाते हुए कहा, जो जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, जो नहीं जाना चाहते वे यहाँ रुक सकते हैं और आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ सकते हैं। जब वे तैयार हो जाएं तो वे घर जाने के लिए अपने टिकट खुद खरीद सकते हैं। 330 अध्याय 228 घटना संयुक्त अध्याय अंडरस्कोर 3330 अध्याय 228 घटना संयुक्त अध्याय अंडरस्कोर 3 दादाजी, झाओ कियान अचानक जम गई। क्या ये वास्तव में उसे और उसकी मां को बेघर होने की ओर वापस भेज रहा था? महज 2 दिन पहले की कठिनाइयों को याद करते हुए और फिर चुक्सिया के जीवन के बारे में सोचते हुए उसने अपने अंदर दबी सारी शिकायतों को बाहर निकाल दिया। दादाजी, मैं आपकी अपनी पोती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मेरी मां और मैं चुक्सिया की छवि सुधारने के नेक इरादे से यहाँ आए थे, लेकिन उसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया? वह कल रात हमें छोड़कर चली गई और आज उसने हमारा हालचाल पूछने की जहमत तक नहीं उठाई। हमसे एक दिन की सैर का वादा किया था, लेकिन अंत में उसने सबको वापस भेजने का फैसला किया। ये तो सरासर झाओ परिवार और लिन परिवार के सदस्यों को इंसान से भी बदतर समझना है। अब उसकी शादी हो चुकी है, वह पेड़ की सबसे ऊपरी शाखाओं पर फीनिक्स पक्षी की तरह उठ खड़ी हुई है और वह किसी को भी नहीं पहचानती, फिर भी आप सभी उसका समर्थन करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हमें भविष्य में भी उसका समर्थन करते रहना होगा? जब मुसीबत आती है तो झाओ के परिवार और लिन के परिवार को मदद करनी पड़ती है, लेकिन जब सौभाग्य आता है तो वह अकेले ही इसका आनंद लेती है। दादाजी, मैं आपकी पोती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते?
झाओ युफेंग, अपनी बेटी को संभालो। बूढ़े मास्टर झाओ ने झाओ कियान को एक तरफ धकेल दिया, अपने दूसरे बेटे को कड़ी फटकार लगाई और फिर बाहर जाने के लिए मुड़ गए। बूढ़ी महिला झाओ जल्दी से उनके पीछे पीछे चली गई। ये देखकर बाकी लोग भी बाहर जाने लगे। सच कहे तो झो परिवार के व्यवहार से हर कोई काफी असहज था। हालांकि उनकी बेचैनी के कारण झाओ कियान से भिन्न थे। उन्हें लगता था कि झो परिवार इस वैवाहिक गठबंधन को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहा है और वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि भविष्य में झो परिवार में चुक्सिया के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। अभी एक क्षण पहले लिए युवान, झाओ युयन, झाओ युकुई और लिन बाओजुआन फैट आंटी सहित सभी ने चिंतित होकर झाओ युलान से इस बारे में पूछा। झाओ युलान सच नहीं बता सकी और उसने बस इतना समझाया कि झो परिवार इन दिनों बहुत व्यस्त है और उसे और लिन बाओही को मदद करने के लिए यहीं रुकना पड़ा। वे कुछ दिनों में लौट आएंगे और सभी को जल्दी वापस भेजने पर जोर देने का कारण ये था कि वे उचित देखभाल करने में असमर्थ थे। ये स्पष्टीकरण बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। उनके ठहरने के दौरान झो परिवार को किसी विशेष ध्यान की आवश्यकता नहीं थी, बस एक या दो लोगों को सबको घुमाने फिराने के लिए छोड़ देना ही काफी होता। बेशक ऐसा नहीं है कि वे जरूरी तौर पर घूमना फिरना चाहते थे, बस ससुराल वालों के रूप में सम्मान न मिलने के कारण उन्हें कुछ असहजता महसूस हो रही थी। विशेष रूप से लिन बाओजुआन का दंपति, जिनसे झो मिकान ने पहले लुवान दाजियां के लिए एक सैन्य पद की व्यवस्था करने का वादा किया था। वे उसे परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब बिना पूछे ही उन्हें वापस भेजना कुछ ज्यादा ही अनुचित लग रहा था। लुवान, शियाओ शियांग और झांग शियाओकी के चेहरे भी नाखुश दिख रहे थे। अगर वे मास्टर झाओ और लेडी झाओ को नाराज नहीं करना चाहते, तो वे सचमुच इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त करते कि कल किए गए वादों को आज पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। और चुक्सिया, क्या वो कम से कम अपना चेहरा तो दिखा सकती थी। झो मिकान ने निश्चित रूप से सभी के मूड को भांप लिया था, लेकिन इस समय उनके पास सभी को समझाने का समय नहीं था और फिलहाल वे कोई सच्चाई से भरी व्याख्या भी नहीं दे सकते थे। भविष्य की बात करें तो ये स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो वह अब शादी करने का फैसला क्यों करता। झो परिवार की सामाजिक स्थिति अभी भी बहुत निम्न थी, अन्यथा उसे निश्चित रूप से कुछ संकेत मिल जाते। तीन एसयूवी गाड़ियां दरवाजे पर आकर रुक गईं और जैसे ही समूह बाहर निकल रहा था, उन्होंने उनका रास्ता रोक दिया। झो मिकान ने चुपचाप आह भरी, फिर भी एक कदम बहुत देर हो गई। तुम सचमुच यहाँ हो। चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान लिए एक सभ्य व्यक्ति ने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर इशारा किया और 5-6 हट्टे-कट्टे आदमियों ने झो मिकान को बीच में घेर लिया। बूढ़े मास्टर झाओ और बूढ़ी महिला झाओ मानसिक रूप से तैयार थे। इस चाल को देखकर वे केवल थोड़ा चौंके और फिर उनके चेहरे के भाव सामान्य हो गए। राजनीतिक रूप से कुछ हद तक संवेदनशील लुओ गेंशन और झाओ युशान को झो परिवार की हालिया हरकतें पहले से ही अजीब लग रही थी। अब उन्हें स्थिति समझ में आ गई थी, लेकिन जो कुछ हो रहा था उसकी क्रूरता के बारे में सोचकर दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। बाकी लोग तो पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्हें झो परिवार के साथ क्या हुआ था इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन इस तरह का दृश्य उनके लिए बहुत जाना पहचाना था। हालांकि झो परिवार द्वारा सभी को जल्दबाजी में वापस भेजने के बारे में अब उन्हें कोई नाराजगी नहीं थी। बाद में पता चला कि यह उपेक्षा नहीं बल्कि आवश्यकता थी। कमांडर झो, मुझे खेद है। उन हट्टे-कट्टे आदमियों में से एक ने हथकड़ी लहराते हुए झो मिकान को अपनी आंखों में दूसरों की पीड़ा देखकर प्रसन्नता का भाव लिए देखा। वे उसे शर्मिंदा करने का मौका कैसे गवा सकते थे। झो मिकान बहस करने के लिए बहुत थक गया था और निश्चित रूप से इसका मुख्य कारण ये था कि क्या बहस करने से कोई फायदा होगा। वह जितना ज्यादा बहस करेगा वे उतने ही ज्यादा खुश होंगे, है ना। उसने उस सभ्य व्यक्ति पर बस एक नजर डाली, फिर एल्डर झाओ और अन्य लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं अभी सबको वापस नहीं भेज सकता, लेकिन मैं बाद में चुक्सिया के साथ घर लौट आऊंगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। 331 अध्याय 228 घटना संयुक्त अध्याय _4331 अध्याय 228 घटना संयुक्त अध्याय _4 कई हटे-कट्टे आदमी उस सभ्य सज्जन की ओर देखने लगे, जिसने हाथ हिलाकर तिरस्कार किया, मुड़ा और अपनी गाड़ी में चढ़ गया। उसी क्षण जियाओ युवेन 4 आदमियों के साथ आखिरी गाड़ी से उतरी और तेजी से आगे बढ़ी। जब उसका सामना झो मिकान से हुआ, तो उसने झो मिकान की ओर एक मुक्का मारा। झो मिकान ने चतुराई से चकमा दिया और शियाओ युवेन को ठोकर मारकर गिरा दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। उसने उपहासपूर्वक उपहास किया और उस सभ्य सज्जन की गाड़ी में बैठ गया। युवा स्वामी में, आपने कहा था कि आप मुझे अपना बदला लेने देंगे। जियाओ युवेन ने अपने नितंबों को पकड़ते हुए गाड़ी में बैठे उस सभ्य व्यक्ति को पुकारा। जाओ और उसे मारो, मैं तुम्हारे काम खत्म होने तक इंतजार कर सकता हूँ, उसके बाद ही जाऊंगा। उस सभ्य व्यक्ति ने गाड़ी से उतरते हुए कहा और आराम से स्थिति को देखता रहा, तुम सब अपनी अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो, मैं दखल नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने कुछ बलवान पुरुषों को हाथ हिलाकर कहा, इसमें मत पड़ो, नीचे उतरो, और आगे कहा, अगर मेरी गाड़ी में कुछ टूटा तो शियाओ युवेन इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हमला करो। शियाओ युवेन ने अपने आदमियों को आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन एक भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्या तुम सब बहरे हो? जियाओ युवेन गुस्से से चिल्लाए। हाँ, वे लोग अनिच्छा से गाड़ी की ओर बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वे आगे कदम बढ़ा पाते, झो मिकान ने उन्हें एक एक करके लात मारकर नीचे गिरा दिया। फिर अपने पूर्व अधीनस्थों को जमीन पर पड़े देखकर जियाओ युवेन के कनपटी गुस्से से फड़कने लगे। धिक्कार है, ये तो सरासर विश्वासघात था। स्पष्टतः उन्होंने उसकी क्रूरता को नहीं देखा था। वास्तव में उसने उन लोगों के साथ अन्याय किया था। वे एक समय में झो मिकान के अधीन थे, बेशक बर्खास्त अधीनस्थ के रूप में, और वे दोनों झो मिकान से बेहद नफरत और डरते थे। अब जबकि झो परिवार दुर्भाग्य का सामना कर रहा था, वे मन ही मन खुश हो रहे थे, लेकिन जब झो मिकान का सीधे सामना करने की बारी आई तो उनमें सहज भय उमड़ पड़ा। झो मिकान ने पहले उनके साथ जिस क्रूर तरीके से व्यवहार किया था, उसे याद करते हुए वे सीधे टकराव के लिए साहस कैसे जुटा सकते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे चारों मिलकर भी हमला करें, तो भी वे झो मिकान का मुकाबला नहीं कर सकते। इतनी बुरी तरह पिटने से बेहतर यही था कि अभी हल्की मार खा ली जाए, जब तक कि उनकी दादी भी उन्हें पहचान न सके। अफसोस की बात है कि झो मिकान द्वारा उत्पन्न भय में वे शियाओ युवेन की चालाकी को भूल गए थे। चलो चलते हैं। यंग मास्टर मेई के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति ने अपने अधीनस्थों को हाथ हिलाकर इशारा किया और दोनों कारें तेजी से आगे बढ़ गईं। शियाओ युवेन ने ठंडी सांस लेते हुए अपने सभी आदमियों को एक एक करके लात मारी और कहा, दरवाजा सील करो। पलक झपकते ही झो परिवार के पैतृक घर के दरवाजे सील पट्टियों से ढक दिए गए। आंटी लियो और छोटी जिन को पहले ही झो मिकान के निर्देश मिल चुके थे और उन्होंने विरोध नहीं किया था। प्रत्येक ने अपने हाथों में एक एक गठरी पकड़ रखी थी और वे दरवाजे के बाहर खड़े होकर शोकपूर्ण भावों के साथ बंद दरवाजे को घूर रहे थे। झो हानलियांग ने सबको गाड़ी में बैठने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि वह चुपचाप छिप गया। इस समय वह शियाओ युवेन को खुद को देखने नहीं दे सकता था, अन्यथा इन सभी लोगों को सुरक्षित रूप से वापस भेजना असंभव हो जाता। मुहर लगाने के बाद जियाओ युवेन दरवाजे पर चुपचाप खड़े लोगों की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, झो परिवार क्रांति विरोधी है। और एक धक्का देने वाले इशारे के साथ उसने कहा, अब तो सब नीचे गिरेंगे। भीड़ के चेहरों के भाव और भी जटिल हो गए। उन्होंने सोचा था कि चुक्सिया ने एक अच्छे परिवार में शादी की है, लेकिन उन्हें ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। काश उन्हें पता होता, तो उन्होंने सोचा एक साधारण परिवार में शादी करना बेहतर होता। झाओ युयन, लिन बाओजुआन, ली युआन और अन्य लोग यही सोच रहे थे। जैसा मैंने सोचा था, लिन चुक्सिया आखिरकार उतनी भाग्यशाली नहीं निकली। पता चला कि वास्तव में ऐसा ही था। हम अच्छा हुआ कि मेरी बेटी की शादी ऐसे परिवार में नहीं हुई। यही विचार माँ बेटी लिन शियाओहुआ और झाओ कियान के मन में था। बेहतर यही होगा कि शांतिपूर्वक कियान परिवार में शादी कर ली जाए। सौभाग्य से केवान मेफेंग का विचार था। जहां तक ओल्ड मास्टर झाओ, ओल्ड लेडी झाओ और चेन फेंगगान की बात है, वे चिंतित और बेचैन थे। उन्होंने न तो स्थिति को पूरी तरह से भयावह माना और न ही अत्यधिक आशावादी, लेकिन वे जानते थे कि इस समय वे ज्यादा मदद नहीं कर सकते। सुरक्षित निकल जाना ही सबसे अच्छी सहायता थी जो वे दे सकते थे। लुओ शियाओकियोन तो इस घटना से पूरी तरह स्तब्ध रह गई। जब चुक्सिया चली गई, तो उसने शियाओकियोन से कहा था कि वह सबका अच्छे से ख्याल रखे। शियाओकियोन ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, लेकिन उसे ऐसे परिणाम की उम्मीद कभी नहीं थी। अब वह बस यही सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके चुक्सिया से मिल ले, ताकि पता चल सके कि क्या वह उसकी किसी तरह मदद कर सकती है।
कुछ देर तक सबको देखने के बाद ज़ियाओ युवेन की मुस्कान और भी आत्मसंतुष्ट हो गई। उन्होंने सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मैं वास्तव में काफी उदार हूँ। नेता के निर्देशों का पालन करते हुए आप में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। हालांकि मुझे लगता है कि चूंकि आप सभी लिन चुक्सिया के रिश्तेदार हैं और साधारण किसान हैं, इसलिए आपको झो परिवार के साथ दंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपके लिए बहुत अन्यायपूर्ण होगा। आखिरकार आप झो परिवार के सदस्यों को ठीक से नहीं जानते और मुझे लगता है कि आपको उनसे कोई लाभ भी नहीं हुआ है, तो फिर उनकी मौजूदा मुसीबत के कारण आपको क्यों भुगतना चाहिए, है ना? 332 अध्याय 228 घटना संयुक्त अध्याय अंडरस्कोर 5332 अध्याय 228 घटना संयुक्त अध्याय अंडरस्कोर 5 हाँ 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 झाओ कियान लगातार सिर हिलाती रही। अब उसे लगने लगा कि ज़ियाओ युवेन वाकई बहुत अच्छी और उनके प्रति बहुत विचारशील थी। मेरा मतलब है उन्हें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ था, वे सिर्फ बदकिस्मती में ही कैसे भागीदार हो सकते थे। जहां तक उसकी मां लिन शियाओहुआ की बात है, उसे अब इतना पछतावा हो रहा था कि उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अगर उन्हें पता था कि यही परिणाम होगा तो वे इतनी उत्सुकता से यहाँ क्यों आए थे? उन्होंने अपना पैसा खो दिया, उन पर आरोप लगे और अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। सबसे बुरी बात यह थी कि वे लगभग गिरफ्तार हो ही गए थे। आप हैं? जियो युवेन ने झाओ कियान की ओर देखा। आपका लिन चुक्सिया से क्या संबंध है? मैं उसकी चचेरी बहन हूँ, झाओ कियान ने सुखद आश्चर्य के साथ कहा। क्या आप काम के सिलसिले में किसी शहर में रुकना चाहेंगे? झाओ कियान की आंखें खुशी से चमक उठी। सचमुच? क्या मैं? बिल्कुल। ज़ियाओ युवेन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी चचेरी बहन की दोस्त हूँ और मैं उसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। मुझे भी लगता है कि उसके साथ जो हुआ वह अन्यायपूर्ण था। उसने चारों ओर सबकी ओर देखा। आप सब लिन चुक्सिया के रिश्तेदार हैं। अगर आप में से कोई यहाँ रुककर काम करना चाहे तो मैं मदद कर सकता हूँ। किसी ने कोई आवाज नहीं की। वे देख सकते थे कि वह एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन इस समय उससे सीधे तौर पर टकराव करना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं थी। और बेशक वे अच्छी तरह जानते थे कि इस व्यक्ति की हरकतें केवल झो परिवार को निशाना बनाने के लिए थी। किसी भी सूरत में चूंकि चुक्सिया की शादी झो परिवार में हुई थी, इसलिए वे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे जिससे उन्हें नुकसान हो। लुवान शियाओशियांग, झांग शियाओ के, लुवान दाजियांग और अन्य लोगों का यही मानना था। केवल झाओ कियान और लिन शियाओहुआ ने ही जवाब दिया। लिन शियाओहुआ ने अपने पति को भी एक तरफ खींच लिया और शियाओ युवेन से पूछा कि क्या वे उम्र में बड़े होने के बावजूद यहाँ रुक सकते हैं। बूढ़े मास्टर झाओ और बूढ़ी महिला झाओ इतने क्रोधित थे कि उन्हें अपने जिगर में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। एक तो उन्होंने इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा देख ली थी। इस तरह के लोगों से बहस करना व्यर्थ था और अगर वे सचमुच हंगामा करते और गिरफ्तार हो जाते तो इसका खामियाजा झो परिवार को भुगतना पड़ता। इसलिए संयम बरतना, अपने अहंकार को त्यागना और सुरक्षित रूप से अपने गृहनगर लौटना ही चुक्सिया की देखभाल करने का सबसे अच्छा तरीका था। झाओ युफेन को उसकी पत्नी ने अचानक बाहर खींच लिया और वह इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा लाल हो गया। वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर पीछे हट गया। एक कदम पीछे हटकर बोला, मैं वापस जाकर खेती करना चाहता हूँ। शाओ युवेन हंसते हुए बोली, मैं किसी पर दबाव डालने वालों में से नहीं हूँ। जो लोग रुकना चाहते हैं मैं व्यवस्था कर दूंगा, जो लोग वापस जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। फिर उन्होंने इमारत को सील करके और उसका निरीक्षण करके लौटे लोगों के समूह की ओर मुड़कर पूछा, क्या आपको झो हानलियांग मिला? नहीं, उनमें से एक ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अगर वह छिपना चाहता है तो उसे छिपने दो। ज़ियाओ युवेन ने दरवाजे के पास खड़ी बड़ी वैन की ओर इशारा करते हुए कहा, ज़ियाओ वैन को यहाँ से हटाओ। हाँ, एक छोटा आदमी वैन में चढ़ गया। जियो युवेन ने झाओ कियान और लिन जियाओहुआ की ओर रुख किया। आप दोनों वैन में बैठे। पहले किसी हॉस्टल में रहें और बाद में वे आपके लिए घर ढूंढ देंगे और आपकी जरूरतों के हिसाब से नौकरी का इंतजाम कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिन शियाओहुआ ने अपनी बेटी को वैन में खींच लिया, फिर उसने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला। हमारा सामान उसमें नहीं है। सामान? ज़ियाओ युवेन ने भौहें चढ़ाकर दरवाजे के पास खड़े लोगों के समूह की ओर देखा। सचमुच उनके पास कोई सामान नहीं था और उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा सामान कहाँ है? हमारे पास क्या सामान है? दागान के दादाजी ने सबसे पहले कहा, झो परिवार ने हमारे रहने और खाने का सारा इंतजाम कर दिया है। हम खाली हाथ आए थे। उन्होंने तो हमें उपहार देने की योजना भी बनाई थी, लेकिन वह भी नहीं हो पाया। बिल्कुल सही, किसे पता था कि ऐसा कुछ होगा। अब हम वापस कैसे जाएंगे? बूढ़े मास्टर झाओ ने तुरंत पूछा। वे लिन शियाओहुआ ने झाओ कियान को चुटकी काटी, जिसके बाद वह चुप हो गई। उनका क्या? ज़ियाओ युवेन ने उसकी ओर देखा। वे झूठ बोल रहे हैं, उनके पास सामान है। लिन शियाओहुआ का चेहरा बिगड़ गया। क्या यह मूर्ख बेटी सचमुच कभी गांव नहीं लौटेगी? सबको नाराज करके वे सचमुच वापस नहीं लौट पाएंगे। जारी रहेगा 333 अध्याय 229 असली रंग 333 अध्याय 229 असली रंग। सामान पहले ही निकाल लिया गया है। झाओ कियान अभी भी अनजान ने एक और वाक्य जोड़ा। इस समय उसे केवल यही महसूस हो रहा था कि जो लोग उसे नीचा समझते हैं उन्हें कष्ट देना ही सबसे आनंददायक कार्य है। झो मिकान के पास वाकई में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वह झो परिवार के दरवाजे को इस तरह बंद कर सके। जब उसके साथ ऐसा व्यक्ति हो तो उसे भविष्य में किस बात की चिंता करनी चाहिए? वह खुद को शहर में प्रभावशाली बनते हुए और अपने गृहनगर लौटकर प्रशंसा पाने की कल्पना भी कर सकती थी। शाओ युवेन ने उदास चेहरे से भीड़ का जायजा लिया और अपने कुछ आदमियों को आदेश दिया, जाओ फिर से देखो, उनका सामान उन्हें लौटा दो और गाड़ी वापस ले आओ। फिर उसने मुस्कुराते हुए लोगों की ओर देखा और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर से कुछ नियम है जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकता। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो झो परिवार को दोष दीजिए। झो परिवार को अपने ही उस घोटाले के बारे में जरूर पता होगा जो जल्द ही सामने आने वाला था, है ना? वे परिवार में पत्नी को लाने के लिए इतने उत्सुक क्यों होंगे? जरा सोचिए। शाओ युवेन, बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। अचानक प्रकट हुए झो हानलियांग को शाओ युवेन ने हंसते हुए उपहासपूर्वक कहा, अरे अभी तुम कहाँ छिप गए थे और अब तुम अनिच्छा से आए हो? बेशक झो हानलियांग एक बदमाश द्वारा अपमानित किए जाने पर क्रोधित थे, लेकिन सभी को जल्द से जल्द घर भेजने के लिए उन्होंने फिर भी विनम्रता से कहा, शाओ युवेन आप आखिरकार झो परिवार के दामाद हैं। अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी आप हद से ज्यादा अतिवादी नहीं हो सकते, है ना? हम शियाओ परिवार में हमेशा सार्वजनिक और निजी मामलों को अलग रखते हैं। मैं झो परिवार की अनदेखी नहीं कर सकता सिर्फ इसलिए कि मैंने उनकी बेटी से शादी की है। झो हानलियांग, आप सबको विदा कर सकते हैं, लेकिन कार यही रहेगी। अन्यथा मुझे अपनी बात समझाने में परेशानी होगी। आप नहीं चाहेंगे कि यह जांच आपको भी नीचे गिरा दे, है ना? मेरा सामान कहाँ है? झाओ कियान आगे बढ़ी और झो हानलियांग को घूरने लगी। उस बेशर्म गोल चेहरे को देखकर झो हानलियांग का मन कर रहा था कि उसे एक मुक्के से चकनाचूर कर दे। ज़ियाओ युवेन झो मिकान के साथ अपने रिश्ते से भली भांति परिचित थी। उसका टालमटोल करना उकसावे से बचने का एक प्रयास था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह महिला सब कुछ बिगाड़ देगी। यद्यपि ज़ियाओ परिवार झो परिवार के ससुराल वाले थे, फिर भी वे राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी थे। अगर उन्हें मौका मिलता तो क्या वे झो परिवार को दबाने के लिए हर अवसर का लाभ नहीं उठाते? शाओ युवेन एक प्रतिशोधी व्यक्ति था और पिछली बार झो परिवार में उसकी बदनामी का कारण लिन चुक्सिया ही थी। अब वह लिन परिवार के सदस्यों को इतनी आसानी से क्यों छोड़ देगा? साथ ही लिन परिवार के सामने झो परिवार के सदस्यों को अपमानित कर पाना शायद उसके लिए सबसे संतोषजनक बात होगी। झो हानलियांग की तीखी निगाहों को महसूस करते हुए झाओ कियान ने अनजाने में मुश्किल से निकलते हुए कहा, मेरे सारे कपड़े सामान में ही हैं। इस स्थिति में रुख को बदला नहीं जा सकता था। अपनी बेटी का समर्थन करते हुए लिन शियाओहुआ ने कहा, प्रशिक्षक झो, हर कोई अच्छा जीवन जीना चाहता है। अगर लिन चुक्सिया एक अच्छा जीवन जीना नहीं चाहती तो वह झो परिवार में शादी नहीं करती। इसलिए अगर हम माँ और बेटी एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें गलत नहीं कहा जा सकता। हमारे पास एक पैसा भी नहीं है, आप हमसे यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि हम यहीं रुक जाएं। छोटे शिक्षक झो, अगर हम ट्रेन से चले जाएं तो भी वही बात होगी। बूढ़े गुरु झाओ ने झो हानलियांग की मुश्किल स्थिति को देखते हुए कहा।
जहाँ तक उनकी बहू और पोती की बात है, उन्होंने उनकी तरफ देखने की जहमत तक नहीं उठाई। अगर कोई निजी फायदे के लिए पूरे परिवार को नरक जैसी जिंदगी दे सकता है, तो अगर वह उन्हें फिर से झाओ के घर में घुसने देता है, तो बेहतर यही होगा कि वह झाओ नाम का इस्तेमाल न करे। यदि उनका दूसरा बेटा उन्हें छोड़कर जाने का साहस नहीं कर पा रहा था, तो उसे उनके साथ ही जाने दिया जाए। खैर, वह अपने जीवनकाल में उन्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता था। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपके साथ टिकट खरीदने चलूंगा। इस समय उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर वे यही बहस करते रहे तो इसका कोई अंत नहीं होगा। झो हानलियांग पार्किंग क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते हुए बोले, सभी लोग अपना सामान लेने के लिए मेरे पीछे आइए। ये कार व्यक्तिगत रूप से झो हानलियांग की नहीं थी। अगर वह इसे जबरदस्ती भगा देता, तो इसके परिणाम केवल झो परिवार और जू चेंगों को ही भुगतने पड़ते। कभी कभी पीछे हटने से विशाल समुद्र और आकाश का दृश्य खुल जाता है, इसलिए वह पीछे हट गया। यही कारण था कि वह वर्षों से झो मिकान के साथ काम करने में सक्षम थे, दृढ़ता और कोमलता का मिश्रण करते हुए हर दिशा में अजेय थे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, झो हानलियांग, तो मैं कहीं छिपने के लिए जगह ढूंढ लेता। झो मिकान ने शायद आपसे उन्हें वापस भेजने के लिए कहा होगा, है ना? और आपने क्या किया? पहले तो तुम छिप गए और अब तुम इतने कायरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो, धिक्कार है। झो हानलियांग ने जियो युवेन के तानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अगर चुक्सिया यहाँ होती, तो वह जरूर सोचती कि शियाओ युवेन द्वारा की गई ऐसी मौके उकसावे वाली बातों के बावजूद किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई। सीधे शब्दों में कहें तो ये बीते युग की एक बची हुई विरासत है। यहाँ तक कि निडर स्वभाव वाली झांग शियाओ किंग भी जानती थी कि अब धैर्य रखने और शांति बनाए रखने का समय है। वास्तव में हर कोई गुस्से से उबल रहा था, लेकिन वे क्या कर सकते थे? अगर उन्होंने पलटवार करने या कार्रवाई करने की हिम्मत की, तो ये सीधे तौर पर विरोधी के हाथों में खेल जाएगा, जिससे उनकी खुद की गिरफ्तारी हो जाएगी। फिर झो परिवार के सदस्य, जो पहले से ही अपने मामलों को संभालने में असमर्थ हैं, उन्हें इनके बारे में भी चिंता करनी पड़ेगी, जिससे स्थिति और भी अधिक अराजक हो जाएगी। 334 अध्याय 229 सच्चे रंग अंडरस्कोर 2334 अध्याय 229 सच्चे रंग अंडरस्कोर 2 बेशक कुछ लोग झो परिवार से भी नाराज थे। ये जानते हुए कि ये दिन आएगा, उन्हें चुक्सिया को इस झंझट में घसीटने की क्या जरूरत थी। उन्हें डर था कि वे अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने लोगों को धोखा देने का सहारा लिया, जो वास्तव में घृणित था। शाओ युवेन के लगातार और एकतरफा व्यंग्य के बीच सभी लोग ही परिवार के घर के पीछे खड़ी बड़ी वैन के पास पहुंचे। झो मिकान ने दरवाजा खोला और सभी लोग अपना सामान लेने के लिए अंदर चले गए। शाओ युवेन वाहन के नीचे खड़ी थी, उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव था। वह झो मिकान को यू परिवार के सामने शर्मिंदा करने में बेहद आनंदित था। उसने सोचा, हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की, और मैं तुम्हें धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेलने का दर्द चखाऊंगा। यहाँ क्या हो रहा है? बूढ़े मास्टर ये दरवाजे से बाहर आए और शोर शराबा देखकर भौहें चढ़ाकर पूछा। शाओ युवेन ने उसकी ओर मुड़कर देखा, उसकी मुस्कान बनावटी थी और उसने कहा, दादाजी नमस्कार, आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है, लेकिन ये सब क्या है? बूढ़े मास्टर ये ने भौहें चढ़ाते हुए एकत्रित भीड़ की ओर इशारा करते हुए पूछा। दादाजी ये नमस्कार। झो हानलियांग एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पास आए। मैं सबको उनके गृहनगर वापस भेज रहा था। ज़ियाओ युवेन कार लेने आई थी, लेकिन वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं था, इसलिए मैं सबको ट्रेन पकड़ने के लिए ले जा रहा हूँ। फिर बूढ़े मास्टर ये ने शियाओ युवेन की ओर देखा और कहा जाता है कि हमें जीवन में कुछ गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए ताकि हम भविष्य में फिर से मिल सकें। क्या आपने यह बात पहले भी सुनी है? शाओ युवेन ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, आप मुझे सबक सिखा रहे हैं, लेकिन यह मेरा विचार नहीं है, यह ऊपर से आया है। मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा हूँ, इसलिए कृपया मेरे लिए मुश्किलें पैदा न करें। हानलियांग, तुम सबको लेकर थोड़ी देर यहीं रुको, मैं एक फोन करने जा रहा हूँ। बूढ़े मास्टर ये ने शाओ युवेन पर ठंडी झुंझलाहट भरी नजर से देखते हुए कहा, अभी गाड़ी मत चलाओ, मैं संभाल लूंगा। ओह, बूढ़ा मालिक सचमुच उदार है। यहाँ तक कि जब बात झो मिकान के यू परिवार की आती है, तब भी आप अपनी मदद की पेशकश करते हैं। मैं सचमुच प्रभावित हूँ, ज़ियाओ युवेन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। बूढ़े मास्टर ये ने घृणा से उसकी ओर देखा और कहा, तुम सचमुच बूढ़े शियाओ की संतान हो? हाँ, मैं और शियाओ की संतान ही हूँ। हमारा परिवार गद्दारों को पनाह नहीं देता। ज़ियाओ युवेन ने अपने आदमियों को आदेश देते हुए कहा। उसका चेहरा सख्त हो गया। जैसे ही वे अपना सामान गाड़ी से निकाल लेंगे, हम तुरंत निकल जाएंगे। बूढ़े मास्टर ये ने अपना सिर घुमाया और उस पर एक ठंडी नजर डाली, फिर आंगन में प्रवेश कर गए। शाओ युवेन ने अपने होंठ सिकोड़े, बड़े राजा की तरह बर्ताव कर रहे हो, है ना? छी, बड़े भाई, हम कौन सी गाड़ी से जा रहे हैं? झाओ कियान अपना हरा बैग लिए हुए पास आई। सभी को अपने सामान के साथ वैन से भागते हुए शरणार्थियों की तरह देखकर वह खुशी से झूम उठी। शाओ युवेन ने कहा, जो भी तुम चाहो, यहाँ 3 वाहन हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी वाहन चुन सकते हैं। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, बड़े भाई? शाओ युवेन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह मना करने ही वाला था कि उसने थोड़ी दूर पर एक काली सेडान कार को रुकते हुए देखा। कार से सबसे पहले बाहर निकलने वाली कोई और नहीं बल्कि लिन चुक्सिया थी। उनका चेहरा तुरंत मुस्कान से खिल उठा और उन्होंने झाओ कियान की ओर प्यार से देखते हुए कहा, जरूर अपनी पसंद का चुन लो। धन्यवाद, बड़े भाई। झाओ कियान शर्म से लाल हो गई। एक कहावत है कि 18 साल की उम्र में कोई भी महिला बदसूरत नहीं होती, और इसमें कुछ सच्चाई जरूर है। झाओ कियान देखने में बहुत आकर्षक नहीं थी, कद में छोटी और साधारण चेहरे की बनावट वाली थी, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए उसकी शर्म से झलकने वाली लाली कुछ हद तक ताजगी भरी लगती थी। वास्तव में शियाओ युवेन के बगल में खड़ा एक व्यक्ति पूरी तरह से मोहित हो गया था। हालांकि जब उसने अपना सिर उठाया और लड़की को पास आते देखा, तो वह और भी ज्यादा हैरान रह गया। ऐसी लड़की तो स्वर्ग में ही अच्छी लगती है, धरती पर ऐसी लड़की से मिलने का मौका कितनी बार मिलता है। और बेशक चूजिया ही आ रही थी। उनके साथ ओल्ड मास्टर जिंग, ओल्ड मास्टर वान और जिंग से भी थे। जिंग से उसके ठीक पीछे चल रही थी। झो परिवार और चुक्सिया के लिए और अधिक परेशानी पैदा करने से बचने के लिए झाओ युलान और लिनबाओ ही समूह के बीच में ही रहे और शियाओ युवेन के हर आदेश का पालन करते रहे। अब अपनी बेटी को देखकर उनके दिलों में भय का संचार होने लगा। उन्हें आभास हो गया था कि उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उनकी बेटी को निशाना बना रहा है, अन्यथा उनके साथ ऐसा व्यवहार अनुचित था, और वह किसी भी तरह से झाओ कियान और उसकी बेटी को इतनी उत्सुकता से लुभाने की कोशिश नहीं करता। वह चुक्सिया को अपमानित करने, झो परिवार को शर्मिंदा करने और झो परिवार को चुक्सिया से तंग लाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार इस युग से बाहर के लोगों को इसकी कुछ अधिक अमित विशेषताओं की अवधारणा नहीं है, इसलिए जब चुक्सिया ने शियाओ युवेन को वहां प्रसन्नतापूर्वक खड़े देखा, तो उसे जरा भी आशंका नहीं हुई। निसंदेह 2 दिग्गज दिग्गजों का समर्थन भी उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक रहा। हालांकि एल्डर जिंग आमतौर पर एक बूढ़े बदमाश की तरह व्यवहार करते थे, लेकिन इस समय उनकी उपस्थिति बेहद प्रभावशाली थी, जो ओल्ड मास्टर वान से जरा भी कम डरावनी नहीं थी। पापा, मम्मी, दादी, दादाजी। चुक्सिया ने शियाओ युवेन की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि सीधे उसके पास से गुजरते हुए एक एक करके अपने बड़ों को प्रणाम किया। इसके बाद एल्डर जिंग ने झो हानलियांग की ओर इशारा करते हुए कहा, शाओ झो, हम ये कार्य आपको सौंप रहे हैं। सभी को सुरक्षित वापस भेज दो, और जब तुम लौटोगे तो दादाजी तुम्हें भोजन कराएंगे। जी हाँ, दादा जिंग। झो हानलियांग तुरंत ही एल्डर जिंग का इरादा समझ गया और उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। वह ओल्ड मास्टर वान को नहीं जानता था, लेकिन वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि बाद वाले का दर्जा निश्चित रूप से निम्न नहीं था। इसके अलावा वह निश्चित रूप से एक और ऐसा व्यक्ति होगा जिससे ज़ियाओ परिवार मुकाबला नहीं कर सकता था, अन्यथा वह इस समय वहां मौजूद नहीं होता। उसने मन ही मन राहत की एक लंबी सांस ली। उनके बॉस ने एक बार फिर स्थिति को बखूबी संभाला। हालांकि वे अप्रत्याशित स्थिति में फंस गए थे, लेकिन सब कुछ सुचारू रूप से व्यवस्थित हो गया। दादाजी जिंग, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? ज़ियाओ युवेन ने एल्डर जिंग का फैसला देखा और अपनी नाराजगी को मुश्किल से ही रोक पाया। शियाओ परिवार भले ही जिंग परिवार को हाथ न लगाए, लेकिन जिंग परिवार को भी शियाओ परिवार की गरिमा को इस तरह ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं था। करने के लिए जारी। यदि आपको 335 अध्याय 230 पिटाई भगा दिया जाना 335 अध्याय 230 पिटाई भगा दिया जाना
क्या समस्या है? बूढ़े मास्टर जिंग ने भावहीन चेहरे से xiao युविन को घूरते हुए कहा, वे तुम्हारे हुए परिवार के रिश्तेदार हैं। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो क्या आप दूसरों की मदद करने पर उनसे नफरत करेंगे? दादाजी जिंग, मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा हूँ। अगर झो परिवार की कृपा न होती तो वे अब तक अपना सामान नहीं ले पाते। झो मिकान ने मेरी मदद कब की है? और फिर भी मैं यहाँ हूँ, अपने ससुर के परिवार की नौकरी संबंधी समस्याओं को सुलझाने की पहल कर रही हूँ। xiao युविन ने शिकायत भरे लहजे में कहा, मैंने इतना कुछ किया है, फिर भी दादा जिंग मुझ पर मदद न करने का आरोप लगाते हैं। आह, शाओ परिवार की यही खासियत है, बेशर्मी से शर्म को प्रसिद्धि में बदल देना। वह इतना निर्भीक कैसे हो सकता है? बूढ़े मास्टर जिंग ने उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई और बस सिर हिलाकर कहा, चूंकि आपको झो परिवार की इतनी परवाह है तो बेहतर होगा कि आप अपने आदमियों को लेकर वापस चले जाएं। मैंने यहाँ सब कुछ संभाल लिया है। दादा जिंग, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। xiao युविन ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, आप मुझे वाकई मुश्किल में डाल रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो आप झो परिवार की मदद कर रहे हैं या लिन परिवार की? जिंगजी ने उसे घूरते हुए कहा, xiao युविन, अपना गंदा मुंह बंद करो। मैंने क्या कहा? xiao युविन ने अपने हाथ फैलाते हुए एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा। जिंगसे, मैंने वास्तव में क्या कहा है? मैंने शुरू में इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन आपका इस तरह अचानक सामने आना मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। हालांकि मुझे आपका ये कदम बिल्कुल समझ में नहीं आया। जिंग परिवार भी एक प्रतिष्ठित परिवार है और जिंग से आप कई युवतियों की नजरों में बेहद आकर्षक हैं। आपको उस महिला से लगाव कैसे हो गया जिसके साथ झो मिकान का संबंध रहा है? जियो युविन, जिंगजी गुस्से में चिल्लाया, फिर जियो युविन पर आरोप लगाया। एक डॉक्टर होने के नाते जिंगजी ने xiao युविन को बिल्कुल भी नहीं डराया। xiao युविन पीछे नहीं हटा बल्कि उसने उसका सामना करने के लिए अपनी मुट्ठी उठा ली। दोनों के बीच तीखी झड़प होते देख बूढ़े मास्टर जिंग ने चुपचाप अपना माथा छुआ और कहा, अब भी शांत नहीं रह पा रहे हो? आह, जवानी की नादानी हमेशा इतनी उतावली होती है। फिर उन्होंने बूढ़े मास्टर वान की ओर मुड़कर कहा, बड़े भाई वान, चुक्सिया भी आपकी गोद ली हुई बेटी है, क्या आप बस यहाँ खड़े होकर तमाशा देखते रहेंगे? वह xiao से को नहीं हरा सकता। बूढ़े मास्टर वान ने लड़ रहे दोनों पर एक नजर डाली, इस समय इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले xiao से को अपनी भड़ास निकालने दो। पता चला कि आमतौर पर गंभीर रहने वाले बूढ़े मास्टर वान भी उन्हीं की तरह थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें मुसीबत खड़ी करने में मजा आता था। उस क्षण ओल्ड मास्टर जिंग को ऐसा लगा जैसे उन्हें एक आत्मीय साथी मिल गया हो। एक गंभीर बूढ़े व्यक्ति होने का नाटक करना उसके लिए बहुत थका देने वाला था। ओल्ड मास्टर वान की छाती पर हल्के से मुक्का मारते हुए ओल्ड मास्टर जिंग ने एक चालाक लोमड़ी की तरह मुस्कुराते हुए कहा, भाई, हमें और अधिक समय साथ बिताना चाहिए। ओल्ड मास्टर वान के माथे की एक नस उभर आई। क्या एल्डर जिंग ने उसे बच्चा समझकर उसके साथ घूमने का सुझाव दिया था? फिर भी ऐसे शांत स्वभाव वाले बुजुर्ग व्यक्ति का साथ होना बुरा नहीं था। ये सोचकर उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। उनके शांत और तनावमुक्त माहौल के विपरीत बाकी सभी लोग बेहद तनाव में थे। xiao युविन जिन 4 लोगों को साथ लाया था, वे मदद करना चाहते थे, लेकिन वहां बूढ़े मास्टर जिंग के खड़े होने पर वे आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? आखिरकार उन्होंने पहले कभी xiao युविन से ज्यादा वास्ता नहीं रखा था और वे उसके कट्टर अनुयायी भी नहीं थे। ऐसे समय में स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी सुरक्षा ही उनके दिमाग में सबसे पहली बात थी। चुक्सिया ने हाथापाई को ध्यान से देखा, खासकर xiao युविन से बदला लेने के किसी भी अवसर पर विचार करते हुए उसकी हिम्मत कैसे हुई उसका अपमान करने की। उसने कसम खाई कि वह अंततः ब्याज सहित हिसाब चुकाएगी। लिन परिवार के लोग पहले से ही घबराए हुए थे और अब उनकी चिंता और भी बढ़ गई थी। भले ही वे एक छोटे से स्थान से आए थे, लेकिन वे ये समझ गए थे कि xiao युविन एक प्रमुख व्यक्ति थे। अन्यथा वह झो परिवार के घर को सील करने की हिम्मत नहीं करता। उन्हें यह नहीं पता था कि चुक्सिया के साथ आया बुजुर्ग कौन था, लेकिन xiao युविन के रवैये को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उसकी स्थिति झो परिवार से बहुत अधिक नहीं थी। और अब लड़ाई छिड़ गई थी। अगर वे सभी दोबारा गिरफ्तार हो गए तो क्या होगा? ठीक है, उनकी गिरफ्तारी उनकी मुख्य चिंता नहीं थी। उन्हें इस बात की चिंता थी कि चुक्सिया को ले जाने के बाद उसका क्या होगा। झाओ कियान और लिन xiaohua वहां पूरी तरह से अचंभित खड़े थे। उन्हें हाल ही में जो समर्थन मिला था वह पूरी तरह से कुचलने की कगार पर लग रहा था। क्या उन्हें मदद करनी चाहिए या नहीं? की मदद, लेकिन अगर उन्हें खुद चोट लग जाए तो क्या होगा? मदद नहीं करेंगे, क्या वह अभी उनके लिए नौकरियां ढूंढ पाएगा? माँ बेटी की जोड़ी वहां खड़ी थी, उनके चेहरे कभी लाल तो कभी सफेद पड़ रहे थे, वे पूरी तरह से असमंजस में थी। बस करो, ये देखकर कि xiao युविन के चेहरे पर कुछ चोटें आई हैं और उसका मुंह आखिरकार बंद हो गया है, बूढ़े मास्टर जिंग ने तुरंत खेल रोकने का आदेश दिया। xiao इस समय अपने चरम पर था और अगर बात हद से आगे बढ़ जाती तो xiao परिवार के सबसे बुरे और बेहद परेशान करने वाले सदस्य की ओर से जवाबी कार्रवाई हो सकती थी। मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ। अगर तुमने दोबारा ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारे बाकी दांत भी तोड़ दूंगा। जिंग से पीछे हट गया और गुस्से से आग बबूला होकर xiao युविन की ओर इशारा किया। बैककोट 336 अध्याय 230 पिटाई भगा दिया जाना अंडरस्कोर 2336 अध्याय 230 पिटाई भगा दिया जाना अंडरस्कोर 2 उसकी यह बात सुनकर चुक्सिया, जो पहले कुछ और मुंह की मानना चाहती थी, अब उत्सुकता से अपना सिर आगे बढ़ाकर xiao युविन के चेहरे को देखने लगी और उसकी निगाहों से मिली। क्या देख रहे हो? बेवकूफ औरत, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें देखकर झो परिवार को जरूर शर्मिंदा कर दूंगी। लगता है तुम्हारे वो कुछ दांत भी नहीं बचेंगे। मेरी बहन को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? सच में जीना नहीं चाहते? जिंगसे ने कहा और फिर से मुक्का मारा, जिससे xiao युविन डरकर भाग गया। युविन चिल्लाता रहा, जिंगसे, बस रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ बहादुरी के छोटे मोटे खेल नहीं खेलूंगा, बस रुक जाओ, अगर मैंने तुम्हें नहीं हराया तो मैं xiao नहीं हूँ। ये देखकर xiao युविन के अधीन चारों आदमी जल्दी से उसके पीछे दौड़ पड़े। झाओ कियान और लिन xiaohua ने एक दूसरे को देखा और उनके पीछे दौड़ पड़ी। ठीक उसी समय बूढ़े गुरु ये आंगन से बाहर आए और उन्होंने ये दृश्य देखा। वह रुका, बूढ़े मास्टर जिंग की ओर देखा, इतने कम समय में क्या हुआ? बूढ़े ये, क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर किसी गिरे हुए व्यक्ति को और परेशान करने की सोच रहे हो? बूढ़े मास्टर जिंग ने उसे नाखुशी से देखा, हम इतने बेईमान नहीं हो सकते। बूढ़े मास्टर ये ने घूरकर उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मैं? बूढ़े, तुम इतना तुच्छ हूँ? मैं बस मदद करना चाहता था। वह xiao परिवार का लड़का मुझे इज्जत नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने फोन किया। मैंने अपने बड़े बेटे से एक कार वापस भिजवाई है, वो लगभग 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। उन्होंने लिन परिवार के रिश्तेदारों की ओर देखते हुए कहा, आप सभी थोड़ा और इंतजार कीजिए, हम आज सबको वापस भेज देंगे। बड़े भाई, ये आप ये सब कर रहे हैं? एल्डर झाओ के होंठ कृतज्ञता से कांप उठे। हम क्या कहें? हमें पता था कि हमें यहाँ आकर परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए थी, मदद करने में असमर्थ होकर हमने केवल अराजकता को और बढ़ा दिया। और बड़े भाई जिंग और इस सज्जन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ी महिला झाओ ने आगे बढ़कर जिंग से का हाथ पकड़ते हुए कहा, xiao से, तुम चुक्सिया की इतनी रक्षा करते हो, हमारा झाओ परिवार तुम्हारा आभारी है, लेकिन क्या इससे तुम्हारे परिवार पर कोई आरोप लग सकता है? बूढ़े मास्टर वान ने तुरंत बीच में कहा, बड़ी बहन निश्चिंत रहें, वे इसमें शामिल नहीं होंगे, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। बुजुर्ग महिला झाओ ने तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया। ये तो वाकई राहत की बात है। उद्धरण चिन्ह, ये सब लोग कौन हैं? लुओ शियाओकियोन ने फुसफुसाते हुए चुक्सिया से पूछा। महज थोड़े समय में घटी घटनाओं ने उसके दिमाग को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए वे सब मेरे धर्मदादा हैं। एक हल्की आह भरते हुए चुक्सिया ने कहा, झो मिकान की घटना से पहले उन्होंने मेरे लिए उनका इंतजाम किया था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद भी लुओ शियाओकियोन ने कहा, तकनीकी रूप से चूंकि कप्तान ने इस तरह आपकी रक्षा की, मुझे भावुक होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा महसूस नहीं कर पा रही हूँ। क्या वो बेईमान नहीं थे? ये जानते हुए भी कि झो परिवार मुश्किल में था, उसने फिर भी तुमसे शादी क्यों की? उसे पता नहीं था। चुक्सिया ने बेबसी से आह भरी, अगर उसे पता होता तो वह इतना अचंभित नहीं होता। झो परिवार जैसे परिवार के साथ क्या पहले से थोड़ी सी भी जानकारी मिलना असंभव है? लुओ शियाओकियोन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। ये किस तरह की बड़ी मुसीबत होगी?
ये हो सकता है, क्या आसमान का रंग बदलने वाला है? भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा होने के कारण चुक्सिया बिल्कुल भी नहीं डरी और उसने हंसते हुए उसे थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लुओ शाओकियोंग ने उसकी बातों को इस तरह लिया जैसे उसे कोई अंदरूनी जानकारी हो और उसके चेहरे पर मौजूद डर क्षण भर के लिए थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी चिंतित थी। आखिर इस युग में पले बड़े बच्चे चुक्सिया जितने आशावादी कैसे हो सकते हैं? जब दोनों चुपचाप बातें कर रहे थे, तब दादाजी ने लिन परिवार के रिश्तेदारों के लिए बस में बैठने की व्यवस्था कर दी थी। ये निर्णय बूढ़े मास्टर वान ने लिया था जिन्होंने इस बस का उपयोग करने का फैसला किया था। अगर कुछ भी हुआ तो वो उसे संभाल लेगा। बस में चढ़ने से पहले बूढ़ी महिला झाओ ने चुक्सिया को एक तरफ बुलाया, कुछ निर्देश फुसफुसाए और फिर चिंताओं से भरे पेट के साथ वह दादा झाओ के साथ बस में चढ़ गई। कार काफी दूर तक चली गई और अंदर बैठे लोग अभी भी उदास थे। वे देखने में तो बहुत शांत लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे इतने डरे हुए थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे। इनमें लुओ गैंगशुन और झाओ युशान शामिल थे। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए। सभी को देखते हुए एल्ड झाओ ने आंख भरी, सब लोग इतने उदास मत दिखा। झो परिवार की परेशानियां केवल अस्थायी हैं, ये भी जाएंगी। वापस आने पर कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा, सब लोग खुशमिजाज रहें। पिताजी, इस समय बाओहे और युलान के यहाँ रहने से क्या कोई परेशानी होगी? झाओ युशान ने चिंता से पूछा। कोई परेशानी नहीं होगी, ओल्ड मास्टर वान उनकी देखभाल कर रहे हैं। वे सभी लोग सक्षम हैं। अगर वे इसके काबिल नहीं होते तो वे इस संवेदनशील मामले को अपने हाथ में नहीं लेते। निश्चिंत रहें, उन्हें निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। यह अच्छा है, यह अच्छा है। हालांकि उन्होंने ये कहा, लेकिन उनके चेहरे के भाव से यह स्पष्ट था कि उनका मन पूरी तरह से शांत नहीं था। झो हानलियांग ने रियरव्यू मिरर से पीछे मुड़कर देखा और कहा, दादाजी झाओ सही कह रहे हैं, वास्तव में चिंता करने की कोई बात नहीं है। दादा जिंग और दादा वान उनकी देखभाल कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। मैं विस्तार से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यकीन मानिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। हाँ, हम मानते हैं। बिल्कुल, हमें भरोसा है। जी हाँ, बस हमें अभी भी थोड़ी चिंता है। प्रशिक्षक झो, कृपया बुरा न माने। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सभी की अलग अलग राय सुनकर एल्ड झाओ और ओल्ड लेडी झाओ ने असहाय निगाहों से एक दूसरे को देखा। क्या वे सचमुच सहज थे? लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे क्या कर सकते थे? सच कहें तो भले ही वे एक छोटे से स्थान से थे, लेकिन अपनी उम्र तक पहुंचकर उन्होंने काफी कुछ देख लिया था। झो परिवार जिस मुसीबत में फंसा था, क्या उसे सुलझाना वाकई इतना आसान था? लेकिन अगर वे पहले चिंतित थे, तो अब जब उन दो बूढ़े दादाओं ने चुक्सिया को अपनी गोद ली हुई पोती के रूप में स्वीकार कर लिया, तो उन्हें वास्तव में राहत मिली। वे बूढ़े दादाजी भला ऐसी बात पर मजाक कैसे कर सकते हैं? जिस एक बात को लेकर वे निश्चिंत नहीं हो पा रहे थे, वह थी झाओ कियान और उसकी बेटी। हालांकि उस समय कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया था, लेकिन आखिरकार वे परिवार के सदस्य थे। अगर इस माँ बेटी की जोड़ी के साथ सचमुच कुछ हो जाता है, तो भला उनका दिल कैसे नहीं टूटेगा? करने के लिए जारी, यदि आपको ये काम पसंद आया है, तो हम आपको कीजिए 337 अध्याय 231 माँ और बेटी का सौभाग्य 337 अध्याय 231 माँ और बेटी का सौभाग्य। पिछले 2 दिनों से रातें देर से हो रही हैं और मैं कल जल्दी उठूंगा। माँ बेटी झाओ कियान और लिन शियाओहुआ इस समय गेस्ट हाउस के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। वे शाओ युवेन के पास पहुंच गए और वाहन पर चढ़ गए। रास्ते भर एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। माँ और बेटी दोनों ही शियाओ युवेन के चोटिल चेहरे और सूंझे हुए मुंह को देखकर समझ गई, जो सुअर की थूथन जैसा लग रहा था कि वह बहुत खराब मूड में था। अगर उन्होंने पहले अत्यधिक आत्मविश्वास से बात करके झाओ परिवार और लिन परिवार के सभी लोगों को नाराज न किया होता, तो वे इतनी जल्दी दौड़कर आने और अपमानित होने के लिए इतने उत्सुक न होते। इस स्थिति में वे और कहां जा सकते थे? इस अपरिचित स्थान पर परित्यक्त होने के कारण झाओ कियान और लिन शियाओहुआ घबरा रहे थे। अपनी माँ की नजरें अपनी ओर खींचते हुए झाओ कियान ने दयनीय भाव से कार के दरवाजे को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही गाड़ी चलने ही वाली थी, उसने कहा, बड़े भाई, हम किस तरह का काम करेंगे? हम आपको कैसे ढूंढ सकते हैं? बड़े भाई, आप हमें ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। शाओ युवेन ने अपना सिर घुमाया और उसे ठंडी निगाहों से देखा। झाओ कियान जाने में पीछे हट गई। उसे पहली बार अपने चुनाव पर पछतावा हुआ। अगर ज़ियाओ युवेन का इरादा माँ बेटी की जोड़ी का इस्तेमाल करने का नहीं होता, तो वह उनसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। झाओ कियान को गिरते हुए देखकर उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और अपने बगल में बैठे छोटे कद के आदमी की ओर इशारा किया। निर्देशक महोदय, निश्चिंत रहिए, मैं काम पूरा करने की गारंटी देता हूँ। उस छोटे कद के व्यक्ति ने शाओ युवेन से पूरी गंभीरता से वादा किया, फिर गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी तुरंत तेजी से चल पड़ी। वाहन के अचानक चले जाने से अप्रस्तुत झाओ कियान जमीन पर गिर पड़ी। अस्त व्यस्त हालत में उठते हुए उसने नम आंखों से उस छोटे कद के आदमी की ओर देखा और कहा, बड़े भाई, इतनी परेशानी के लिए धन्यवाद। स्वागत है, उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मेरा नाम लियू झेंकियांग है, मैं निदेशक शियाओ के आदमियों में से एक हूँ। तुम दोनों मेरे साथ आओ। ये कहते हुए वह गेस्ट हाउस की ओर आगे आगे चलने लगा। कॉमरेड लियू, धन्यवाद, लिन शियाओहुआ ने तुरंत कहा। आंटी, मेरे साथ इतनी विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते कहते लियू झेंकियांग माँ बेटी को गेस्ट हाउस के अंदर ले जा चुकी थी। 40 वर्ष की एक महिला काउंटर के पीछे बैठी आलसे से सूरजमुखी के बीच तोड़ रही थी। लियू झेंकियांग को देखते ही वह मुस्कुराते हुए तुरंत खड़ी हो गई और बोली, झेंकियांग, तुम यहाँ क्यों आए हो? लियू झेंकियांग ने अपने पीछे खड़ी माँ और बेटी की ओर इशारा करते हुए कहा, इन दोनों साथियों को निदेशक शियाओ के आदेश पर यहाँ लाया गया है। कृपया आंटी ली से उनके लिए व्यवस्था करने का अनुरोध कीजिएगा। फिर आंटी ली के नाम से जानी जाने वाली उस महिला ने मुस्कुराते हुए माँ और बेटी की ओर देखा और कहा, स्वागत है, हमारे यहाँ कर्मचारियों की कमी है। आपका आगमन हमारे लिए बहुत बड़ी सहायता है। ये सुनकर माँ और बेटी के चेहरे पर तनाव कम हो गया। उन्होंने कभी सपने में भी ऐसे अच्छे नौकरी के अवसर की कल्पना नहीं की थी। घर लौटने पर गेस्ट हाउस में केवल अधिकारियों के रिश्तेदार ही काम कर सकते थे। हम अब देखते हैं कौन उन्हें नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा। ली आंटी, मेरा नाम लिन शियाओहुआ है। मेरा नाम झाओ कियान है। माँ और बेटी एक दूसरे से परिचय कराने के लिए उत्सुक थी, लेकिन आंटी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम दोनों मुझे ली जुआन जुआन कहो। उनकी निगाहें लिन शियाओहुआ पर टिकी रही। मैं तुम्हारी उम्र की नहीं हूँ। लिन शियाओहुआ ने तुरंत इशारे से बात टालते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह ली जुआन ने फिर लियू झेंकियांग की ओर देखा। हालांकि वह माँ और बेटी की शक्ल सूरत से बहुत प्रभावित नहीं थी, लेकिन पूरी कहानी जाने बिना उसने उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं की। लियू झेंकियांग ने कहा, कॉमरेड लिन, कॉमरेड झाओ, चूंकि आप यहाँ काम करेंगे, तो आप उन्हें आंटी या उपनिदेशक ही कहकर बुला सकते हैं। वह इस गेस्ट हाउस की उपनिदेशक हैं। ठीक है, तो हम आपको निजी तौर पर आंटी ली कहकर बुलाएंगे। लिन शियाओहुआ ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, हम अभी पहुंचे हैं, इसलिए सम्मान दिखाना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा निदेशक शियाओ कह सकते हैं कि हमें नियमों का पता नहीं है। माँ और बेटी को छात्रावास में ठहराने के बाद ली जुआन ने लियू झेंकियांग को एक तरफ खींचकर फुसफुसाते हुए पूछा, इन दोनों का क्या इतिहास है? उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। लियू झेंकियांग ने चारों ओर देखते हुए और अपनी आवाज और भी धीमी करते हुए जवाब दिया, वे तो बस डायरेक्टर शियाओ के हाथों की कठपुतली हैं। आप उनके साथ जैसा चाहें वैसा करें। तुम्हारा क्या मतलब है? ली जुआन उलझन में दिखी। उन्हें लियू झेंकियांग के शब्दों का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं आया था। लिन शियाओहुआ को शौचालय साफ करने का काम सौंपे और झाओ कियान को चादरें और रजाई धोने का काम सौंपे। ध्यान रहे कि वे काम में ढिलाई न करें। समझ गई। अब ली जुआन को पूरी तरह समझ आ गया था। ये सब उन्हें उनकी चरम सीमा तक धकेलने के बारे में था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वे किस तरह के मोहरे थे, फिर भी उसे अपने क्षेत्र में ऐसे मोहरे रखना पसंद था। इस बीच माँ और बेटी अपने छात्रावास में बेखबर थी। लगभग 10 वर्ग मीटर के एक कमरे में, जिसमें 3 बंद बेड थे, एक खाली बिस्तर माँ और बेटी के लिए आवंटित किया गया था। हालांकि परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे उनके लिए संतोषजनक थी। हालांकि उनके गृहनगर में उनका घर इस कमरे से बड़ा था, लेकिन वह अंधेरा, गंदा था और उस जगह से तुलना नहीं कर सकता था जहां वे अब थे।
338 अध्याय 231 माँ और बेटी का सौभाग्य अंडरस्कोर 2338 अध्याय 231 माँ और बेटी का सौभाग्य अंडरस्कोर। दो चीजों को व्यवस्थित करने के बाद लिन सियाओहुआ ने अपनी बेटी को चेतावनी दी, कियान मैं स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ कि निर्देशक सियाओ हमारी पहुंच से बाहर हैं। मुझे लगता है कि लियू झेंकियांग की नजर आप पर कुछ अजीब सी है, उसे आप पसंद आ गई होंगी। आप ज्यादा सक्रिय होने की कोशिश न करें, लेकिन उसे ये भी न लगने दें कि आप बहुत घमंडी हैं। माँ झाओ कियान कुछ नाराजगी से बोली, वह बहुत छोटा भी है। शादी के बाद उसे घर लाना कितना शर्मनाक होगा, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। वह शहर का रहने वाला व्यक्ति है। माँ मैं किसी लंबे लड़के को ढूंढना चाहती हूँ। चुक्सिया का दामाद वाकई लंबा है, लेकिन इससे क्या फायदा। लिन शियाओहुआ ने गहरी आह भरी, उसकी आवाज में गंभीर चिंता झलक रही थी। कियान सच कहूँ तो हमारी स्थिति को देखते हुए हम बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते। चुक्सिया को ही देख लीजिए, एक गांव की लड़की जो सामाजिक सीढ़ी चढ़ने का सपना देखती थी, और फिर क्या हुआ, वह गिर गई थी, है ना। हम वह गलती दोबारा नहीं दोहरा सकते। झाओ कियान ने पलकें झपकाई और कहा, माँ क्या आप कह रही हैं कि चुक्सिया के दामाद को उम्र कैद की सजा होगी। ये जीवन भर के लिए है या नहीं, मैं कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन चुक्सिया का जीवन बर्बाद हो गया है। उस आदमी के साथ फंसी हुई है, उसे जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसके बिना मुझे बताइए कौन एक तलाकशुदा महिला से शादी करना चाहेगा। माँ झाओ कियान अभी भी कुछ हिचकिचा रही थी। मुझे पहले डायरेक्टर शियाओ के साथ कोशिश करने दीजिए, अगर वहाँ भी कोई उम्मीद नहीं है तो मैं दूसरे विकल्पों पर विचार करूंगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि मुझे लियू झेंकियांग से ही शादी करनी होगी। एक बार मुझे शहर में नौकरी मिल जाए तो एक अच्छा आदमी ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना। उद्धरण चिन्ह कियान। लिन शियाओहुआ हिचकिचाए और फिर धीरे से आह भरते हुए बोली, एक आदमी का तुम्हें इतना पसंद करना कि तुमसे शादी का प्रस्ताव रखे एक बात है, और तुम्हारा किसी को पसंद करना और उसे शादी का प्रस्ताव रखना बिल्कुल अलग बात है। मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ। झाओ कियान ने जवाब दिया, माँ मैं लंबी नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छी दिखती हूँ। यहाँ काम करते हुए मुझे निश्चित रूप से एक बेहतर आदमी मिल सकता है। ये जानते हुए कि वह अपनी बेटी को उसी समय और वहीं पर मना नहीं सकती, लिन शियाओहुआ ने इस विषय को छोड़ दिया। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और तुम इसे और टाल नहीं सकती। माँ मुझे पता है, मैं जल्द ही एक अच्छे पति का परिवार ढूंढ लूंगी और आपको शान से अपने गृहनगर वापस ले जाऊंगी। मैं इंतजार कर रही हूँ। लिन शियाओहुआ ने आंखें सिकोड़ते हुए हंसते हुए कहा, जब समय आएगा तो तुम्हारे दादाजी का परिवार और तुम्हारी दादी जी का परिवार हमारे सामने आकर हमारी चापलूसी करेगा। हम ये सारी चीजें तुम्हारी दादी के परिवार को दे देंगे, जिससे तुम्हारे दादा का परिवार ईर्ष्या करेगा। झाओ कियान ने गंभीरता से सिर हिलाया, ठीक है, और पिताजी को भी इसका पछतावा होने दो। क्या तुम दोनों तैयार हो। इस पूछताछ के साथ ही ली जुआन ने छात्रावास का दरवाजा खोल दिया। माँ और बेटी को देखा और भावहीन होकर बोली, अगर तुम तैयार हो तो काम पर लग जाओ। हम यहाँ मुफ्तखोरों को जगह नहीं देते। पहले और बाद में रवैये में आए इस अंतर ने माँ और बेटी को स्तब्ध कर दिया। फिर लिन शियाओहुआ खड़ी हो गई और बोली, निर्देशक शियाओ ने ही हमें यहाँ आने का इंतजाम किया है। लिन शियाओहुआ द्वारा शियाओ युवेन पर दबाव डालने का जिक्र करते हुए सुनकर ली जुआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, निर्देशक शियाओ ने आपको यहाँ काम करने के लिए बुलाया है, मौज मस्ती करने के लिए नहीं। कॉमरेड लियू वेकियान कहाँ हैं? उन्हें कुछ काम थे और वे चले गए हैं। माँ और बेटी अचानक अवाक रह गईं। उनकी हिम्मत केवल उनके सुरक्षा कवच के भीतर ही थी। वे अपने नए परिवेश से अपरिचित थे और उनके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। वास्तव में उनमें हिम्मत नहीं थी। हालांकि वे शियाओ युवेन को समर्थक मानते थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। यह महिला पहले स्पष्ट रूप से अच्छी थी और अब अचानक उसका रवैया बदल गया, जो निश्चित रूप से लियू वेकियान की किसी बात से प्रभावित हुआ होगा। समस्या ये थी कि अगर वे शियाओ युवेन से शिकायत करना भी चाहते तो भी वे उसे ढूंढ नहीं पाते। उन्हें नहीं पता था कि उनका कार्यालय कहाँ स्थित है, वे कहाँ रहते हैं, और उनके नाम के अलावा वे उनके बारे में और कुछ नहीं जानते थे। इसी क्षण माँ और बेटी को डर लगने लगा। पहले वे सिर्फ यही सोचते थे कि जो परिवार से संबंध रखने से ही उन्हें शक्ति मिलती है, लेकिन अब जब उन्हें यहाँ फेंक दिया गया है तो उन्हें अचानक महसूस हुआ कि अगर कोई उन्हें बेच भी दे तो भी वे सिर्फ इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। कार्य सौंपे जाने के बाद माँ और बेटी को एहसास हुआ कि उन्होंने पहले हर चीज की बहुत ही खूबसूरत कल्पना कर ली थी। उनके गृहनगर में शौचालय की सफाई हमेशा झाओ युफेन द्वारा की जाती थी। लिन शियाओहुआ ने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था। जैसे ही उसने फावड़ा हाथ में लिया, उसे जोरदार उल्टी होने लगी। झाओ कियान घर पर कपड़े धोती थी, लेकिन ये सेवा केवल उनके 3 सदस्यों वाले परिवार तक ही सीमित थी। अब चादरों, तकियों के कवरों के ढेर और ग्रुप लीडर द्वारा दिए गए धुलाई संबंधी निर्देशों को देखकर उसे लगा जैसे उसका जिगर कांप रहा हो। हालांकि माता पिता की जिंदगी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बूढ़े मास्टर झाओ और बूढ़ी महिला झाओ की चिंताओं की तुलना में ये फिर भी अपेक्षाकृत बेहतर थी। वापस आने के बाद शियाओ युवेन ने सबसे पहले दंत चिकित्सक से मुलाकात की। उसके सामने के सारे दांत गायब हो चुके थे। जिंग से एक डॉक्टर था और वह किसी के दांत तोड़ने के लिए उसे पीटने का तरीका बखूबी जानता था। उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया था और उसके लिए यही उचित था कि वह बिना दांत का आदमी बन जाए। दांत बदलवाना 1 या 2 दिन का काम नहीं है। शियाओ युवेन ने शुरू में घर में छिपकर किसी से न मिलने के बारे में सोचा था, लेकिन जब वह वास्तव में घर पर था तो झो मिकान का चेहरा बार-बार उसके दिमाग में उभर रहा था। उसकी वर्तमान स्थिति के लिए झो मिकान ही जिम्मेदार है, इसलिए अगर उसके दांत नहीं है तो उसे झो मिकान को भी दांत नहीं रखने देना चाहिए। इसी सोच के साथ उसने मास्क पहना और उस जगह की ओर चल पड़ा जहां झो मिकान को हिरासत में रखा गया था। झो परिवार में जिन लोगों की स्वतंत्रता पर वर्तमान में प्रतिबंध लगा हुआ है वे हैं झो जिनपिंग और उनके बेटे झो मिकान। हालांकि दोनों को अलग अलग स्थानों पर हिरासत में रखा गया है। दूसरे चाचा झो और तीसरे चाचा झो के साथ साथ छोटी चाची झो ने भी बूढ़े मास्टर झो की सलाह का पालन करते हुए अपने अपने कामों पर ध्यान केंद्रित किया और किसी अन्य चीज में दखल नहीं दिया। झो परिवार के पैतृक घर को जब्त कर लिया गया था, लेकिन पुराने घर को छुआ तक नहीं गया था, इसलिए फिलहाल झो परिवार के सदस्य अभी भी वहीं रहते हैं। ओल्ड मास्टर जिंग और ओल्ड मास्टर वान के साथ लौटने के बाद चुक्सिया सबसे पहले झो परिवार के पास वापस गई। चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह झो की बहू थी। शियाओ युवेन के उत्पीड़न से बचने के लिए उसने तुरंत दोनों वृद्ध गुरुओं को अपने धर्मपिता के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह वास्तव में इस परिवार से छिप सकती थी और सब कुछ अनदेखा कर सकती थी। करने के लिए जारी यदि 339 अध्याय 232 सहायता 339 अध्याय 232 सहायता। चुक्सिया अपनी बहू को अंदर आते देख लिन यांकियू ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे, जिससे बूढ़ी मैडम झो ने भौहें चढ़ाकर डांटते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो। बाओहे और शाओमी फिलहाल अस्थायी जांच के दायरे में हैं। अगर वाकई कोई समस्या होती तो क्या हमारा परिवार अभी भी यहाँ रह रहा होता। माँ मुझे चिंता है कि शियाओ युवेन शाओमी के साथ सख्ती बरतेगा। लिन यांकियू ने सिसकते हुए कहा, चुक्सिया अब केवल तुम ही शाओमी को बचा सकती हो। कृपया बूढ़े मास्टर वान से विनती करो। अगर वह मदद करने के लिए राजी हो जाता है तो आपके पिताजी और शाओमी निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे और झो परिवार भी निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा। बूढ़े मास्टर झो ने लिन यांकियू की बात काटते हुए कहा, बड़ी बहू तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो। ये तथ्य कि बूढ़े मास्टर वान चुक्सिया को अपनी पोती के रूप में पहचानते हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा उपकार है। भला ऐसी चीज की कोई अपेक्षा कैसे कर सकता है। इसके अलावा यह ऐसी चीज नहीं है जिसमें वह सिर्फ अपनी इच्छा से मदद कर सकता है। चुक्सिया से इस बारे में बोलने के लिए कहकर क्या आप उसके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर रहे हैं। पिताजी शियाओ युवेन के स्वभाव को जानते हुए हम सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं। मुझे वाकई चिंता हो रही है। जब तक शाओमी रिहा होगा तब तक वह पहचान से परे हो जाएगा। रुककर लिन यांकियू ने बातचीत शुरू की, क्या आप ओल्ड मास्टर वान से यह कहलवा सकते हैं कि जब तक कोई समाधान नहीं निकल जाता तब तक किसी को भी यातना देकर कबूलनामा निकलवाने की अनुमति नहीं है। माँ मैं अभी दादा वान से पूछने जाती हूँ। लिन यांकियू की यह बात सुनकर चुक्सिया घबरा गई। उसने पहले इस बारे में नहीं सोचा था। चुक्सिया रुको, बूढ़ी मैडम झो ने उसे रोकते हुए कहा। उनकी आंखों में प्रशंसा भरी थी। मैंने पहले तुम्हें गलत समझा था, अब मैं तुमसे माफी मांगती हूँ।
चुक्सिया ने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, दादी हम परिवार हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सही है। अगर दादी ने कुछ गलत किया है तो माफी मांगना तो बनता है। बूढ़ी मैडम जो ने हंसते हुए कहा, बूढ़े मास्टर वान को परेशान मत करो। शाओमी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा जो परिवार इतना कमजोर नहीं हुआ है कि हम बिना पलटवार करने की क्षमता के धमकाए जा सके। माँ यानक्यू, माँ जानती है कि तुम अपने बेटे को लेकर चिंतित हो, लेकिन तुम खुद को शांत क्यों नहीं कर सकती? बूढ़ी मैडम जो ने असहाय होकर उसकी ओर देखा, क्या तुम अपने ही बेटे को नहीं जानती? क्या वह ऐसा व्यक्ति है जिसे आसानी से निपटा जा सकता है? लिन यानक्यू ने तर्क दिया, फिर भी उसे ले जाया गया है क्योंकि इस मामले को सुलझाना जरूरी था। बूढ़ी मैडम जो ने फिर से आह भरी, आप सचमुच बहुत ही दूरदर्शी हैं। किसी भी हालत में माँ की बात सुनो। चुक्सिया को बूढ़े मास्टर वान के पास भीख मांगने मत भेजो। चुक्सिया, तुम वापस आओ और यहीं रहो। दादी की बात सुनो। अगर शाओमी को सच में कुछ हो जाता है तो दादी तुम्हारे लिए अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ देंगी। मुझे तुम्हारी जिंदगी क्यों चाहिए? चुक्सिया ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और हिचकिचाते हुए बूढ़े मास्टर झो की ओर देखा। वह जानती थी कि हमेशा झो मिकान ही उसकी मदद करते आए हैं, लेकिन इस बार वह सचमुच अपनी पूरी शक्ति से उनकी मदद करना चाहती थी। भले ही ओल्ड मास्टर वान वास्तव में उसके रिश्तेदार नहीं है, लेकिन चूंकि वह उनसे मदद मांग सकती है, इसलिए अभी मदद मांग लेना ही बेहतर होगा। बाद में वह पूरी निष्ठा से उनका सम्मान करेगी और उनकी दयालुता के प्रतिफल के रूप में एक सच्चे दादाजी की तरह उनकी सेवा करेगी। ओल्ड मास्टर वान की नजर से वह स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि इस उम्र में वह व्यक्ति अपनेपन के लिए कितना तरस रहा है। हालांकि वह उनकी असली पोती नहीं है, लेकिन बेहतर विकल्प न होने के कारण क्या बुरा मालिक फिर भी तैयार नहीं होगा? उन्हें बूढ़ी मैडम झो की बातों पर विश्वास नहीं था, बस वे इसे बूढ़े मास्टर झो से दोबारा सुनना चाहती थी। जिंगसी द्वारा शियाओ युवेन के मुंह से तोड़े गए आधे दांत को याद करते हुए उसने जल्दी से कहा, दादाजी दादी जी, माँ कुछ ऐसा है जो मुझे कहने का मौका नहीं मिला है। शियाओ युवेन ने झो परिवार और मेरा अपमान करने के लिए बातें कही। जिंगसी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और उससे झगड़ा करने लगा, जिसके परिणामस्वरूप शियाओ युवेन का चेहरा सूज गया और उसके आधे दांत टूट गए। पहले तो शियाओ युवेन की दयनीय स्थिति के बारे में सोचकर उसे खुशी होती थी, लेकिन अब ये सोचकर कि शियाओमी के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जा सकता है, उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। शियाओ से सचमुच वफादार है। लिन यानक्यू ने आह भरी और बूढ़े मास्टर झो और बूढ़ी मैडम झो की ओर देखा, जिनकी भौहें भी सिकुड़ी हुई थी। पिताजी, माताजी, मुझे पता है कि आप उस व्यक्ति के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार को राव राव जैसी एक और त्रासदी झेलनी पड़े। हम पर ओल्ड मास्टर वान का एहसान है, बाद में जब हालात सुधर जाएंगे तो हम उन्हें अपनी जान की कीमत पर भी एहसान चुका देंगे, ठीक है? बूढ़े मास्टर झो ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है चुक्सिया, बस बूढ़े मास्टर वान को बता देना, उन्हें पता होगा कि क्या करना है। ठीक है, चुक्सिया ने जवाब दिया और जल्दी से दरवाजे की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, उसने जैसे ही उसे मुश्किल से खोला, एक काली परछाई सीधे उसकी ओर दौड़ी, जिससे वह चौंक गई और एक कदम पीछे हट गई। दादाजी दादी जी, जल्दी से लाओसान को बचाने का कोई उपाय सोचिए। अंदर आने वाली शख्सियत झो जिपिंग थी, जो आमतौर पर शांत रहती थी, लेकिन दरवाजे से अंदर कदम रखने से पहले ही वह घबराकर चिल्ला रही थी। मिकान को क्या हुआ? चुक्सिया ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। झो जिपिंग ने चुक्सिया के चेहरे के भावों को देखा और कुछ असमंजस की स्थिति में आ गया। उन्हें अपनी छोटी भाभी काफी पसंद थी और वह जानती थी कि इस बार गलती उनकी नहीं थी, लेकिन जब भी उसे लगता कि यह सब उसी की वजह से हुआ है और अब उसके अपने भाई को भी उसकी वजह से बहुत कष्ट उठाना पड़ सकता है, तो उसका स्नेह कम हो जाता था, अन्यथा वह चुक्सिया के आते ही उसे नजरअंदाज नहीं करती। झो जिपिंग की मनोदशा देखकर बूढ़ी मैडम झो ने नाराजगी से याद दिलाया, जल्दी करो और अपनी भाभी को बताओ कि शाओमी के साथ वास्तव में क्या हुआ है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। शाओ युवेन उन्हें ढूंढने गई और बोली, दादाजी दादी जी, कृपया जल्दी से कुछ सोचिए। ये सुनकर चुक्सिया ने कुछ और कहने का इंतजार नहीं किया और दरवाजे से बाहर भागने लगी। वह चुक्सिया की प्रतिक्रिया देखकर झो जिपिंग चौंक गया और रुककर बोला, उसका क्या मतलब है? उन्होंने कब जाना है? लिन यानक्यू ने अपने दिल में उठ रही घबराहट को दबाते हुए समझाया, शायद आपको और जियांगपिंग को पता न हो, लेकिन लाओसान की पत्नी को अब दादा जिंग और दादा वान गोद ली हुई बेटी मानते हैं, इसलिए उसने संभवतः दादा वान से मदद मांगी होगी। दादाजी वान? झो जिपिंग ने लिन यानक्यू को हैरानी से देखते हुए पूछा, कौन से दादाजी वान? वो व्यक्ति जो बाद में हमारे आंगन में रहने आया, क्या वो? झो जिपिंग की आंखें चौड़ी हो गई और उसने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, वो वाला दोस्त? हाँ। लिन यानक्यू ने सिर हिलाया। वह लिन चुक्सिया को अपनी धर्मपुत्री के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता था? वह आमतौर पर ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी परिवार के साथ मेलजोल नहीं रखते। झो जिपिंग ने हैरानी से कहा, ये तो एक बड़ा संयोग है। जिस गांव में उसे पहले भेजा गया था वह वही गांव है जहां चुक्सिया का परिवार रहता है, और इसके अलावा चुक्सिया के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। शायद कुछ देर बोलने के कारण लिन यानक्यू का चेहरा थोड़ा शांत हो गया था और वह हल्की सी मुस्कुराई भी। वैसे आपकी भाभी भी एक भाग्यशाली संतान है। जिपिंग, बूढ़ी मैडम झो ने झो जिपिंग को अपने पास बुलाया और पास आते ही सख्ती से बोली, अब तुम बड़ी हो गई हो, फिर भी इतनी उलझन में कैसे हो सकती हो? इस मामले में चाहे लाओसान की पत्नी शामिल हो या न हो, ज़ियाओ परिवार किसी भी हालत में झो परिवार को बख्शने वाला नहीं था। फर्क सिर्फ एक दिन आगे या पीछे का होगा। क्या आपको लगता है कि जल्दी और देर से में कोई अंतर है? इसके अलावा आपने खुद देखा कि उस दिन ज़ियाओ युवेन को ज़ियाओमी ने क्यों पीटा था। क्या आप चुक्सिया को दोष दे सकते हैं? तुम हमेशा से ही समझदार बच्चे रहे हो, इसलिए दादी ज्यादा कुछ नहीं कहेंगी। तुम खुद ही इसका पता लगा लो। दादी, मैं समझती हूँ। झो जिपिंग ने शर्म से भरे चेहरे के साथ कहा, मुझे पता है कि मैं गलत थी, लेकिन जब भी मैं सोचती हूँ कि उस कमीने शियाओ युवेन द्वारा शाओमी के साथ बुरा बर्ताव किया जा सकता है, तो मैं चुक्सिया को दोष देने से खुद को रोक नहीं पाती। ऐसा लगता है कि अगर वह यहाँ नहीं होती तो भले ही शियाओ परिवार ने झो परिवार को निशाना बनाया होता, वे विशेष रूप से शियाओमी के प्रति इतने क्रूर नहीं होते। झो परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे होनहार कौन है? बूढ़े मास्टर झो ने पूछा। झो जिपिंग ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, बेशक ये शाओमी है। बूढ़े मास्टर झो ने ठंडी आवाज में कहा, तुम इतना तो जरूर समझते हो। कुछ देर बाद झो जिपिंग को आखिरकार और मास्टर झो की बात समझ में आ गई कि सबसे होनहार झो मिकान के लिए चाहे चुक्सिया शामिल हो या नहीं, शियाओ परिवार उसे कैसे बरी कर सकता था। लेकिन अगर एल्डोवान की भागीदारी के कारण ही उसका भाई इस विकट परिस्थिति से बच सका, तो उसे चुक्सिया को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके प्रति आभारी होना चाहिए। ये जानकर झो जिपिंग के चेहरे पर और भी अधिक पश्चाताप के भाव उभर आए। फिर अचंभित होकर उसने कहा, शियानपिंग अभी तक क्यों नहीं आई? आमतौर पर इस समय झो शियानपिंग निश्चित रूप से अपने माता पिता के घर पर होती। शायद घर पर कुछ गड़बड़ है। अब तक लिन यानक्यू को यह भी एहसास हो गया था कि झो जियानपिंग आज नहीं आया है। बूढ़ी मैडम झो ने बेबसी से सिर हिलाया। आप सब कभी कभी उलझन में पड़ जाते हैं, निश्चित रूप से बूढ़ा लियाओ उसे यहाँ आने से रोक रहा है। हाँ, झो जिपिंग ने सिर हिलाया। दादाजी लियाओ के स्वभाव को देखते हुए वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी दादा लियाओ हमारी मदद करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ रहे होंगे। आह, बूढ़ी मैडम झो ने आह भरी। एक बार सांप के काटने से 10 साल तक कोई की रस्सी से डर लगता है। खैर, अगर वह जियानपिंग को अंदर नहीं आने देता है तो रहने दो। ऐसे अराजक समय में यहाँ आने से तनाव और बढ़ जाएगा। झो जिपिंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, घर में बंद रहने से वह शायद और भी ज्यादा परेशान होगी। इस समय तक चुक्सिया दौड़कर वान परिवार के घर वापस आ चुकी थी। उसने दरवाजा खोला और बैठक में एल्डोवान को न देखकर जल्दी से उनके अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ी। चुक्सिया, क्या हुआ? लिन बाओहे और झाओ युलान ने उसे भागते हुए देखकर चिंता से उसके पीछे पीछे गए। चुक्सिया, जिसके पास अपने माता पिता की देखभाल करने का समय नहीं था, हौंकते हुए एल्डोवान के अध्ययन कक्ष में घुस आई और बोली, दादाजी कृपया शाओमी की मदद करें, अन्यथा उसके दांत गिर जाएंगे। दांत चले गए। एल्डोवान ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। चुक्सिया, तुम यहाँ आकर बकवास करने के बजाय अपने पति के परिवार के घर पर आराम से क्यों नहीं रह रही हो? दादाजी, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। चुक्सिया लगभग रोते हुए बोली, जिनसे ने पहले ही शियाओ युवेन के दांत तोड़ दिए हैं और शियाओ युवेन शाओमी के पीछे गया है, वह निश्चित रूप से शाओमी के दांत भी तोड़ देगा।
अगर आप मदद नहीं करेंगे तो उसके एक भी दांत नहीं बचेंगे। दादाजी, मैं आपसे आपको अपने दादाजी की तरह मानूंगा। इस बार आपको मेरी मदद करनी ही होगी, कृपया। बस दांत टूट गए, इसमें बड़ी बात क्या है? एल्डर वान ने कहा। उनकी नजरें वापस उनके हाथों में मौजूद किताब पर टिक गईं और उन्होंने चुक्सिया को नजरअंदाज करते हुए हाथ हिलाया। दरवाजा बंद करो। दादाजी, चुक्सिया आगे बढ़ी, उनकी आस्तीन पकड़कर उन्हें दरवाजे की ओर खींच ले गई। अभी पढ़ना बंद करो, किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। दादाजी, दादाजी, दादाजी। रुको, 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 शोर से परेशान होकर एल्डर वान ने जल्दी से कहा, मैं गारंटी देता हूं कि उसके दांत नहीं टूटेंगे। आप खुश हो, जारी रहेगा। यदि आपको ये काम पसंद आया है तो हम आपको के 340 अध्याय 233 पीछे हटना 340 अध्याय 233 पीछे हटना। जो मकान को लगभग 20 वर्ग मीटर के एक कमरे में अकेले बंद कर दिया गया था, जिसमें केवल एक मेज और 3 कुर्सियां ही साज सज्जा के रूप में मौजूद थीं। यहाँ मानवाधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं था। पीने का पानी और भोजन समयबद्ध और राशन के अनुसार ही मिलते थे। खाना पीना तो आसानी से संभाला जा सकता था, लेकिन पानी पीने का समय और मात्रा कैसे तय की जा सकती थी? सौभाग्यवश विशेष प्रशिक्षण के कारण पानी की अस्थायी कमी से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जो मकान चुपचाप आंखें बंद करके अपने मन को आराम दे रहा था। अंदर प्रवेश करने के बाद उस पर लगातार 16 घंटे तक बमबारी की गई थी। वह अभी तक टूटा नहीं था, लेकिन शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी उससे पहले ही हार मान चुके थे। उसने अनुमान लगाया कि वे इस समय ड्यूक जोर से मिल रहे थे। आसपास कोई बिस्तर न होने के कारण यही एकमात्र तरीका था जिससे वह आराम कर सकता था और ताकत जुटा सकता था। बाहर पहरा दे रहे थे 20 साल के 2 युवक, एक मोटा और एक पतला। मुझे आश्चर्य है कि हम कब कोई कदम उठा पाएंगे। उसे देखकर ही मेरे हाथ खुजली करने लगते हैं। दुबले पतले आदमी ने अपनी उत्सुकता को मुश्किल से छिपाते हुए कहा। मोटे आदमी ने उत्सुक पतले आदमी को घसीट कर बिठा दिया। उन्होंने कहा, बस शांत रहो और मुसीबत से दूर रहो। वह दुबला पतला आदमी कमरे की ओर तिरस्कारपूर्वक बुदबुदाया। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। वह इस हालत में आ गया है, इससे ज्यादा मुसीबत क्या हो सकती है? मुझे लगता है शायद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आह, मोटे आदमी ने आह भरी और उसे और भी नजरअंदाज कर दिया। दुबले पतले आदमी ने मोटे आदमी को कहानी मारी। क्या तुम्हें उस पर दया आती है? ऐसा नहीं है कि मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि यह मामला जल्द ही सुलझ जाए। जून, तुमने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ देखा है। आपको मेरा मतलब समझ आ जाना चाहिए। दुबला पतला आदमी तुरंत चुप हो गया। दरअसल जब से उसे यहाँ नियुक्त किया गया था, वह भरोसा किए जाने की खुशी में डूबा हुआ था और उसने वास्तव में इस मुद्दे के बारे में सोचा ही नहीं था। यदि झो परिवार किसी तरह स्थिति को पलटने में कामयाब हो भी जाता है, तो मामूली सैनिकों के रूप में भी उन्हें शियाओ परिवार के साथ साथ विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तब तक पछताने का कोई फायदा नहीं था। घर पर मौजूद बच्चों और बुजुर्गों के बारे में सोचते हुए हमें और अधिक विचार करने की आवश्यकता है। मोटे आदमी ने आगे कहा। क्या हम उसे थोड़ा पानी पिला दें? दुबले पतले आदमी ने अपने व्यवहार के लिए प्रायश्चित करने की इच्छा से सुझाव दिया। ऐसा न करना ही बेहतर है। अगर कोई हमें देख लेता है तो हम इसे सही ठहरा नहीं पाएंगे। हमें नियमों के अनुसार अपना काम करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे पास अभी भी इससे निकलने का रास्ता है। तुम ज्यादा तेज हो। बाहर फुसफुसा रहे दोनों आदमियों की आवाजें झो मकान के कानों तक पहुंचने से नहीं चुकी। उसके भावहीन चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। ये मूर्ख, क्या वे यह नहीं सोचते कि झो परिवार बिना कोई कार्रवाई किए अपनी नियति को क्यों स्वीकार कर लेगा? क्या उन्हें सचमुच लगता था कि वे पूरी तरह से शक्तिहीन हैं? इसके बाद उनके दिल में उदासी की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। अंततः झो परिवार महज एक मोहरा था। उसकी मुठ्ठियां कसकर बंद थीं। बाहर की बातचीत अचानक बंद हो गई। कुछ ही देर बाद कदमों की आहट सुनाई दी। अब आप जा सकते हैं, हम आगे का काम संभाल लेंगे। एक काफी ईमानदार पुरुष की आवाज कमरे में दाखिल हुई। झो मकान के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। क्या परिणाम तय हो चुका था? पहले पूछताछ करने वाले अधिकारी या दरवाजे पर पहरा देने वाले लोग? शियाओ परिवार के मात्र बाहरी सदस्य थे। इस तरह की व्यवस्था से संकेत मिलता है कि जिस परिवार पर शियाओ परिवार निर्भर था, उसने अभी तक पूर्ण विजय प्राप्त नहीं की थी। अन्यथा शियाओ परिवार उसके साथ सख्ती से पेश आने में संकोच नहीं करता, चाहे वह कितना भी कुशल क्यों न हो। इस समय शियाओ परिवार के लिए उसकी जान लेना मुश्किल नहीं होगा, उसे अपन करना तो और भी आसान होगा। शाओ युवेन के तुच्छ स्वभाव को देखते हुए अंततः बढ़त हासिल करने के बावजूद वह इसका पूरा फायदा उठाना नहीं चाहेगा। अगर वाकई कुछ गलत हो गया तो एक पल में ही उसकी आंखों में पीड़ा की एक झलक दिखाई दी। काश उसने उससे शादी न की होती, चाहे वे सचमुच पति पत्नी थे या नहीं। बाहरी लोगों के लिए तो वे वास्तव में एक विवाहित जोड़ा ही थे। मुख्य बात यह थी कि एल्डवान और ओल्ड मास्टर जिन कुछ समय के लिए उसकी रक्षा कर सकते थे, लेकिन जीवन भर के लिए नहीं। शाओ युवेन के प्रतिशोधी स्वभाव के कारण भले ही इसमें 10 साल लग जाएं, वह उस दिन हुए अपमान को नहीं भूलेगा। काश उसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की होती जो सचमुच उसकी रक्षा कर सके, वरना झो मिकान उस विचार को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसका दिल अपार खेद से भर गया, जबकि वह अपने परिवार के साथ खड़े उस बुजुर्ग के प्रति अवर्णनीय भावनाएं व्यक्त कर रहा था। अगर बड़े ने उन्हें पहले ही सच्चाई बता दी होती तो क्या ये नौबत आती? झो परिवार की वंश परंपरा पीढ़ियों से सैन्य क्षेत्र में रही थी, इसलिए वे धूर्ता और छल में निपुण नहीं थे। अतीत में झो मिकान इसे झो परिवार का गौरव मानता था, अब वह वास्तव में इसे झो परिवार की कमी महसूस करता है। जब मैं विचारों में डूबा हुआ था, तभी बाहर का झगड़ा शांत हो गया और दरवाजा धीरे से खुल गया। झो मिकान ने अपनी सारी भावनाओं को छिपा लिया और उदासीनता से 30 वर्ष के एक हटे कट्टे आदमी को अंदर आते देखा, जिसके बाल छोटे कटे हुए थे। वह धनुषाकार थी, आंखें तेज थी और नाक सीधी थी। झो मिकान को उसकी जांच करते देख उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं वान क्वान हूँ। झो मिकान ने चुप रहते हुए सिर हिलाकर उसे सहमति दी। अंदर आने के बाद उस आदमी ने चारों ओर देखा और अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी, फिर बाहर निकलकर एक गर्म बर्तन लेकर लौटा, जिसमें उसने झो मिकान के लिए एक कप पानी डाला और धीरे से आह भरी। कर्नल झो, असुविधा के लिए मुझे खेद है। धन्यवाद। झो मिकान ने धन्यवाद व्यक्त किया, चाय की कप से थोड़ी सी चाय पी और फिर उसे वापस रख दिया। कर्नल झो, थोड़ा और पी लीजिए। वान क्वान रुका, फिर बोला, हम ओल्ड मास्टर डान के आदमी हैं। झो मिकान के चेहरे पर गंभीरता आ गई। भीतर ही भीतर वह ओल्ड मास्टर डान की बहुत प्रशंसा करता था, यहाँ तक कि एल्डर हुआन से भी अधिक, जो उसके अपने परिवार से संबद्ध था। फिर भी निष्ठा बदलना सख्त वर्जित था, भले ही वह उसकी प्रशंसा करता हो, वह इसे दिखा नहीं सकता था। एल्डवान ने उनकी ओर से मध्यस्थता की है। वान क्वान ने आगे कहा। झो मिकान की आंखों में कृतज्ञता के भाव उमड़ आए। मैं इसे याद रखूंगा, आप निश्चिंत रहें, आपके पिता का पक्ष भी हमारे लोगों के साथ मिल गया है। इस बार झो मिकान का चेहरा सचमुच शांत था और वही भी समझ गया था कि इस लड़ाई के बाद कुछ चीजों को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि वह इस बदलाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। बाहर से शियाओ युवेन की आवाज आई। मुझे खेद है, आप अंदर नहीं आ सकते। मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? जी हाँ, आप ही डायरेक्टर शियाओ हैं। तो जल्दी करो और मुझे अंदर आने दो। क्या तुम अंधे हो? नहीं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वान क्वान ने भौहें चढ़ाई और खड़ा हो गया। मैं बाहर जाकर देखूंगा, अगर वह अंदर आने पर जोर देता है तो उसे अंदर आने दो। झो मिकान ने अपनी कलाई मोड़ते हुए कहा। मैं अभी इसे संभाल सकता हूँ। वान क्वान के होठों का कोना थोड़ा सा हिला और वह जाने के लिए मुड़ गया। बाहर ज़ियाओ युवेन वान क्वान के एक अन्य सहकर्मी फॉन्ग शेंगुओ के साथ जूझ रही थी। तुम क्या कर रहे हो? विद्रोह? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खींचने की? मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। शेंगुओ, उसे जाने दो। फॉन्ग शेंगुओ ने तुरंत हाथ छोड़ दिया और ज़ियाओ युवेन, जो इसके लिए तैयार नहीं था, लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गया, फिर खुद को संभाला। तुम्हारा नाम क्या है? जल्दी बोलो। गुस्से से लाल होते हुए, चेहरा नीला पड़ते हुए ज़ियाओ युवेन ने सोचा कि अगर उसकी मौजूदा छवि इतनी शर्मनाक न होती तो वह निश्चित रूप से अपने साथ कई लोगों को लेकर आता। उसने सोचा कि कम लोगों के सामने आकर वह अपनी इज्जत बचा लेगा, फिर भी उसका सामना एक ऐसे अविवेकी मूर्ख से हुआ। फॉन्ग शेंगुओ, शाओ युवेन ने गुस्से से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें याद रखूंगी फॉन्ग शेंगुओ।
अगर मैं तुम्हें ज्वार की खेती करने के लिए घर वापस नहीं भेजती तो मैं शाओ युवेन नहीं हूँ। मेरे गृहनगर में ज्वार नहीं उगाया जाता है। फॉन्ग शेंगुओ ने भावहीनता से उत्तर दिया। क्या तुम अब भी घर वापस जाना चाहते हो? ज़ियाओ युवेन ने उसकी ओर देखा। जाओ अपने बड़े सपने देखो। अगर मैं तुम्हें ऐसी जगह नहीं भेजता जहाँ खरगोश भी शौच नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें बहुत आसानी से छोड़ रहा हूँगा। कॉमरेड, अगर आप बेवजह हंगामा करते रहे तो हमें मेहमाननवाजी न करने के लिए दोष मत देना। वांग क्वान ने शाओ युवेन को घूरते हुए सख्ती से कहा। इस तरह के कपड़े पहनकर तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? इस तरह के कपड़े? वांग क्वान की टिप्पणी से भड़ककर ज़ियाओ युवेन का खून खौल उठा। क्या वह इस तरह के कपड़े पहनना चाहता था? तुम सब बागी बन गए हो। जल्दी करो और दरवाजा खोलो। मैं झो मिकान को बिल्कुल अपने जैसा बना दूंगा, वह छोटा कमीना। अगर मैंने उसे ऐसा नहीं बनाया तो मेरा नाम शियाओ उल्टा लिखा जाए। क्या आप वाकई अंदर जाना चाहते हैं? वांग क्वान ने गंभीरता से पूछा। बकवास बंद करो। ज़ियाओ युवेन ने चिढ़कर उसे घूरते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? वांग क्वान। अच्छा, तुम दोनों बाद में साथ में ज्वार उगाना। ज़ियाओ युवेन ने जोर से दरवाजा खोलते हुए और फिर उसे पटकते हुए कहा, जिससे फॉन्ग शेंगुओ और वांग क्वान बाहर ही बंद रह गए। क्या सब ठीक है? फॉन्ग शेंगुओ ने थोड़ी चिंता के साथ अंदर की ओर इशारा करते हुए पूछा। वांग क्वान ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो। पिछले कुछ दिनों से उसने न तो ठीक से खाया है और न ही ठीक से सोया है। क्या वह वाकई से झेल पाएगा? तुम इतनी ज्यादा शिकायत कब से करने लगे? वांग क्वान के होंठ ऊपर की ओर मुड़े। अगर कोई पिटने पर अड़ा है तो उसे रोकना गलत होगा। सच है। फॉन्ग शेंगुओ मुस्कुराई, सिर हिलाया और आराम से डेस्क के पीछे बैठ गई। जैसे ही ज़ियाओ युवेन अंदर आया, उसने अपनी पीठ के पीछे से एक चेन कोड़ा निकाला और चुपचाप बैठे उसे देख रहे झो मिकान की ओर एक नजर डालते हुए बिना कुछ कहे उस पर हमला कर दिया। झो मिकान के होठों में लगभग न के बराबर हलचल हुई। वह पिटने के लिए इतना बेताब था कि अगर वह ऐसा करने से इनकार करता तो उसे पछतावा होता। लेकिन ज़ियाओ युवेन ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया, ये जानते हुए भी कि उसके हाथों में दर्द होगा। वह औजार साथ लाया। सच में एक अच्छा साथी है। आह आह, मारना बंद करो। आह, ओहो, उद्धरण चिन्ह। कमरे से आती चीखों को सुनकर फॉन्ग शेंगुओ चौंक गई। वह व्यक्ति वाकई ताकतवर होगा। इतनी यातना झेलने के बाद भी उसने शियाओ युवेन को इस हालत तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। ये बेहद दर्दनाक लग रहा था। जब ज़ियाओ युवेन अपनी सारी ऊर्जा खोकर जमीन पर कमजोरी से गिर पड़ा तो झो मिकान ने आखिरकार अपना चाबुक नीचे रख दिया, हंसते हुए उसके सामने बैठ गया। फिर अचानक ही उसने देखा कि शियाओ युवेन के दांत गायब हैं। असमंजस में पड़कर उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ और जमीन पर पड़े चाबुक पर नजर डाली। झो मिकान खुद भी हैरान था, क्या उसकी कोड़े मारने की तकनीक इतनी भयंकर हो सकती थी। अचानक उसे याद आया कि जब वह अंदर आया था तो शियाओ युवेन का चेहरा सूजा हुआ था। उसने अपने पैर के अंगूठे से उसे हल्के से लात मारी और कहा, किसने तुम्हारे दांत तोड़ दिए? यिंग से। झो मिकान ने याद करने की कोशिश की। उसे पूरा यकीन था कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। ऐसा लगता था कि शियाओ युवेन के काफी दुश्मन थे। तभी ज़ियाओ युवेन ने फिर से जोर देकर कहा, ये जिंजी है। जिंजी। शियाओ युवेन के बिना दांत वाले मुंह को देखकर झो मिकान को अचानक समझ आया, वह बिना दांत के ठीक से बोल ही नहीं सकता था। तुम्हारा मतलब जिंजे से है? हाँ, ज़ियाओ युवेन ने झो मिकान को घूरते हुए कहा, मेरी बात याद रखना, मैंने जो भी दर्द सहा है तुम भी वही सहोगे। जारी रहेगा। यदि आप 341 अध्याय 234 प्रतिक्रिया 341 अध्याय 234 प्रतिक्रिया रात का दूसरा पहर आ गया था। योजक चिन्ह। अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। झो मिकान शायद ही कभी मुस्कुराता था। शियाओ युवेन, तुम पहले ऐसे बोलते थे मानो तुम्हारे शब्दों में संदेह की कोई गुंजाइश ही न हो, तो अब उनसे इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है? ज़ियाओ युवेन ने झो मिकान को गुस्से से घूरा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। ये स्पष्ट था कि किसका पलड़ा भारी था और वह इतना मूर्ख नहीं था कि वहीं रुककर और अधिक असुविधा सहन करे। उसे अपने फैसले पर गहरा अफसोस था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो शर्मिंदगी के बावजूद वह अपने साथ कुछ मदद लेकर आता। अब उन्हें पुरानी चोटों के साथ साथ नई चोटें भी लग गई थी। जब आप बाद में लोगों को लाएं तो कुछ कुशल लोगों को लाना याद रखें ताकि बाहर जाने के बाद आप यह न बता सके कि कौन कौन है। झो मिकान ने धीरे धीरे कहा और शियाओ युवेन की दूर जाती हुई आकृति को देखता रहा। शियाओ युवेन रुकी, पीछे मुड़ी और झो मिकान को घूरते हुए बोली, शियांगशिन, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही करूंगी। दरवाजा खुला और वांग क्वान और फॉन्ग शेंगुओ दोनों ने उसकी ओर देखा। क्या घूर रहे हो? ज़ियाओ युवेन ने दांत पीसते हुए उन दोनों आदमियों को घूरा और लंगड़ाते हुए वहां से चला गया। दांत। फॉन्ग गुशेंग ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। फिर वांग क्वान झट से उठा और दरवाजा खोल दिया। झो मिकान को आराम से बैठे देखकर वह नीचे झुका और कमरे की सावधानीपूर्वक तलाशी ली। झो मिकान ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें भी चारों ओर घूम रही थी। 3 चक्कर लगाने के बाद वांग क्वान को आखिरकार कोने में वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उस वस्तु को हाथ में पकड़े हुए उसके चेहरे पर विश्वास के भाव थे। इतना छोटा, फिर भी सारे दांत नकली। झो मिकान ने उस पर एक नजर डाली और अनजाने में उसके होंठ फड़कने लगे। उन्होंने विदेशों में इस प्रकार के अलग किए जा सकने वाले कृत्रिम दांत देखे थे। वे अभी तक घरेलू बाजार में उपलब्ध नहीं थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शियाओ युवेन को इन्हें इकट्ठा करने का ऐसा शौक होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसे बुरी तरह पीटा जाएगा और उसके सारे दांत टूट जाएंगे? जिंगसे का कदम वाकई बेरहम था। आमतौर पर सौम्य स्वभाव वाले जिंगसे को ऐसा कृत्य करते देखकर झो मिकान दुविधा में पड़ गया। वह बेहद उथल-पुथल भरी स्थिति में था। उसे जल्द ही चुक्सिया से शादी करने का पछतावा हो रहा था और वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। फिर भी किसी को चुक्सिया की इतनी परवाह करते देख उसे असहज महसूस हुआ। झो मिकान से विदा लेने के बाद ज़ियाओ युवेन संचार संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले घर चली गई। शाओ परिवार की 2 नौकरानियां आंटी वांग और आंटी ली बैठक में पकौड़ी बना रही थी। झो अपिंग और उनकी मां लू युए, साथ ही तीसरी चाची झो लियू लिंग में एक तरफ बैठकर बातें कर रही थी। शाओ युवेन को अचानक दरवाजा धकेलकर अंदर आते देख सब लोग दंग रह गए। ये साथी, शाओ वेन, तुम्हें क्या हुआ? जैसे ही आंटी वांग ने शियाओ युवेन से यह पूछने का इरादा किया कि उसने अंदर आने से पहले दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया, लू युए ने पहले ही अपने बेटे को पहचान लिया और रोते हुए उस पर गिर पड़ी। बार-बार पूछती रही कि उसे क्या हुआ है। झो अपिंग भी तुरंत वहां पहुंच गई। अपने पति को इतनी दयनीय हालत में देखकर वह तुरंत रोने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। लियू लिंग में आगे बढ़ी, अपनी बेटी को ऊपर उठाया और खुद भी रोने लगी। तलाक के बाद से वह अपनी बेटी और दामाद के घर में रह रही थी। भले ही यह एक नाटक था, लेकिन उसे शियाओ युवेन की मां से भी ज्यादा परेशान दिखना था। अगर शियाओ युवेन की आखिरी वापसी के दौरान परिवार दोपहर की नींद नहीं ले रहा होता, तो संभवतः यही दृश्य तब घटित हुआ होता। उसने घृणा से भौहें चढ़ाई, कुछ नहीं कहा और अपने बेडरूम में लौट गया। महिलाएं जल्दी से बेडरूम की ओर दौड़ी। मां शियाओ वेन, मां को बताओ असल में क्या हुआ था? क्या आपकी किसी से लड़ाई हुई थी? तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी क्यों लड़ रहे हो? झो युवेन बोलो, किसने इतनी हिम्मत दिखाई? बस बोलो। लियू लिंग में, शियाओ वेन, दर्द तो तुम्हें हो रहा है लेकिन मां के दिल को बहुत तकलीफ हो रही है। चाहे जिसने भी किया हो, मां तुम्हारे लिए न्याय की मांग करेगी। उनके पीछे चल रही दोनों नौकरानियों के होठों के कोने लगभग फड़क रहे थे। ये सास सचमुच एक हद तक बेशर्म थी। तलाक के बाद वह बेशर्मी से यहीं बस गई थी और युवा मालिक के प्रति मैडम शियाओ से भी अधिक स्नेह दिखाती थी। विडंबना यह है कि मैडम जियो एक सरल और ईमानदार महिला थी, जिन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा और उन्होंने उनकी कही हर बात सुनी। लेकिन ये बात समझ में आती थी, मैडम शियाओ को कुछ समय पहले ही पुराने घर से लाया गया था। उन्होंने अपने शुरुआती दिन अपने ससुराल वालों की देखभाल में बिताए थे। ऐसी गुणी स्त्री दूसरों के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकती। पूरी तरह से सुरक्षित प्रतीत होने वाले कृत्रिम दांतों के लिए आभारी होकर ज़ियाओ युवेन ने निजी तौर पर युवा मास्टर मेई जी को धन्यवाद दिया। जब मेई जी ने उसे नकली दांत दिए थे तो उसने स्वाभिमान के कारण उन्हें स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इस बार वे इतने मददगार साबित होंगे। झो मिकान, जिंजे, गुस्से में दरवाजा खोलते हुए और प्रवेश द्वार पर तीनों महिलाओं को शोर मचाते हुए देखकर ज़ियाओ युवेन ने चिढ़कर अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, हट जाओ।
शाओ वेन, लू युए ने उसका हाथ पकड़ लिया। आखिर हुआ क्या? चलिए पहले अस्पताल चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल, पहले अस्पताल चलते हैं। लियू लिंगमेई ने तुरंत सहमति जताई। मैं पहले झो मिकान से निपट लूंगा, फिर अस्पताल जाऊंगा। ज़ियाओ युवेन ने झो वेपिंग की ओर देखते हुए कहा, ये सब तुम्हारे प्यारे तीसरे भाई की मेहरबानी है। इतना कहकर उसने उसे एक तरफ धकेल दिया और लंगड़ाते हुए चला गया। क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था? झो वेपिंग ने हैरानी से पूछा, वो तुम्हें इस तरह कैसे पीट सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ज़ियाओ युवेन पीछे मुड़ा, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वह उसे घूर रहा था। क्या मुझे झूठ बोलने की जरूरत होगी? नहीं, नहीं, झो वेपिंग ने घबराकर अपने हाथ हिलाए, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत असमंजस में थी। बेशक झो वेपिंग को झो परिवार की परेशानियों के बारे में पता था। सच कहूं तो उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी, वैसे भी उन्हें उसकी कभी परवाह नहीं थी। उसकी मां ने उसके पिता को तलाक दे दिया था और उसे पहले से ही झो परिवार के प्रति कोई खास स्नेह नहीं था। अब तो वह भावना पूरी तरह से गायब हो गई थी। यहाँ तक कि मन में हल्की सी खुशी भी महसूस हो रही थी। क्या वे शियाओ परिवार को नीचा नहीं समझते थे? अब देखते हैं कि क्या वे अब भी ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं। जब तक शियाओ युवेन की आकृति गायब नहीं हो गई, तब तक झो वेपिंग को होश नहीं आया। उसने संदेह भरी निगाहों से लियू लिंगमेई की ओर देखा, जो आमतौर पर उसकी लापरवाही की स्थिति में उसका बचाव करती थी। शाओ वेन झूठ नहीं बोलेगा, उसके अपने तरीके हैं। हम यूं ही हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। अब अगर झो परिवार ऐसी हरकतें करने की हिम्मत करता है, तो मुझे लगता है कि वे सचमुच सोचते हैं कि वे बहुत आराम से जी रहे हैं। लियू लिंगमेई ने अभी भी अचंभित लू युए की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी तिरस्कार की झलक दिखाई दी। यह महिला, जो बिल्कुल सुअर की तरह मूर्ख है, आखिर डायरेक्टर शियाओ से शादी कैसे कर बैठी? बहन यू, एपिंग और मैं झो परिवार के पास जा रहे हैं। क्या आप साथ आना चाहते हैं? लू युए होश में आए और झट से उसे पकड़ लिया। झो परिवार के पास किस लिए जाना है? उन्होंने शियाओ वेन को इस तरह चोट पहुंचाई, बेशक हमें इसका बदला लेना होगा। हिसाब बराबर करें। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद लू युए ने सिर हिलाया। जिस किसी ने भी उसे मारा है, चलो उसे ढूंढते हैं। चलिए तीसरे भाई झो से पूछते हैं। बड़े भाई शियाओ उसे संभाल लेंगे। हमें युवेन के साथ जो हुआ उसका बदला उनसे किसी और तरीके से लेना होगा। लियू लिंगमेई ने उसे बाहर खींचते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि झो परिवार हमें इसका स्पष्टीकरण दे। जब ज़ियाओ बिंकी ने अपने बेटे को देखा, तो उनके आमतौर पर भावहीन चेहरे पर भ्रम का एक दुर्लभ संकेत दिखाई दिया। उनकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए कौन अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करेगा? ये किसने किया? उसने सीधे पूछा। पहले जिंगजे, फिर झो मिकान। झो मिकान। ज़ियाओ बिंकी ने जिंगजे की बात को तुरंत अनसुना कर दिया। क्या वह जांच के लिए एकांतवास में नहीं है? वो तुम्हें इस तरह कैसे पीट सकता है? वो कमीना जिंगजे। ज़ियाओ युवेन ने अपने दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया, जिससे ज़ियाओ बिंकी का चेहरा बटन की तली की तरह काला पड़ गया। लेकिन अब उसे खुद पर नियंत्रण रखना होगा। अंत अभी स्पष्ट नहीं था और लॉन्ग नामक किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण एल्डवान को भी सतर्क रहना पड़ा। अब उसके पास ये उपनाम वाले किसी व्यक्ति को मनाने के लिए इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये सोचते ही उन्हें अचानक एक विचार आया। यहाँ का ये परिवार और वही ये परिवार एक ही नहीं थे, लेकिन फिर भी वे एक ही शाखा के सदस्य थे। यदि वह इस ये को जाने दे और इस ये के माध्यम से उस ये के प्रति सद्भावना प्रदर्शित करे, तो क्या ये संभव हो सकता है? अगर थोड़ी सी भी उम्मीद थी, तो कोशिश करना तो बनता था। अब नई उपनाम वाले किसी व्यक्ति द्वारा लगातार दबाव डाले जाने से यह भावना बेहद निराशाजनक हो गई थी। दूसरे नंबर का कमांडर बनना ही वह पद था जिसकी वह आकांक्षा रखता था। अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबाते हुए उसने अपने बेटे को कड़ी फटकार लगाई। तुम शर्मनाक हो, इस तरह पिटने के बाद भी इतने निर्लज हो कि मेरे पास आए हो। अपनी समस्याओं को खुद हल नहीं कर सकते और फिर भी शिकायत करने की हिम्मत रखते हो। पिताजी, शियाओ युवेन स्तब्ध रह गई। शाओ बिंकी ने उसे घूरते हुए कहा, पिताजी क्या अस्पताल जाए और यहाँ आकर खुद को शर्मिंदा मत कीजिए। हाँ, ज़ियाओ युवेन सचमुच अपने पिता से डरा हुआ था और केवल अपना सिर झुकाकर बाहर निकल सका। ज़ियाओ मियाओ को अपने साथ चलने दो। धन्यवाद पिताजी। शियाओ युवेन का मुंह तुरंत ठीक हो गया। शाओ मियाओ, शाओ बिंकी के अधीनस्थ कर्मचारियों में से एक लड़की थी, जो कद में छोटी और सुंदर थी। ज़ियाओ बिंकी ने उसे कभी भी उसका पीछा करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह उस क्षण शांत हो गया था। करने के लिए जारी। यदि आपको 342 अध्याय 235 एल्डवान के साथ सच्चा संबंध 342 अध्याय 235 एल्डवान के साथ सच्चा संबंध। हालांकि उसे ओल्ड मास्टर वान का आश्वासन मिल गया था, चुक्सिया अपने दिल में पूरी तरह से शांत नहीं हो सकी। वह झो मिकान से मिलना चाहती थी, लेकिन क्वारंटाइन निरीक्षण अवधि के दौरान किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं थी और वह एल्डवान को और परेशान करना ठीक नहीं समझ रही थी। इसलिए उसने अपने दिल की चिंता को दबाकर पियानो पर बैठकर अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब आप काबिल न हो तब भी काबिल होने का दिखावा करना है ना? हैरानी की बात यह है कि कुछ देर पियानो बजाने के बाद वह वास्तव में शांत हो गई और खुद ही कड़वी हंसी हंसने लगी। दरअसल जो आपने खोया है वही हमेशा सबसे अच्छा लगता है। जब वह अतीत में हर दिन इसका सामना करती थी, तो क्या पियानो का उस पर कभी ऐसा प्रभाव पड़ा था? ये सोचकर कि बूढ़े मास्टर झो और अन्य लोग अभी भी चिंतित हैं, वह जल्दी से उठी, एल्डवान, लिन बाओहे और झाओ युलान को सूचित किया और बाहर भाग गई। दरवाजा बंद होने के बाद बूढ़े मास्टर वान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वह बहुत पहले ही चुक्सिया के विचारों को समझ चुका था, लेकिन जब कोई स्टैंड लेने की बात आई तो वह ज्यादा दखल नहीं दे सकता था। कहीं ऐसा न हो कि यह गलत समझा जाए कि वह एक पुराने दोस्त को फायदा पहुंचाने में मदद कर रहा है। दरअसल वह जो कर रहा था उससे पहले ही गलतफहमियां पैदा हो रही थी, फिर भी उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ओल्ड मास्टर झो को यह न लगे कि वह झो परिवार पर दबाव डाल रहे हैं। झो मिकान की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता थी, लेकिन केवल इस शर्त पर कि झो परिवार इस स्थिति पर गहराई से विचार करेगा। बेशक झो मिकान की सुरक्षा की गारंटी वास्तव में चुक्सिया के हित में ही दी गई थी। एक गंभीर बीमारी के बाद ऐसा लगता था कि यह लड़की कुछ बातें भूल गई थी, लेकिन वह कभी नहीं भूल सकता था। उस सर्दी के कठिन अभ्यास सत्र के बाद दरवाजे पर छोड़े जाने की घटना उसे हमेशा याद रहेगी। अगर वह लड़की उसके लिए गर्म पानी का कटोरा न लाती और उसे घर के अंदर न खींच लाती, तो शायद अब वह पीली मिट्टी के ढेर के नीचे दबा होता। उस घटना के बाद ही उसने लड़की को अपने घर खेलने के लिए बुलाना शुरू किया। शुरू में वह झिझकती थी और करीब आने को तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में खाने के लालच में आकर वह उसके प्रति सहज हो गई। कुछ समय साथ बिताने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक बिगड़ी हुई बच्ची थी। उसने जानबूझकर उससे पूछा था कि उसने उसकी मदद क्यों की, और उसका जवाब था कि उसे लाशों से डर लगता था। वह हर रोज उसके दरवाजे के पास से गुजरती थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि उसकी मौत नहीं हो सकती। यह एक बेतुका जवाब था, लेकिन अगर उसने उसे बचाया तो यह भाग्य था और उसे उस दयालुता को स्वीकार करना ही था। बाद में गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद जब उसने उसे फिर से अंदर बुलाया, तो उसकी निगाहों में अब झिझक नहीं थी, बल्कि अलगाव का एक संकेत था। उसने स्थिति का जायजा लिया और पाया कि वह कुछ बातें भूल गई थी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वह भी उसकी उपकारक थी और यह ऐसी बात थी जिसे वह नकार या भूल नहीं सकता था। इसलिए उसने उसके साथ फिर से संबंध स्थापित किए और पाया कि वह पहले से अधिक समझदार हो गई थी और उसकी रुचियों में काफी बदलाव आ गया था। वह उसके कमरे में रखी किताबों से भी बेहद मोहित थी। उन्होंने इस बदलाव की सराहना की और चूंकि राजनीतिक माहौल में सुधार हो गया था और अब कोई उन पर नजर नहीं रख रहा था, इसलिए उन्होंने डेलिंग गांव में अपना समय काफी आराम से बिताया। जब वह अकेले पियानो बजाता या शतरंज खेलता था, तो वह चुपचाप उसके बगल में हाथ में किताब लेकर बैठ जाती थी। बाद में दोषमुक्त होने और चले जाने के बाद जब उनकी अपनी बेटी ने उनसे अप्रिय ढंग से बहस की, तो उन्हें अक्सर वह दौर याद आता था और वे ये भी आशा करते थे कि उनकी अपनी बेटी में भी शियाओ चुक्सिया के राग से पुनर्जन्म के समान एक परिवर्तनकारी बदलाव आएगा। दुर्भाग्यवश आज तक उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं। उनकी बेटी तो उन्हें अपना पिता मानने से भी इंकार करती है। उसने शियाओ चुक्सिया से मिलने के बारे में सोचा था, लेकिन उसकी पहचान बहुत संवेदनशील थी। राजनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित होने के कारण वह लड़की के शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा नहीं डालना चाहता था। कुछ समय पहले जब राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा को फिर से शुरू किया गया था, तो उसने नए साल के बाद लड़की को ट्यूशन के लिए लाने पर विचार किया था, ताकि वह अगले साल की परीक्षाओं में भाग ले सके।
किसने सोचा होगा कि वह उसे इतनी जल्दी दोबारा मिलेगा, और ज़िया चुक्सिया की शादी भी हो चुकी थी, और वो भी झोउ परिवार के ही किसी सदस्य से। ये किस प्रकार का भाग्य था। सच कहूं तो अगर उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता, तो अगर कोई और उसे बताता तो वह इस पर विश्वास नहीं करता। झोउ परिवार की पृष्ठभूमि कैसी थी, और दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर था कि एक ग्रामीण लड़की की शादी झोउ परिवार में हुई। इसी कारण से जब उसने शियाओ चुक्सिया का नाम सुना और देखा कि वह वास्तव में वही शियाओ चुक्सिया है जिसे वह जानता था, तो उसने बिना किसी झिझक के उसे अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। उनके स्वभाव को देखते हुए यह एक असाधारण कदम था। कुछ लोग सोच सकते हैं कि वह ये काम झोउ परिवार के लिए कर रहा था, लेकिन सच्चाई यह है कि वह एक एहसान का बदला चुका रहा था। जब उसने परसों अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया, तो दोस्त हैरान रह गया और कहने लगा कि उसे नहीं लगता कि वह ऐसा कुछ करेगा। वह अपने पुराने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता था, नहीं वह उसे गलतफहमी में रहने दे सकता था, इसलिए उसने उसे सच बता दिया। तब से वह पुराना दोस्त उसकी ओर से झोउ परिवार की रक्षा करने में मदद कर रहा है। अन्यथा झोउ मिकान और झोउ जिनपिंग के रक्षकों को इतनी जल्दी एक तटस्थ गुट के रक्षकों से कैसे बदला जा सकता था। पुराना दोस्त कितना भी प्रभावशाली क्यों न रहा हो, उसकी भी एक सीमा होती है। 343 अध्याय 235 L1_2 के साथ सच्चा संबंध 343 अध्याय 235 L1_2 के साथ सच्चा संबंध ये हर घूंट और हरने वाले के लिए तथाकथित पूर्व निर्धारित भाग्य हो सकता है। उस समय उस छोटी लड़की ने उसे बचाया, जिससे कारण और परिणाम की ऐसी नींव पड़ी जिसने आज की घटनाओं को संभव बनाया। अन्यथा जब झोउ परिवार को इस विपत्ति का सामना करना पड़ा, तो भले ही अन्य लोग बिना किसी नुकसान के बच गए हों, लेकिन छोटी बच्ची सबसे बड़े खतरे में होती, जिन परिवार की सुरक्षा के बावजूद भी उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती थी। आखिरकार एल्ड जिंग और शियाओ बिंग की तो बराबर के ही थे। अगर उस शियाओ युवेन ने बुराई करने का ठान लिया था, तो कौन कह सकता है कि सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित होगा। लेकिन उसके आसपास होने के कारण ज़ियाओ बिंग के अपने बेटे को मनमानी करने देने की हिम्मत नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति पर शियाओ बिंग की भरोसा करता था, वह अपने पुराने दोस्त का विश्वास जीतने के लिए बेताब कोशिश कर रहा था। उसके पुराने दोस्त के साथ उसके रिश्ते के बारे में सभी जानते थे, उससे आमना सामना करना उस व्यक्ति से आमना सामना करने के समान था। क्या वे ऐसा करने की हिम्मत करेंगे? ये सब कुछ वह उस छोटी बच्ची को नहीं बता सका। शायद मन ही मन वह उससे इस बात के लिए नाराज थी कि उसने अंत तक उसकी मदद नहीं की, लेकिन वह वास्तव में इससे आगे कदम नहीं उठा सकता था। कोई बात नहीं, एक दिन छोटी बच्ची समझ जाएगी। इस पूरी अवधि के दौरान लिन बाओहे और झाओ युलान पूरी तरह से अव्यवस्था में थे। अपने मन को थोड़ा शांत करने के लिए दंपति ने पेशेवर सफाई करवाना शुरू कर दिया और एक-एक करके कमरों को सावधानीपूर्वक साफ सुथरा किया। अब जब उन्होंने सब कुछ साफ कर लिया था, तो वे सोचने लगे कि क्या उन्हें ये सब दोबारा करना चाहिए। उनकी हरकतों को देखकर बूढ़े मास्टर वान ने असहाय होकर उन्हें पुकारा, बाओहे, युलान, इधर आओ और थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। दंपति के बैठने के बाद उन्हें ऐसा असहज महसूस हुआ मानो वे लाल गर्म लोहे पर बैठे हों। वे आराम से बैठ नहीं पा रहे थे। चिंता मत करो, शियाओ झोउ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बूढ़े मास्टर वान ने दिलासा देने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे पता है, अंकल वान, मुझे चिंता नहीं है, लिन बाओहे ने जवाब दिया। चाचा वान, आपके यहाँ होने से मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, झाओ युलान ने आगे कहा। हालांकि उनके मुंह से ऐसा लग रहा था, लेकिन उनके हाव भाव और मुद्रा से साफ पता चल रहा था कि वे झूठ बोल रहे थे। ये बात समझ में आने वाली थी। उनके दामाद के परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना घटने के बाद अगर वे इंसान थे तो वे कैसे ऐसा व्यवहार कर सकते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बूढ़े मास्टर वान ने उन्हें समझाना बंद कर दिया और कहा कि वो पकौड़ी खाना चाहते हैं और उन्हें अपने काम में लग जाने के लिए भेज दिया। इस समय तक चुक्सिया पहले ही झोउ परिवार के निवास पर पहुंच चुकी थी, जहां केवल बूढ़ी मैडम झोउ और लिन यांकिऊ झोउ जिपिंग के साथ घर पर मौजूद थी। दादाजी कहाँ हैं? सभी को नमस्कार करने के बाद चुक्सिया ने अनजाने में पूछ ही लिया। वह टहलने और अपना दिमाग तरोताजा करने के लिए बाहर गया है, बूढ़ी मैडम झोउ ने उसे बैठने के लिए खींचते हुए कहा। इस तरह बार-बार इधर-उधर भागना आपके लिए मुश्किल होता है। हाँ, लिन यांकिऊ ने भी यही बात दोहराई, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिंता के भाव थे। जाहिर तौर पर वह किसी और ही सोच में डूबी हुई थी। अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए झोउ जिपिंग ने इस मामले में दखल देना उचित नहीं समझा। सभी की भावनाओं को समझते हुए चुक्सिया ने औपचारिकताएं दरकिनार कर सीधे कहा, दादी, माँ, दूसरी चाची, दादा वान ने आपको पहले ही सूचित कर दिया होगा। पिताजी और झोउ मिकान भले ही बाध्य हों, लेकिन कम से कम शारीरिक नुकसान को तो रोका जा सकता है। इस बार तो वाकई यह हेल्डवान की वजह से ही संभव हो पाया। बूढ़ी मैडम झोउ ने आंख भरते हुए लिन यांकिऊ की ओर रुख किया। यांकिऊ, ये सब खत्म हो जाने के बाद हमें उन्हें उचित धन्यवाद देना चाहिए। माँ, मुझे पता है, लिन यांकिऊ ने बार-बार सिर हिलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर चिंता पहले की तुलना में कुछ कम हो गई थी। हालांकि उसके लिए बिल्कुल भी चिंतित न होना असंभव था। ठीक उसी समय दरवाजे की घंटी जोर से बजी। आंटी लियो ने झांक कर देखा, झिझकी, फिर मुड़कर बताया, ये तीसरी मैडम और मिस सिपिंग है, और एक और व्यक्ति है जिसे मैं नहीं पहचानती। उन्हें अंदर आने दो। बूढ़ी मैडम झोउ ने माथे पर शिकन के साथ आदेश दिया। क्या उसमें अभी भी यहाँ आने की हिम्मत है? मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या कहती है। कुछ ही देर बाद लियू लिंगमेई ने सबसे पहले प्रवेश किया, उसके बाद झोउ एपिंग और लियू ने प्रवेश किया। माँ, आप कैसी महसूस कर रही हैं? बूढ़ी मैडम झोउ ने बनावटी मुस्कान लिए हुए लियू लिंगमेई को घूरकर देखा और चुप रही। कोई प्रतिक्रिया न मिलने से परेशान होकर लियू लिंगमेई की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने कहा, माँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्यों तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? इस बार बूढ़ी मैडम झोउ ने न केवल उसे नजरअंदाज किया, बल्कि उन्होंने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया और झोउ जिपिंग को निर्देश दिया, ये सर्दी का मौसम है और हमारे घर में अभी भी खटमल है। स्प्रे लें और उसका इस्तेमाल करें। दुर्गंध असहनीय है। जी दादी, झोउ जिपिंग ने सहमति जताते हुए कहा और दृढ़ कदमों से भंडारगृह में प्रवेश किया। तुम, लियू लिंगमेई ने बूढ़ी मैडम झोउ की ओर इशारा करते हुए कहा। वह इतनी गुस्से में थी कि बोल नहीं पा रही थी। दादी, मेरी माँ आपको प्रणाम कर रही हैं। ये किस तरह का रवैया है? झोउ एपिंग ने आगे बढ़कर आरोप लगाया। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? बूढ़ी मैडम झोउ ने भावहीन होकर समूह को देखते हुए पूछा। क्या आप यहाँ झोउ परिवार की परेशानियों को तमाशा देखने आए हैं? आपने काफी कुछ देख लिया, अब जाइए। लिन यांकिऊ, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे बेटे का अंजाम अच्छा नहीं होगा। लियू लिंगमेई ने कहा और मुड़कर गुस्से में दरवाजे से बाहर निकल गई। झोउ एपिंग अचंभित रह गई। इस अप्रत्याशित बदलाव को लेकर वह असमंजस में थी। क्या ये योजना हिसाब बराबर करने के लिए नहीं थी? वे इतनी जल्दी क्यों जा रहे थे? अपने बगल में खड़ी अपनी सास की ओर एक नजर डालते हुए, जो असहज लग रही थी, उसने रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से लियू लिंगमेई के कदमों के पीछे चल पड़ी। लियू भी जाना चाहती थी, लेकिन अपने बेटे की इतनी बुरी तरह पिटाई के बारे में सोचकर उसे इस तरह जाना संतोषजनक नहीं लगा। उसने बूढ़ी महिला झोउ की ओर मुड़कर कहा, मैं लू बिंकी की पत्नी हूँ। आपके पोते ने मेरे बेटे को लगभग पीट-पीट कर मार डाला था। आपको भविष्य में उसे ठीक से सिखाना चाहिए। वह इस तरह लोगों को धमका नहीं सकता। मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को हराया। लिन यांकिऊ ने लियू की ओर देखते हुए हैरानी से कहा। क्या आप गलत हैं? मेरा बेटा तुम्हारे बेटे को कैसे हरा सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रही। लियू ने अपनी आंखें पोंछते हुए जवाब दिया। मेरे युवेन के दांत टूट गए थे, उसे इतनी बेरहमी से कैसे मारा जा सकता था? किस गहरी दुश्मनी ने इतनी क्रूरता को जायज ठहराया? आखिरकार हम रिश्तेदार हैं, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। ऐसा करने से सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस बेतुके दावे को सुनकर चुक्सिया के होंठ फड़कने लगे। उसके पति और उसके बेटे ने झोउ परिवार को फंसाया, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन झोउ मिकान द्वारा उसके बेटे की पिटाई करना उसे कितना भयावह लगा। लेकिन पीटे गए दांत झोउ मिकान का काम नहीं थे। चुक्सिया को इस बात का बहुत दुख था कि जिनसे ने अच्छे इरादों से उसकी मदद की थी, वह उसे धोखा नहीं दे सकती थी। लेकिन अब जब झोउ मिकान बलि का बकरा बन चुका था और उस पर गलत आरोप लगे थे, तो क्या होगा अगर इसी वजह से उसका भी वध हो जाए? करने के लिए जारी। यदि आप 345 अध्याय 237 पिता का प्रेम 345 अध्याय 237 पिता का प्रेम दूसरा पहर आ गया।
योजक चिन्ह। क्या तुम्हें डर है कि दादा लियाओ शर्मिंदा हो जाएंगे? बूढ़ी मैडम झो की लियाओ के घर न जाने की चेतावनी सुनकर झो जिपिंग ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, दादा लियाओ को भी अपना व्यवहार बदलना चाहिए, चाहे वो कितना भी दिखावा करें, लोग लियाओ और शियाओ के परिवारों को करीबी नहीं मानेंगे। पूरी जिंदगी बीत गई, यह इतनी आसानी से कैसे बदल सकता है? बूढ़ी मैडम झो ने कहा, लेकिन साथ ही वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। बूढ़ा लियाओ बिल्कुल वैसा ही था, हमेशा दूसरों की परेशानियों से दूर रहता था, लेकिन चुपके से वही लट्टू की तरह व्यस्त रहता था। उसका स्पष्टीकरण ये था कि यदि वह बहुत अधिक शामिल हो जाता है तो मुसीबत में फंसने की बजाय दूरी बनाए रखना और समाधान के बारे में सोचना बेहतर है। समस्या ये थी, जैसा कि झो जिपिंग ने कहा था, कि भले ही वह दूर रहे, झो और लियाओ परिवार विवाह के बंधन से जुड़े हुए थे। क्या लोग सचमुच ये सोच सकते हैं कि लियाओ और शियाओ परिवार आपस में घनिष्ठ थे? वैसे जिपिंग, यूं ही मत पूछो कि एल्डवान रात के खाने पर आ रहे हैं या नहीं। बूढ़ी मैडम झो ने झो जिपिंग और चुक्सिया को जाते हुए देखकर सलाह दी। समझ गया, झो जिपिंग ने जवाब दिया और चुक्सिया का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। साथ ही चुक्सिया को समझाते हुए कहा, दादी दादा वान को पकौड़ी खाने पर आमंत्रित नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं कि उन्हें दादा वान से कोई दुश्मनी है, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर है कि इससे दादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। चुक्सिया ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे पता है, तुम्हें पता है। झो जिपिंग ने आश्चर्य से चुक्सिया की ओर देखा। क्या तुम सचमुच समझती हो? हम, मुझे इसे विस्तार से समझाएं। झो जिपिंग ने कुछ अविश्वास भरे लहजे में कहा। ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी लड़की इन मामलों को कैसे समझ सकती है? ये वैसा ही है जैसे हम स्कूल में थे, वहाँ एक स्क्वाड लीडर होता था, एक स्टडी कमेटी का सदस्य होता था और एक कल्चरल कमेटी का सदस्य होता था। हो सकता है कि आप टीम लीडर के करीबी हो, मैं अध्ययन समिति के सदस्य के करीबी हूँ और कोई और सांस्कृतिक समिति के सदस्य के करीबी हो। इन तीनों समूहों में ये संभव है कि उनमें से दो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो, जैसे कि दस्ते का नेता और अध्ययन समिति का सदस्य जो अकादमिक रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। इसलिए दोनों समूह अपनी अपनी तरफ को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक समिति के सदस्य को अपने पक्ष में करना चाहेंगे। कोई निर्णय लेने से पहले सांस्कृतिक समिति का सदस्य स्वाभाविक रूप से दोनों पक्षों के साथ निष्पक्ष संबंध बनाए रखना चाहेगा, अन्यथा उसे पहले से ही निर्णय ले चुके व्यक्ति के रूप में गलत समझा जा सकता है। दादा वान सांस्कृतिक समिति के सदस्य के सबसे अच्छे दोस्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। शियाओ परिवार और हमारा परिवार क्रमशः दस्ते के नेता और अध्ययन समिति के सदस्य के मित्र हैं। मेरी समझ तो यही है ना? चुक्सिया को देखते हुए झो जिपिंग अपनी प्रशंसा छिपा नहीं सकी और बोली, मैंने पाया है कि लाओसान की नजर वाकई अच्छी है। इतना सरल उदाहरण होने के बावजूद आपने स्थिति का गहन विश्लेषण किया है। भाभी, आपने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। चुक्सिया ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया, लेकिन मन ही मन सोचा, जाहिर है आप मुझे भोली और अनुभवहीन समझते हैं। हाल की इन घटनाओं का विश्लेषण करने मात्र से ही सब कुछ समझ में आ जाता है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई, जिनमें से सभी ने उनसे दूरी बनाए रखी, जिनमें जियान जुबी शामिल थी, जो विशेष रूप से चुक्सिया को झो मिकान से शादी की बधाई देने आई थी, जो कभी झो जियानपिंग के प्रेम प्रतिद्वंद्वी थे। ऐसे समय में ही पता चलता है कि किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे नहीं। झो जिपिंग ने हल्के से हंसते हुए सिर हिलाते हुए कहा, कभी-कभी ऐसी घटनाएं होना बुरा नहीं होता, कम से कम इससे कुछ लोगों को उनके असली रूप में देखने का मौका तो मिलता है। हम, चुक्सिया को सहमति में सिर हिलाते देख झो जिपिंग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, भाभी, क्या आपको लाओसान से शादी करने का पछतावा है? नहीं, कुआं, वह और क्या कह सकती थी? उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। जब शादी हो ही चुकी थी, तो पछतावा व्यक्त करने का क्या मतलब था? लेकिन सच तो यह है कि शादी से पहले वह बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन अब उसने इस शादी को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। झो परिवार के सभी सदस्य मिलनसार और बिना किसी दिखावे वाले थे। अगर उसकी शादी किसी सामान्य परिवार में भी हुई होती, तो शायद उसे वे इतने मिलनसार न लगते। जहाँ तक प्यार की बात है, उन दिनों में प्यार एक विलासिता की वस्तु थी। उसे फिलहाल इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। चुक्सिया की प्रतिक्रिया से झो जिपिंग प्रसन्न हुई और उसने अपने पहले के खराब रवैये के लिए एक बार फिर माफी मांगने का अवसर लिया। चुक्सिया ने बेबसी से उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, दूसरी बहन, मैं समझ गई, आपको वास्तव में समझाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में, ठीक है, मैं अब इसके बारे में और बात नहीं करूंगा। आपसे मेरे कार्यों पर ध्यान देना। झो जिपिंग ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए कहा और फिर वादा किया, अब से मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा मैं जियानपिंग के साथ करता हूँ। हम, नमस्कार दादाजी वान। अंदर आते ही झो जिपिंग ने सबसे पहले दादाजी वान को नमस्कार किया, फिर लिन बाओहे और झाओ युलान को पकौड़ी बनाते देख वह हंस पड़ी। अंकल लिन आंटी, क्या आप भी पकौड़ी बना रहे हैं? झाओ युलान ने ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, खाली बैठे रहने से मुझे बेचैनी होती है, कुछ न कुछ करते रहने से मुझे अच्छा लगता है। माँ, पिताजी, आपको मिकान की समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। और उसने शियाओ युवेन की पिटाई भी कर दी। इसके बाद चुक्सिया ने लिन बाओहे और झाओ युलान को लू युए और अन्य लोगों द्वारा झो परिवार से मिलने की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। झाओ युलान और लिन बाओहे के चेहरों पर स्पष्ट रूप से राहत के भाव दिखाई दिए। वे भी चुक्सिया की तरह ही सोचते थे, अगर कोई अभी भी लड़ सकता है, तो इसका मतलब यही होगा कि उसे कोई गंभीर समस्या नहीं है। हालांकि फिर उन्होंने चिंता से पूछा, शियाओमी को चोट तो नहीं लगी? नहीं, झो जिपिंग ने उत्तर दिया, मेरी एक सहपाठी वहाँ काम करती है और उसने भी फोन करके बताया कि लाओसान ठीक है, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई है। यह अच्छा है, यह अच्छा है। अचानक यह महसूस करते हुए कि इससे बूढ़े मास्टर वान के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं, झाओ युलान ने चिंता से बूढ़े मास्टर वान की ओर देखा। अंकल वान, आप? मैं ठीक हूँ, बूढ़े मास्टर वान ने हाथ हिलाते हुए कहा, अगर मुझसे पूछो तो उन्होंने उसे उतनी बुरी तरह नहीं पीटा जितना पीटा जाना चाहिए था। जो लोग हमारी शियाओ चुक्सिया को निशाना बनाने की हिम्मत करते हैं, उन्हें तब तक पीटा जाना चाहिए जब तक वे रेंकर वापस न लौट जाएं। चाचा वान, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लिन बाओहे को लगा कि उसे एक हमसफर मिल गया है। शुरू में तो वह एल्डवान के आसपास झिझक रहा था, लेकिन उनकी बातें सुनकर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बेलन नीचे रख दी और उत्तेजित होकर ओल्ड मास्टर वान की ओर दौड़ पड़ा। जब यह मामला शांत हो जाएगा तो क्या मैं खुद उसे पीट सकता हूँ? पिताजी, चुक्सिया अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता से क्या कहे। लिन बाओहे को भी लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही दृष्टता कर ली है। उसने अपना हाथ अपने एप्रन पर पोंछा, उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। हे अंकल वान, शायद मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा। कोई चिंता नहीं, उसे हरा दो। बूढ़े मास्टर वान ने उसे अपने बगल में बैठने का इशारा किया और उसकी पीठ पर एक बड़ा सा हाथ थपथपाते हुए कहा, तुम एक अच्छे पिता हो बाओहे, सचमुच एक अच्छे पिता। मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ। अंकल वान, लिन बाओहे इस तरह की प्रशंसा सुनकर अवाक रह गई। बूढ़े मास्टर वान ने आगे कहा, जिस तरह से तुम चुक्सिया की रक्षा करते हो, उसे देखकर मुझे एहसास होता है कि युकियों का मुझसे नफरत करना सही है। मैंने उसे इस तरह से कब बचाया है? मैं हमेशा अपने काम में इतना मग्न रहता था कि मुश्किल से ही उसे देख पाता था। उसकी रक्षा करना तो दूर की बात है। बाद में जब उसने मुझसे संबंध तोड़ लिए, तो मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। मैंने उसे कभी कोई लाभ नहीं पहुंचा, बस यही सोचा कि उसे मेरे साथ कठिनाइयों को साझा करना चाहिए। भलाई कैसे संभव हो सकता है? बाओहे, मुझे यह एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद कि मुझसे कहाँ गलती हुई। स्पष्ट है कि उन्होंने जिस युकियों का जिक्र किया है, वह उनकी बेटी ही होगी। लेकिन लिन बाओहे जैसे पिता कितने हैं? उसने खुद से पूछा, अगर वह ओल्ड मास्टर वान की बेटी होती, तो क्या वह उन परिस्थितियों में उन्हें छोड़ देती? क्या वह अपनी मनमर्जी से जीवन जीना चाहती है? यदि इसमें कोई लाभ शामिल नहीं था तो क्या उसे मना कर देना चाहिए? बचपन से मिली शिक्षा को देखते हुए वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या इससे अप्रत्यक्ष रूप से यह पता चलता है कि ओल्ड मास्टर वान ने अपनी बेटी की शिक्षा की उपेक्षा की? लिन बाओहे बूढ़े मास्टर वान की बातों से अभिभूत होकर अपनी बेटी की ओर विनती भरी निगाहों से देखने लगा। दादाजी, खुद को दोष मत दीजिए। अगर आपको आंटी युकियों के लिए दुख हो रहा है, तो अब उनसे ज्यादा संपर्क क्यों नहीं करते? उनके साथ अपने विचार क्यों नहीं साझा करते? चुक्सिया बोलते हुए ओल्ड मास्टर वान के बगल में बैठ गई और मुस्कुराते हुए उनके शतरंज के बोर्ड पर एक चाल चली। देखा,
क्या इस तरह से यह ज्यादा स्पष्ट नहीं हो जाता? बूढ़े मास्टर वान ने शतरंज के बोर्ड को काफी देर तक घूरने के बाद जोर से हंसते हुए अपने घुटने पर थपथपाया और कहा, वास्तव में प्रतिभागी भ्रमित है। मैं काफी समय से इस बारे में सोच रहा हूँ लेकिन मुझे कोई समाधान नहीं मिल पाया है। मेरी प्यारी बच्ची, ठीक है, मुझे तुम्हें अपनी पोती कहने में सचमुच बहुत खुशी हो रही है। झाओ युलान ने मुस्कुराते हुए कहा, वह बसी हुई बेतरतीब हरकतें कर रही है, उसकी ज्यादा तारीफ मत करो। लिन बाओहे खुश नहीं थे और उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ पलटवार करते हुए कहा, ये बिल्कुल भी आकस्मिक नहीं है। हमारी बेटी को अपने काम की अच्छी जानकारी है, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। ठीक है, तुम्हारी बेटी जानती है। तुम झाओ युलान ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, चाचा वान जिपिंग हमारे परिवार के मुखिया ऐसे ही हैं, उनकी बेटी से जुड़े किसी भी मामले में वे कुछ भी गलत नहीं कर सकते। छोटी बहन सचमुच भाग्यशाली है। झू जिपिंग ने ईर्ष्या से कहा, मेरे पिताजी ने कभी हमारी इस तरह रक्षा नहीं की। बूढ़े मास्टर वान की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, दादाजी वान अपने आप पर इतना कठोर मत बनिए। चाचा लिन जैसे पिता इस दुनिया में दुर्लभ हैं। आपने कहा कि आप आंटी युकियों की देखभाल नहीं कर सकती, लेकिन क्या मेरे पिता के पास कभी हमारे लिए समय रहा है? मैं 5 साल का था और मुझे मुश्किल से ही याद है कि मेरे पिता कैसे दिखते थे। जब भी वह घर आता था, आधी रात हो चुकी होती थी और वह भोर होने से पहले ही निकल जाता था। हम सभी भाई बहनों का पालन पोषण मेरी माँ और मेरे दादा दादी ने किया। हम शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन बाओहे जैसे पिता सचमुच दुर्लभ होते हैं। बूढ़े मास्टर वान ने गहरी सांस ली, लेकिन जैसा कि चुक्सिया ने कहा, इसे अभी समझ लेना और सुधार लेना अभी भी देर नहीं हुई है। अगर मैं अभी कुछ करता हूँ और मेरी बेटी उसे स्वीकार नहीं करती है, तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि हमारा पिता बेटी का रिश्ता कमजोर है और यह जीवन बस ऐसा ही रहेगा। यह विषय कुछ हद तक गंभीर था और झू जिपिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें कैसे और दिलासा दे, इसलिए वह उठकर जाने लगी। दादाजी वान, मुझे अभी दादाजी लियाओ से मिलना है। मेरी बहन उसके घर में ही बंद है, शायद अब तक वह पागल हो चुकी होगी। मैं जाकर उसे यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी दूंगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बूढ़े मास्टर वान ने हताशा भरी हंसी के साथ कहा, बूढ़े लियाओ का स्वभाव ही ऐसा है। वह एक अच्छा इंसान है, बस पिछले कुछ दिनों से थोड़ा ज्यादा चिंतित है। उसे दोष मत दो, एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा सावधान रहने वाली बातों उसने सीख ली है। झू जिपिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि वह एक अच्छा इंसान है। चुक्सिया को उठते देख उसने जल्दी से उसे नीचे बिठा दिया और कहा, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। यही रहो और अंकल लिन और आंटी झाओ का साथ दो। आज रात यही खाना खा लीजिए। एक पल हिचकिचाने के बाद चुक्सिया ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। झू जिपिंग को जाते हुए देखकर बूढ़े मास्टर वान ने एक लंबी आह भरी और चुक्सिया की ओर देखते हुए कहा, झू परिवार बुरा नहीं है, तुमने एक अच्छे पति के परिवार में शादी की है। चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है दादाजी, मैं संतुष्ट हूँ। चाचा वान, क्या झू परिवार को इस समय पैसों की जरूरत है? लिन बाओहे ने अचानक पूछा। बूढ़े मास्टर वान ने सिर हिलाते हुए कहा, ये पैसे का मामला नहीं है। जारी रहेगा। यदि आपको 346 अध्याय 238 घर बेचने के लिए घर जाना 346 अध्याय 238 घर बेचने के लिए घर जाना भोर होने से पहले। योजक चिन्ह झू परिवार जैसे परिवार के लिए पैसा वास्तव में कोई मुद्दा नहीं है। बूढ़े मास्टर वान ने एक बार फिर कहा, फिर बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, लेकिन आप इसे कैसे करते हैं, यह आप पर निर्भर है। मैं समझ गया अंकल वान, धन्यवाद। लिन बाओहे ने आटा बेलना जारी रखने के लिए उठते हुए कहा, लेकिन उसका मन इसमें नहीं लग रहा था, जिसके परिणामस्वरूप नूडल्स कई अजीबोगरीब आकृतियों के बने, लंबे, चौकोर, गोल। भाभी लिन मदद करना चाहती थी, लेकिन बूढ़े मास्टर वान के निर्देश को याद करके वह हिचकिचाई। बूढ़े मास्टर वान ने उसे मदद करने से मना किया था ताकि लिन बाओहे और उसकी पत्नी व्यस्त रहें और नकारात्मक विचारों में न उलझें। झाओ युलान लिन बाओहे को एक दो बातें याद दिलाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही शब्द उसके होठों तक पहुंचे, उसने उन्हें वापस निगल लिया। वह अपने पति के विचारों को पूरी तरह समझती थी। उसने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि उसे टोकना बेहतर नहीं होगा और उसे सोचने का समय दे दिया। चुक्सिया अपने पिता के व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझ चुकी थी। उनके हाव भाव को देखकर वह उनके मन की बात समझ गई और कुछ हताशा भरे लहजे में बोली, पिताजी, आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हमारी सारी संपत्ति झू परिवार को दे दें और साथ ही घर बेचने की चिंता भी करें क्योंकि शायद कोई खरीदार ही न मिले? लिन बाओहे ने अपनी बेटी से यह बात नहीं छिपाई। हाँ, हमारे घर की कीमत काफी अच्छी है, बस मुझे यह नहीं पता कि कोई खरीदार मिलेगा भी या नहीं। हम वास्तव में कोई और मदद नहीं दे सकते, चाहे वह उपयोगी हो या न हो, यही हमारा इरादा है। पिताजी, ये घर झू परिवार ने बनवाया था, चुक्सिया ने उन्हें याद दिलाया, इसलिए तो इसे बेचने का और भी बड़ा कारण है। लिन बाओहे ने जवाब दिया। झाओ युलान ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, हाँ, इसे बेचा जाना चाहिए। चुक्सिया और भी ज्यादा असहाय महसूस कर रही थी। अगर यह बिक भी जाए तो उस रकम से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। झू परिवार को इसकी जरूरत नहीं है। आप दोनों को बेवजह चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिन बाओहे के चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक रहा था, ऐसा नहीं चलेगा। ये लिन परिवार की मंशा है। झाओ युलान ने तुरंत सिर हिलाया, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। हमें अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देना चाहिए। हम केवल आशीर्वाद ही कैसे साझा कर सकते हैं, दुर्भाग्य को क्यों नहीं? दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ तालमेल में थे और चुक्सिया को अपने अनुभव से पता था कि उनकी हठधर्मिता 10 बैलों की तरह थी जिसे वापस खींचना असंभव था। उसे लगा कि उसकी कोशिश शायद बेकार साबित होगी। उसके पास ओल्ड मास्टर वान पर अपनी उम्मीदें टिकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी मदद की गुहार सुनकर बूढ़े मास्टर वान को लगा कि वह उदासीनता का दिखावा जारी नहीं रख सकते और उन्होंने कहा, चुक्सिया, ये तुम्हारे माता पिता की इच्छा है। जो उनके पास होना चाहिए वह उन्हें समय आने पर मिल जाएगा, जो उनके पास नहीं होना चाहिए वह वे अंततः खो देंगे। उन्हें अपने दिल की इच्छाएं पूरी करने दे, तभी उन्हें शांति मिलेगी। चाचा वान, आप मुझे वाकई बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लिन बाओहे ने बेलन नीचे रखते हुए भावुक होकर कहा और भाभी लिन को पुकारते हुए कहा, कृपया आटा गूंथना शुरू कीजिए, मुझे कल सुबह के लिए ट्रेन स्टेशन जाकर टिकट खरीदना है। और बस उन्होंने बिना देरी की तुरंत कार्रवाई कर दी। चुक्सिया फिर से हस्तक्षेप करना चाहती थी, लेकिन झाओ युलान ने उसकी ओर से हिलाते हुए कहा, क्या तुम अभी अपने पिता के स्वभाव को नहीं जानती? चुक्सिया ने निराश होकर कहा, मुझे तो लगता है कि यह वास्तविक है। हमारा घर शहर में नहीं है, कोई अनजान जगह पर रहने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करेगा? लेकिन आपको अपने पिता को कोशिश करने देना होगा, अन्यथा वह संतुष्ट कैसे रह सकता है? क्या पापा और मम्मी को दूसरों द्वारा हंसे जाने का डर नहीं होता? चुक्सिया के पास इस तरह का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसे किसी भी हालत में छिपाया नहीं जा सकता। आपकी दूसरी चाची और कियान भी हैं। उनके स्वभाव को देखते हुए भले ही वे वापस न लौट सके, वे घर पर खबर फैलाने के लिए पत्र लिखेंगे। लिन बाओहे ने जवाब दिया। परिवार का फैसला पक्का देखकर बूढ़े मास्टर वान ने कहा, बाओहे, मैं किसी से तुम्हारे लिए ट्रेन की टिकट बुक करवा दूंगा। आप इन्हें कल स्टेशन से ले सकते हैं। आज रात देर से बाहर मत जाना। अगर तुम अभी वापस जाओगी तो दादा दादी जरूर हंगामा करेंगे और बुरी भली बातें कहने लगेंगे। चुशिया ने उदास होकर कहा। उनकी शादी की छुट्टी लगभग खत्म हो चुकी थी और उनके साथ वापस जाना उनके लिए वास्तव में सुविधाजनक नहीं था। इसके अलावा अगर वह वापस चली जाती तो ये कहना मुश्किल था कि किस तरह की कहानियां गढ़ी जाएंगी। लेकिन अपने माता पिता को अकेले उन असहनीय रिश्तेदारों का सामना करने के लिए वापस जाने देने के विचार से उसका दिल बेहद टूट गया। उसकी परेशानी से बचने के लिए ही उसके माता पिता ने शादी में उसके दादा दादी और चाचा चाची को आमंत्रित न करने का पक्का फैसला किया था। अब जब उन्हें झो परिवार की समस्याओं के बारे में पता चल गया था तो वे उनका मजाक उड़ाने का ऐसा अवसर कैसे छोड़ सकते थे। इसके अलावा एक बड़े घर से वापस एक छोटे अंधेरे कमरे में जाना उसके माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ होगा। गांव वालों के लिए इसका मतलब ये होगा कि उसके पति का परिवार किसी मुसीबत में फंस गया है। बाद में हालात बेहतर हो भी जाएं तो भी वे जानबूझकर सफाई देने की कोशिश नहीं कर सकते। भले ही वे बाद में घर वापस खरीद ले या नया घर बना ले, बदनामी का दाग हमेशा बना रहेगा।
झाओ युलान ने अपनी बेटी को प्यार से दिलासा देते हुए कहा, शिया, हालांकि यह कहा जाता है कि लोग केवल अपनी बाहरी सुंदरता में ही जीते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए दिखावा करना ठीक नहीं है। आपके माता पिता को लोगों की बातों से डर नहीं लगता। जब तक आप अपने पति के परिवार में अच्छे से रह रही हैं, तब तक आपके माता पिता जो कुछ भी करते हैं वह मायने रखता है। जिंगसे को स्टेशन तक छोड़ने दीजिए। बूढ़े मास्टर वान ने चुक्सिया की ओर देखते हुए सुझाव दिया, आपको एक बार बूढ़े जिंग के परिवार से अवश्य मिलना चाहिए। जिंगसे तुम्हारा भाई है, ऐसे मामलों में मदद करना उसका कर्तव्य है। चुक्सिया कुछ हिचकिचाई। आखिरकार जिंगसे ने अतीत में उसमें कुछ दिलचस्पी दिखाई थी और झू शिनकिन ने उसे बहू के रूप में पाने की ठान ली थी। इस स्थिति में जिंगसे से मदद मांगने पर झो परिवार के सदस्य क्या सोचेंगे? 347 अध्याय 238 घर बेचने के लिए घर जाना _2347 अध्याय 238 घर बेचने के लिए घर जाना _2 उसकी चिंताओं को देखकर बूढ़े मास्टर वान ने कहा, तुम अपने पति के परिवार की सोच के कारण लोगों से मिलना जुलना बंद नहीं कर सकती। यह मत भूलो कि सबसे पहले एल्डर जिंग ने ही तुम्हें अपनी धर्मपुत्री बनाने की इच्छा जताई थी। जहां तक आपके पति की बात है, उन्होंने शुरू से ये सब व्यवस्थित किया था। उन्होंने आगे कहा, अगर आप जिंग परिवार से मदद मांगते हैं तो वह नाराज हो जाता है, तो इसका मतलब होगा कि उसकी सोच बहुत संकीर्ण है। ठीक है, मैं जिंगसे से मदद मांगने जाता हूँ। बूढ़े मास्टर वान ने अपनी बात स्पष्ट कर दी थी और अगर वह और देर करती तो ये झो परिवार के सदस्यों के लिए सचमुच शर्म की बात होती। आखिरकार ओल्ड मास्टर वान और झो परिवार के बीच संबंध काफी नाजुक थे। चाहे स्वार्थ के कारण हो या किसी और वजह से, वह नहीं चाहती थी कि ओल्ड मास्टर वान के मन में झो परिवार के सदस्यों के बारे में कोई बुरी धारणा बने। जब वह जिंग परिवार के घर पहुंची और उन्हें उसके आने का मकसद पता चला, तो झू शिनकिन को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उसने मदद के लिए उनके पास आने के बारे में सोचा था। उसने तुरंत जिंगसे को उसके अध्ययन कक्ष से बाहर बुलाया और उससे जल्दी से सहमत होने का आग्रह किया। झू शिनकिन के उत्साह से चुक्सिया को शर्मिंदा देखकर जिंगसे हंस पड़ी। चुक्सिया, मेरी मां की जोश से मत डरो। वह आंटी लिन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ समय बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। मेरी मां और आंटी लिन बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। जी हाँ, बूढ़े गुरु जिंग और बूढ़ी महिला जिंग दोनों ने एक साथ सिर हिलाते हुए सहमति जताई। घर लौटकर बूढ़े मास्टर जिंग अपने पुराने शरारती स्वभाव में वापस आ गए। चुक्सिया के प्रवेश करते ही बूढ़ा दंपति अपने दांतविहीन मुस्कान के साथ खिलखिला उठा और झू शिनकिन उसके बेटे और चुक्सिया के बीच की बातचीत को ऐसे देखने लगे मानो वे कोई नाटक देख रहे हों। बच्ची लिन यांग क्यों है? मैं नहीं, झू शिनकिन ने हंसते हुए कहा। छोड़ो इसे, वह इस समय जिन सब चीजों का सामना कर रही है, मैं खुद को उसकी सर तक नहीं गिराऊंगी। चुक्सिया, निश्चिंत रहो, मैं उसके सामने शेखी नहीं बघारूंगा और तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जिंगजे ने चुक्सिया की आस्तीन खींचते हुए कहा और बाहर की ओर चल पड़ा। और मैं अंकल लिन और आंटी झाओ के हाथ का बना खाना भी चख सकता हूँ। झू शिनकिन ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, मैं भी जाना चाहती हूँ। हम भी जा रहे हैं। बूढ़े मास्टर जिंग और बूढ़ी मैडम जिंग ने कहा, मानो पीछे छूट जाने के डर से वे जल्दी से उठने लगे। घर पर ही रहो, जिंगजे ने उन्हें घूरते हुए कहा, अगर तुम सबने चुक्सिया को असहज न किया होता तो क्या मुझे उसे वापस भेजने की जल्दी करनी पड़ती? आप सभी जानते हैं कि मदद के लिए मेरे पास आने में उसे कितनी असहजता महसूस होती है, फिर भी आप लोग इस अराजकता को और बढ़ा रहे हैं। दादा झू और दादी झू दादा वान के घर रात के खाने पर नहीं जा रहे हैं, तो आपके पास वहाँ कौन सी जगह है? उन्होंने आगे कहा। ये बच्चा, झू शिनकिन ने शर्माते हुए हल्के से हंसते हुए पीछे हटते हुए कहा, ठीक है, हम नहीं जाएंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? हम खुद ही बना लेंगे। बूढ़े मास्टर जिंग और बूढ़ी मैडम जिंग ने एक साथ झू शिनकिन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इसे कर दिखाओ। ठीक है, मैं बना दूंगी। झू शिनकिन ने रसोई की नौकरानी को बुलाते हुए सहमति जताई। नैनी, आज रात हम पकौड़ी खा रहे हैं, आप फिलिंग को काट लें। इसके बाद बूढ़े मास्टर जिंग और बूढ़ी मैडम जिंग खुशी खुशी अपनी अपनी सीटों पर वापस चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ और जिंगजे और चुक्सिया की आकृतियां गायब हो गई, बूढ़े दंपति ने एक दूसरे को देखा और खिड़की की चौखट की ओर दौड़ पड़े। छोटी कद की बूढ़ी महिला जिंग ने गुस्से में आकर एल्डर जिंग की आस्तीन खींची और उसे आगे पीछे हिलाते हुए कहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जल्दी से मेरे लिए एक स्टूल लाओ, जल्दी करो। इसे शियाओकिन को लाने दो। एल्डर जिंग ने पीछे मुड़े बिना कहा, ये रहा। झू शिनकिन ने बूढ़ी महिला के पैरों के नीचे एक स्टूल रखा और उन्हें उठने में मदद करने के बाद उन्होंने भी अपनी गर्दन झुकाकर नीचे देखा। चुक्सिया, मैं शर्त लगाता हूँ कि इस खिड़की से 3 सिर चिपके हुए हैं। जिंगजे ने इमारत से निकलते हुए खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा और तभी खिड़की से चिपके हुए सिर एक झटके में गायब हो गए। चुक्सिया ने पीछे मुड़कर कुछ देर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं है। वे शायद बहुत तेजी से पीछे हट गए होंगे और उनके सिर आपस में टकरा गए होंगे, अन्यथा वे अब तक फिर से अपना सिर बाहर निकाल चुके होते। जिंगजे ने आत्मविश्वास से कहा। चुक्सिया हंसते हुए बोली, ऐसा लगता है कि जब तुम लड़कियों को घर लाते थे तो वे सब इसी तरह व्यवहार करती थी, है ना? हाँ, जब भी कोई महिला मित्र हमारे घर आती थी तो मेरी माँ और मेरे दादा दादी इतने उत्साहित हो जाते थे मानो उन्हें मुर्गी का खून इंजेक्ट कर दिया गया हो। मैंने उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश की, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने बताया, जब भी मैं किसी को वहां से ले जाकर वापस आता तो मुझे भी तीनों अपना सिर खुजाते हुए मिलते थे। वो सही था उस समय। एल्डर जिंग, ओल्ड मैडम जिंग और झू शिनकिन खिड़की के नीचे बैठे एक दूसरे के सिर रगड़ रहे थे। वो बदमाश बच्चा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। बिल्कुल सही, वो बचपन से ही इस तरह की शरारतें करता आ रहा है। इतने सालों बाद भी वही हरकतें, बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं। बस करो, तुम दोनों बड़े नारी हो। जब भी तुम मेरे सिर से टकराते हो, आह, दर्द होता है। मेरे लिए इसे जांच ले, क्या मुझे कोई उभार हुआ है? रसोई में मांस के टुकड़े काट रही नैनी ली, जिसने वर्षों से ऐसा दृश्य नहीं देखा था, सोच रही थी कि उसे यह मजेदार क्यों नहीं लग रहा है। इसके बजाय उसके दिल में एक कड़वाहट सी महसूस हुई और काम करते समय वह आंसू पोंछने लगी। अगली सुबह लिन बॉहे और झाओ युलान को जिंगजे और चुक्सिया द्वारा ट्रेन से विदा किया गया। जाने से पहले दंपति ने चुक्सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसे इधर उधर से चेतावनी दी, उससे कहा कि वह झो परिवार को उनके घर बेचने के लिए वापस आने के बारे में न बताए और बार-बार वादा किया कि जैसे ही वे घर बेच देंगे, वे तुरंत अपने बैंक खाते की किताब लेकर आएंगे। ट्रेन के चले जाने के बावजूद चुक्सिया उसे देखती रही, उसका जाने का मन नहीं था। ऐसे माता-पिता के साथ वह कितनी भाग्यशाली थी। चलो चलते हैं। जिंगजे ने ठंड से लाल हो चुके चुक्सिया के चेहरे को सहानुभूति से देखते हुए कहा, अच्छे लोगों को अच्छा इनाम मिलता है, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। चुक्सिया ने नाक पोंछी और मुस्कुराते हुए उसे कहा, हाँ, आपको इतनी जल्दी उठने के लिए परेशान करने के लिए क्षमा करें। जिंगजे हंसा और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ना समझ लड़की, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ऐसी बातें क्यों कहती हो? क्या ये दूर की बात नहीं लगती? ठीक है, मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगी भाई। चुक्सिया ने बड़ी चाहत से कहा, मैं हमेशा से एक ऐसे भाई की कामना करती रही हूँ जो मुझ पर प्यार बरसाए। अब आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो गई है। उन्होंने जवाब में कहा, मैं हमेशा से एक छोटी बहन की रक्षा करने की कामना करता रहा हूँ और अब मेरी इच्छा भी पूरी हो गई है। जैसे जैसे लाल सूरज धीरे धीरे उगता गया, जिंगजे चुक्सिया की उस दीप्तिमान मुस्कान के पीछे के अर्थ को अच्छी तरह से समझ सका, जो स्वयं सूर्य के प्रकाश से भी अधिक चमकदार थी। हालांकि उन्हें थोड़ी हानि का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने राहत की सांस भी ली। आखिरकार बहन तो जीवन भर का रिश्ता होती है। करने के लिए जारी 348 अध्याय 239 में ये तो 348 अध्याय 239 में ये तो लड़की, चलो मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाने ले चलता हूँ। जिंगजे ने चुक्सिया की बांह पकड़ी और उसे स्टेशन के निकास की ओर खींच लिया। बाद के युग से आने वाली चुक्सिया को हाथ घसीटने से शर्मिंदगी तो नहीं हुई, लेकिन उसकी हरकतों से वह हैरान जरूर थी। उसने अपना छोटा सा सिर झुकाया और हैरानी से जिंगजे की ओर देखा, जिससे उसका चेहरा और भी लाल हो गया। तुम मेरी छोटी बहन हो, बेशक मुझे तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाने ले जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। चुक्सिया ने झट से सिर हिलाया। मैं तली हुई आटे की स्टिक्स के साथ दलिया खाना चाहता हूँ। जिंगजे ने भावहीन चेहरे से उसकी ओर देखा। क्या यह मान कुछ ज्यादा ही कम नहीं है? मैं सोच रहा था कि तुम्हें लिटिल रेड मेंशन के क्रैब रो बंस खिलाने ले जाऊं, वे सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मुझे बस तली हुई आटे की स्टिक्स के साथ दलिया खाने का मन कर रहा है। हम केकड़े के अंडे वाले बंस किसी और समय खा सकते हैं, चुक्सिया ने जोर देकर कहा।
उन्हें उस दौर की तली हुई आटे की छड़ियां बहुत पसंद थी। उनका स्वाद उनके समय की छड़ियों से बिल्कुल अलग था। झो परिवार और वान परिवार में रहने के दौरान नाश्ते में हमेशा बंस, पकौड़ी, प्याज के पैनकेक और इसी तरह की चीजें होती थी, लेकिन उसे तले हुए आटे के टुकड़ों की बहुत लालसा थी। हालांकि इन्हें बार-बार खाने से सेहत को नुकसान हो सकता है, लेकिन भला इन्हें खाने की इच्छा को कौन रोक सकता है। ठीक है फिर, जिंगजे ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। चूंकि वह उपचार कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे मेजबान की बात सुननी पड़ी। खैर, चूंकि वे वहां गाड़ी चलाकर आए थे, तो उन्होंने सोचा कि वे खाने की जगह के बारे में भी थोड़ा सोच लें तो बेहतर होगा। कार में बैठते ही चुक्सिया ने जिंगजे को गौर से देखना शुरू कर दिया। उसकी पैनी नजरों से असहज महसूस करते हुए जिंगजे ने हल्के से खांसते हुए कहा, तुम क्या देख रही हो? भाई, क्या आपको दंत चिकित्सा के बारे में भी कुछ जानकारी है? ये जानते हुए कि वो शियाओ युवेन के दांत तोड़ने की बात कर रही थी, जिंगजे हंस पड़ा। मुझे बस दांतों को समझना है, मुझे दंत चिकित्सा का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। मुझे भी यही लगा था, चुक्सिया ने आगे कहा। तुम तो बिल्कुल भी ताकतवर आदमी नहीं लगते, सिर्फ बल प्रयोग से दांत तोड़ना तुम्हारे हाथों को जरूर चोट पहुंचाएगा, खासकर तुम्हारे इतने गोरे और नाजुक हाथों को देखते हुए। रुको रुको रुको, जिंगजे ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मेरे हाथ इतने सुंदर और कोमल नहीं है। लड़की, बोलने से पहले अपने विशेषणों के बारे में अच्छी तरह सोच लो। उसकी उंगलियां वाकई लंबी और सुंदर थी, लेकिन नाजुक नहीं थी। भाई बहन पूरे रास्ते हंसी मजाक करते रहे और जब वे कार से उतरे तब तक वे एक दूसरे के साथ काफी सहज हो चुके थे। लिटिल रेड मेंशन, चुक्सिया ने अपने सामने की विचित्र दुकान को देखते हुए बुदबुदाया, जिसे बाद में हुई रेड मेंशन मामले की याद आ गई और वह जाने में अपने होठों के कोने को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। जिंगजे को लगा कि वह उस जगह पर संदेह कर रही है और उसने समझाया, लिटिल रेड मेंशन का नाश्ता काफी मशहूर है। उनके तले हुए आटे के टुकड़े और भाप में पकाए गए बन उनकी खासियत है और उनका गोल सूप भी अच्छा है। दोनों ने कुछ तली हुई आटे की स्टिक, पकौड़ी का एक स्टीमर और गोल सूप के 2 कटोरे ऑर्डर किए। तथाकथित गोल सूप मक्का और कद्दू से बना एक दलिया था, जो देखने में चिपचिपा और नरम होता था। एक चम्मच मुंह में डालते ही चुक्सिया ने कहा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, सचमुच स्वादिष्ट। जिंगजे ने उसे स्नेह से देखते हुए कहा, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हें कल फिर यहाँ लाऊंगा। मैं कैसे बोझ बन सकती हूँ? चुक्सिया ने शर्मिंदगी का नाटक करते हुए अपना सिर उठाया। मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसमें शर्माने की क्या बात है? ठीक है फिर, चुक्सिया ने आंखें सिकोड़कर सिर हिलाया। क्या आपको लगा कि मैं सचमुच आपके साथ विनम्रता से पेश आ रहा था? तुम मेरे भाई हो, इसलिए तुम्हारा मुझे लाड प्यार करना बिल्कुल जायज है। अगली बार जब मुझे कुछ खाने का मन होगा तो तुम्हें मुझे यही लाना पड़ेगा, ठीक है? जिंगजे ने एक पकौड़ी उठाई, नरम आवरण और स्वादिष्ट भरावन। उसने हमेशा सोचा था कि ये पकौड़े ठीक-ठाक स्वाद के होते हैं, लेकिन उसने पहले कभी नहीं सोचा था, जैसा कि उसने आज सोचा, कि वे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज हैं। पफ, चुक्सिया पिछली रात के पकौड़ों को याद करते हुए एक पकौड़ा उठाते हुए हंसे बिना नहीं रह सकी, क्योंकि उनके पिता आटा गूंथते समय ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए पकौड़ियों के बर्तन में से कई पकौड़ियां टूटकर बिखर गईं। दादा वान ने जिंगजे के लिए टूटे हुए फलों का एक कटोरा भी चुन लिया और कहा कि चूंकि वह लड़का है, इसलिए उसे अपनी छोटी बहन को अच्छे फल खाने देना चाहिए। भाई, कल रात के पकौड़े कैसे थे? हम, जिंगजे चौंक गया जब उसने उसकी चमकती आंखों में देखा और खुद को रोक नहीं पाया और उसने हाथ बढ़ाकर उसका सिर सहलाया। बेशक ये स्वादिष्ट हैं। चाचा और चाची ने पकौड़े बनाए थे, भला वे स्वादिष्ट कैसे नहीं हो सकते? बकवास। चुक्सिया ने उसे एक फीकी सी मुस्कान दी। डिम्पलिंग रैपर से भरे उस कटोरे में क्या तुमने सच में कोई भरावन चखा था? और आप इसे स्वादिष्ट कहते हैं? छी छी, क्या आप दोनों को कोई आपत्ति होगी अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ? एक दोस्ताना और ईमानदार आवाज खिलखिलाहट के साथ सुनाई दी। चुक्सिया ने ऊपर देखा तो उसे मेज के पास खड़ा एक हट्टा-कट्टा आदमी दिखाई दिया, जिसकी उम्र 20 से 30 के बीच थी। यह न जानते हुए कि यह व्यक्ति जिंगजे का परिचित था या नहीं, उसने जवाब देना अनुचित समझा और जिंगजे की ओर देखने लगी। युवा स्वामी मेल, यहाँ से जाने के बाद खाने की जगह नहीं मिल रही। जिंगजे ने फीके भाव से उस आदमी की ओर देखा। क्या आप यहाँ अपनी जीत का दिखावा करने आए हैं? बूढ़े जिंग, यहीं पर तुम गलत हो। हम सहपाठी थे, आप मेरी पर्सनैलिटी से वाकिफ हैं। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति लगता हूँ? वह व्यक्ति बिना किसी आमंत्रण की प्रतीक्षा किए जिंगजे के बगल में बैठ गया और चुक्सिया की ओर मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते, मेरा नाम मेई हितोंग है, मैं जिंगजे का पुराना सहपाठी हूँ। कोयले की बाल्टी, चुक्सिया मुस्कुराई, अच्छा नाम है। जिंगजे, ये है आपकी होने वाली भाभी। मेई हितोंग ने मुस्कुराते हुए जिंगजे की ओर देखा, कितनी शरारती बच्ची है। चुक्सिया के पूरे शरीर पर तुरंत रोंगटे खड़े हो गए, कितनी शरारती, जैसे वाक्यांश उसके लिए असहनीय थे। जिंगजे ने उसे भगाया नहीं और बस चुक्सिया की ओर सिर हिलाते हुए परिचय दिया, यह मेरी बहन है। तुम्हारी बहन कब से है? मेई हितोंग आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या मुझे आपको रिपोर्ट करना होगा? जिंगजे ने चिढ़कर कहा, क्या आप कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं? देखो तुम्हें, जब भी तुम मुझे देखते हो, तुम ऐसे व्यवहार करते हो जैसे तुमने बारूद निगल लिया हो। बताए, मैंने आपसे कोई पैसा उधार लेकर वापस नहीं किया है, नहीं मैंने आपकी प्रेमिका को चुराया है, तो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मेई हितोंग ने बोलते हुए चुक्सिया की ओर व्यंग्यात्मक चेहरा बनाया और हाथ फैलाते हुए कहा, बहन, क्या आप मुझे पसंद करती हैं या नहीं? चुक्सिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, पसंद करने लायक नहीं। हाँ हाँ, मेई हितोंग खिलखिलाकर हंस पड़ी, शरारती छोटी बच्ची। चुक्सिया ने अभी-अभी जिन रोंगटे खड़े होने की समस्या को दबा रखा था, वे तुरंत वापस आ गए और एक झुनझुनी सी बेचैनी महसूस करते हुए उसने गुस्से से जिया हितोंग की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुमने एक बार और ऐसा कहा तो मैं तुम्हें पीट-पीट कर मार डालूंगी। जिंगजे के होठों के कोने पर एक हल्की सी झनझनाहट दिखाई दी और उसकी मुस्कान तेजी से फैल गई। कोयले की बाल्टी, क्या तुमने वो सुना? मेरी बहन आपका स्वागत नहीं करती। जाओ कहीं और जाकर खाना खाओ और यहाँ बदसूरत मत बनो। चुक्सिया के होठों के कोने पर हल्की सी झनझनाहट हुई। कोयले की बाल्टी, वाकई एक अच्छा नाम है। बहन, तुम मुझे इतना नापसंद क्यों करती हो? मेई हितोंग ने चुक्सिया की ओर देखा, सचमुच हैरान होकर, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जिंगजे ने उसे स्थिर निगाहों से देखा और धीरे से कहा, तुमने उस टीम का नेतृत्व किया जिसने उसके पति को अगवा किया, वह तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है? उसका पति। मेई हितोंग ने चुक्सिया को गौर से देखा, उसकी उम्र कितनी है कि उसका पहले से ही पति है? फिर अचानक अपना माथा पीटते हुए बोली, उसका पति जो मिकान तो नहीं है? आखिरकार तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो। जिंगजे ने मेई हितोंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, एक बार जब जो मिकान बाहर आ जाएगा तो वह तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा, बस इंतजार करो। नहीं नहीं, मेई हितोंग शरारती मुस्कान के साथ बोली, क्या वह तुम्हें ही नहीं छोड़ रहा है? वह जेल में बंद था और तुम उसकी दुल्हन को खाने पर बाहर ले गए। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जिंगजे ने उसे बीच में ही रोक दिया, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। मैंने तुमसे कहा था, चुक्सिया मेरी बहन है। क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? जारी रहेगा। अगर आप 349 अध्याय 240 सबके मुंह से निकली अलग-अलग अतीत की कहानियां 349 अध्याय 240 सबके मुंह से निकली अलग-अलग अतीत की कहानियां। ठीक है, मैं गलत था। मेई हितोंग ने देखा कि जिंगजे सचमुच गुस्सा हो गया है, इसलिए उसने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। मैं तो बस मजाक कर रहा था और तुमने इसे गंभीरता से ले लिया। उसने चुक्सिया की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बहन चुक्सिया, तुम्हारा भाई माफी मांगता है, मुझ जैसे किसी के असभ्य व्यवहार पर ध्यान मत दो। जिंगजे और मेई हितोंग के बीच हुई बातचीत से चुक्सिया ने ये निष्कर्ष निकाल लिया था कि मेई हितोंग और जियाओ युविन एक ही गुट से थे, इसलिए झो मिकान की पत्नी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से अपने पति के दुश्मनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रखेगी। लेकिन दूसरे पक्ष के रवैये को देखते हुए अगर वह उसी तरह जवाब देती है तो यह न केवल बुरा लगेगा बल्कि अनुचित भी होगा। जब वह इस स्थिति से निपटने के तरीके को लेकर संघर्ष कर रही थी, तभी जिंगजे ने कहा, तुम बहन किसे कह रही हो? क्या आप बहन कहकर बुला सकते हैं? झो मिकान आपसे 1 महीने बड़ी है, आपको उन्हें भाभी कहकर बुलाना चाहिए। मेई हितोंग के चेहरे पर मुस्कान जम सी गई। कुछ देर बाद उसने कहा, तो फिर आप उसे छोटी बहन क्यों कहते हैं? जिंगजे ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा, चुक्सिया मेरे दादाजी की गोद ली हुई पोती है, अगर मैं उसे छोटी बहन न कहूं तो और क्या कहूं? झो मिकान को तो मुझे भाई कहकर बुलाना चाहिए, तुम्हें पता है ना?
ये तुम्हारा निजी मामला है, चलो इन मामलों को अलग रखें। मैं ये ने चुक्सिया की ओर देखते हुए कहा, बहन चुक्सिया, तुम्हें तले हुए आटे के टुकड़े खाना बहुत पसंद है ना? मुझे क्या खाना पसंद है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चुक्सिया ने आखिरकार अपनी आटे की छड़ी और चम्मच नीचे रख दी। क्या मेरे पति को तुमने ही गिरफ्तार किया था? उसने जिंगसे के लहजे से यह अनुमान लगाया। नहीं, मेरी ने जल्दी से समझाया, आप ऐसा नहीं कह सकते, मैं तो बस डायरेक्टर शियाओ के अधीन एक सैनिक हूँ, आदेशों का पालन कर रही हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे आपको अपने शिक्षक की बात सुननी पड़ती है, वैसे ही मुझे अपने नेता की बात सुननी पड़ती है। इस सब बेतुकी बातों का क्या फायदा? क्या तुमने फिर भी उसे गिरफ्तार नहीं किया? चुक्सिया ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? मेरे पति को गिरफ्तार करके यहाँ अच्छे आदमी होने का नाटक कर रहे हो। क्या आप ऐसा कर भी सकते हैं? या फिर क्या आप इस मौके का इस्तेमाल मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए कर रहे हैं? लोगों को इतना सिद्धांत ही नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं, मेरी ने बेबसी से अपना सिर खुजाया। तुम्हारा वो छोटा सा मुंह वाकई बहुत तीखा है। ठीक है, मुझे समझ आ गया कि आप मेरा यहाँ स्वागत नहीं करते, इसलिए मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। तुम भाई बहन अपने भोजन का आनंद लो। उसने उठते हुए जिंगसे के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मैं बाद में अस्पताल में तुमसे मिलने आऊंगा, मुझे सच में कुछ काम है। हमारे बीच चर्चा करने जैसा कुछ नहीं है। जिंगसे ने उदासीनता से उसकी ओर देखते हुए कहा, जिंग परिवार किसी का पक्ष नहीं लेगा, तुम यह उम्मीद छोड़ दो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। मैं ये ने कहा और चुक्सिया की ओर भाग्य बताने वाली बिल्ली की तरह अपना पंजा हिलाते हुए कहा, बहन चुक्सिया, बाद में मिलते हैं। चुक्सिया ने अपने होठों के कोने को थोड़ा सा मोड़ा लेकिन चुप रही। वो तो बस बेशर्म है, इसे दिल पर मत लो। जिंगसे ने चुक्सिया की थाली में से एक पकौड़ी उठाते हुए कहा, सिर्फ आटे की डंडियां मत खाओ, इसे भी चखो, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। फिर चुक्सिया ने एक पकौड़ी उठाई और एक टुकड़ा खाया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने सिर हिलाते हुए कहा, हम स्वादिष्ट, सचमुच स्वादिष्ट, मेरे पिताजी को यह जरूर पसंद आएगा। अगली बार जब मेरे माता पिता आएंगे तो मैं उन्हें यहाँ खाने के लिए लाऊंगा। जिंगसे मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, अच्छा, झो मिकान को तुम लोगों को लाने दो। आपको बता दो, ऐसा नहीं है कि मैं कंजूस हूँ, बल्कि मुझे डर है कि झो मिकान को जलन हो सकती है। भाई, क्या तुम हमेशा झो मिकान को उकसाने के तरीके ढूंढते रहते हो? रंगे हाथों पकड़े जाने पर जिंगसे ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मेरे लिए अचानक उस आदमी को असली भाई की तरह मानना असंभव है। प्राथमिक विद्यालय में वह मेरी और मैं सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब हम मिडिल स्कूल में पहुंचे तब तक हमारे प्रत्येक परिवार की अपनी अपनी निष्ठाएं तय हो चुकी थी और हमारे रिश्ते धीरे धीरे फीके पड़ गए। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मेरे उन दोनों के साथ अभी भी अच्छे संबंध थे, लेकिन वे प्रतिद्वंदी बन गए थे, पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, गर्लफ्रेंड की तलाश में लगे थे। ये मेरू को मेरी तो पसंद थी, लेकिन ये परिवार झो मिकान को पसंद करता था, संभवतः किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से बचने के लिए, इसलिए उन्होंने दोनों को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था। उस समय झो मिकान सीधी सादी और भोली थी। मैंने उसे बताया कि ये मेरू उसे सचमुच पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसे लगा कि मैं मेरी के लिए बोल रही हूँ। तभी उनका और मेरी का रिश्ता पूरी तरह से टूट गया, या अधिक सटीक कहें तो जब मेरी ने उनसे पूरी तरह से संबंध तोड़ लिया। झो मिकान और ये मेरू के अलग होने के बाद मेरी ने कुछ समय के लिए उनकी बदकिस्मती का खूब आनंद लिया और जब भी वह झो मिकान को देखता उसे कठोर शब्दों से अपमानित करता था। हालांकि समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे झो मिकान ने अपना पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित किया, मेरी का रवैया बदल गया। एक बार अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि झो मिकान के प्रति उनकी नफरत अनुचित थी, क्योंकि दूसरा पक्ष केवल अपने परिवार की सलाह का पालन कर रहा था। अगर झो मिकान न होता या अगर उसे ही छोड़ा गया होता तो उस तर्क के अनुसार उसे आभारी होना चाहिए था। लेकिन लोग ऐसे ही होते हैं, यहाँ तक कि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है तब भी उनके लिए मौखिक रूप से माफी मांगना मुश्किल होता है। इसके अलावा उनके परिवारों के राजनीतिक विचारों में भिन्नता के कारण उनका दोस्त बनना असंभव था, इसलिए इस मामले को वहीं छोड़ दिया गया। एक सभा में वे संयोगवश एक दूसरे से मिल गए। मेरी ने काफी देर तक झिझकने के बाद झो मिकान के पास जाकर उनका अभिवादन किया। हालांकि झो मिकान मुड़कर चली गई, जिससे उनके बीच की दरार और गहरी हो गई। हम तीनों के बीच का रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। असल में मेरी दिल से बुरी इंसान नहीं है। अगर वह शाओ योबेन जैसा होता तो दादावान के किसी को भेजने से पहले ही वह झो मिकान से निपट सकता था। जिनसे की व्याख्या सुनने के बाद चुक्सिया कुछ हद तक हैरान थी। आप जो कह रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि आप मेरी को दोस्त मानते हैं, तो फिर अभी आप उसके प्रति इतने ठंडे क्यों थे? मौजूदा हालात बहुत संवेदनशील हैं, मुझे दोस्तों का एक दूसरे का इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। मैं समझ गया, तुम्हारा उसके प्रति रवैया आमतौर पर उतना अच्छा नहीं होता जितना आज था, है ना? बिल्कुल सही, इसीलिए तो उसके इरादे इतने स्पष्ट थे। ऐसे में वह वास्तव में एक अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि वह बुरा इंसान है तो वह है। जिंगसे ने हंसते हुए चुक्सिया की खाली कटोरे की ओर इशारा किया। एक और सब इन चाहिए? कोई जरूरत नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। चुक्सिया ने समय पर नजर डाली। इस समय तक शायद किसी ने नाश्ता नहीं किया होगा, चलिए कुछ खाना पैक करवा लेते हैं। जिंगसे ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, चुक्सिया, क्या तुम्हें इसलिए असहजता हो रही है क्योंकि मैंने झो मिकान के अतीत का जिक्र किया? बिल्कुल नहीं, चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मुझे झो मिकान के अतीत से जरा भी कोई लेना देना नहीं है, मैं क्यों परेशान होंगी? मुझे एक साथ इतनी सारी जानकारी मिलने से बहुत हैरानी हो रही है और मैं बीच में फंसे होने की कठिनाई को समझता हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं आपके लिए भी कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहा हूँ। क्या आप मेरी तत्परता से नाराज हैं? चुक्सिया ने धीरे से आह भरी। डॉक्टर जिंग का दृष्टिकोण वाकई बहुत तीक्ष्ण था। वह वास्तव में उसके रवैये से नाखुश थी, जिसका संबंध शायद उसके व्यक्तित्व से था। उन्हें विशेष रूप से तटस्थ रहने वाले लोग नापसंद थे और हालांकि जिनसे बिल्कुल वैसी नहीं थी, फिर भी उन्हें वे लोग पसंद नहीं थे जो बीच में खड़े रहते हैं और किसी का पक्ष नहीं लेते। थोड़ा बहुत, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। चुक्सिया, कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम अभी नहीं समझती हो। तटस्थ रहना डर के कारण नहीं होता, यह आवश्यक है। एक दिन तुम समझ जाओगे। जिंगसे ने उठते हुए कहा, मैं घर लाने के लिए कुछ खाना पैक करवा कर लाता हूँ। यही मेरा इंतजार करो। थोड़ा असहज महसूस करते हुए चुक्सिया ने बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया और चुप रही। करने के लिए जारी। यदि 350 अध्याय 241 से 350 अध्याय 241 से रात का पहला पहर बीत चुका था। योजक चिन्ह। छोटी बहन चुक्सिया। अपने सामने अचानक प्रकट हुए उस व्यक्ति को देखकर चुक्सिया ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता? मेरी तो मुस्कुराई। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप मुझे इतना नापसंद क्यों करते हैं? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? चुक्सिया ने घृणा से उसकी ओर देखा। क्या तुम इस तरह इसलिए होता कि एक दिन तुम झो मिकान को दिखा सको कि जब वह अपने जीवन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है, तब उसकी पत्नी तुम्हारे बहुत करीब आ गई है। बहुत होशियार। मेरी ने अंगूठा ऊपर करके कहा, बड़े भाई ने सच में ऐसा सोचा था, लेकिन मुझे जिज्ञासा है, उनके गुस्से स्वभाव को आप कैसे सहन कर पाती हैं? वो केवल उन्हीं लोगों पर गुस्सा करता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता। चुक्सिया ने अटपूर्ण ढंग से कहा, ये सच है, वही मेरू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वह वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो दोस्ती से ज्यादा प्यार को प्राथमिकता देता है। वैसे आपको ये मेरू के बारे में तो पता ही होगा, है ना? चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, तुम भी उसे पसंद करते थे, लेकिन तुम उसे पाने में सफल नहीं हो पाए। मेरी का चेहरा सख्त हो गया। क्या उसने तुम्हें यही बताया? क्या आपको लगता है कि वह अपने व्यक्तित्व के साथ मुझसे इतनी उबाऊ बातें करेगा? क्या आपके रिश्ते के बारे में सबको पता नहीं है या आपको इसकी जानकारी नहीं है? सबको पता है। मेरी चौंक गई, फिर बोली, भले ही सबको पता हो, मुझसे ज्यादा शर्मिंदा तो वो है। छोटी बहन, मैं सचमुच अच्छे इरादों से तुम्हारे पास आई थी। मैं आपको पूरी ईमानदारी से सलाह देता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके झो मिकान छोड़ दें। उसका आपसे शादी करना बिल्कुल भी स्नेह के कारण नहीं है, बल्कि एक प्रतिस्थापन के रूप में एक महिला को खोजने के लिए है। आपको इतना खूबसूरत और बुद्धिमान देखकर भला कौन किसी और की जगह लेना चाहेगा? क्या मैं सही कह रही हूँ? आपकी उम्र देखकर लगता है कि आप 20 साल के भी नहीं होंगे, है ना?
तलाक के बाद आपके लिए शादी करने के लिए एक और अच्छा परिवार ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। भाई ने अपनी तरफ से सब कुछ कह दिया है, आप सुने या न सुने यह आप पर निर्भर है। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो मुझे लगेगा कि मैंने आपके साथ अन्याय किया है। इस मेज पर पानी का गिलास क्यों नहीं है? मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे उसके चेहरे पर छिड़क दूं। अफसोस, दलिया पूरी तरह से खत्म हो गया, नहीं तो उसके चेहरे पर भी इसे छिड़कना अच्छा होता। मुझे अपना गुस्सा निकालने के लिए क्या करना चाहिए? अगर मैंने इस बदतमीज आदमी को सबक नहीं सिखाया तो मैं दिल से इस बात को कभी नहीं भुला पाऊंगी। छोटी बहन, तुम क्या ढूंढ रही हो? चुक्सिया को इधर-उधर देखते हुए देखकर मेरी हितों ने हैरानी से पूछा। इस समय तक चुक्सिया ने अपने सामने रखा कटोरा उठा लिया था, एक पल सोचा, फिर अपना हाथ उठाया और उसे मेई हितों के सिर की ओर दे मारा। वाह छोटी बहन, तुम सचमुच झो मिकान से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई हो। मेई हितों ने अपना सिर झुकाकर वार से खुद को बचाया और तुरंत चुक्सिया की कलाई पकड़ ली। शांत हो जाओ छोटी बहन, भाई ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा है, तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? छोड़ दो, चुक्सिया ने दांत भींचते हुए फुफकारा। वह गहरी, मुझे इस बात का गहरा एहसास हुआ कि शारीरिक रूप से कुशल होना आवश्यक है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अब किसी को नहीं मारोगी। मेई हितों ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, चलो किसी गंभीर विषय पर बात करते हैं, ठीक है? लोगों को मत मारो, ठीक है? तुम्हारी छोटी बहन कौन है? चुक्सिया ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। वैसे तुम जो भी कहो मैं सुनना नहीं चाहती, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें चुक्सिया कहकर बुलाऊंगा। चुक्सिया, मुझे इतना बुरा इंसान मत समझो। मैं आपको बता दूं, अगर झो मिकान को पकड़ने के लिए मेरे बजाय शियाओ युविन गया होता तो अब तक झो मिकान के शरीर पर एक भी अच्छा धब्बा नहीं बचा होता। आपने अभी मुझे मारने की कोशिश की और असफल रहे। इस बात से आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपको रोका जाता है तो आप केवल निष्क्रिय रूप से सहन कर सकते हैं। झो मिकान के युद्ध कौशल कितने भी अच्छे क्यों न हो, उस समय वह किसी कसाईखाने में पड़ी मछली की तरह दूसरों की दया पर निर्भर होगा। इस बारे में सोचिए, क्या ऐसा नहीं है? तुम्हारा मतलब है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? चुक्सिया ने उपहास उड़ाते हुए कहा। हाँ, और बार-बार गिरफ्तार मत कहो। उसे केवल अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, मुझे लगा कि इस तरह कहने से समझना आसान हो जाएगा। मैं ये तो मैं आह भरी, ये सच है कि हमारे परिवार के राजनीतिक विचार झो परिवार से अलग हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम शियाओ परिवार के तरीकों का समर्थन करते हैं। इस बार शियाओ परिवार की हरकतें सरासर शर्मनाक हैं। ऐसे सार्वहीन परिवार के साथ गठबंधन करना मेरे परिवार की इच्छा नहीं है। हमारे लिए झो परिवार से सीधे संपर्क करना बहुत सुविधाजनक नहीं है, और चूंकि आज संयोगवश आपकी मुलाकात हो गई, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ओल्ड मास्टर झो को यह संदेश पहुंचा दें। शियाओ परिवार अब ये परिवार को निशाना बना रहा है। हालांकि राजधानी शहर में रहने वाला ये परिवार कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सामना झो परिवार कर सके। आपको ओल्ड मास्टर झो को जल्द से जल्द योजना बनाने की सलाह देनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरू और झो मिकान के बीच संबंध कैसा था। शुरू में ये परिवार को उम्मीद थी कि एक दिन झो मिकान की शादी ये मेरू से होगी, लेकिन फिर अचानक उसकी शादी हो गई। यकीन मानिए, इसे स्वीकार करना कितना मुश्किल रहा होगा। ऐसी स्थिति में क्या विकल्प चुने जाएंगे, यह अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित स्थिति में फंसने से बेहतर है कि पहले से ही तैयारी कर ली जाए। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आखिरकार झो मिकान और मैं दोस्त थे। अपने गुस्से स्वभाव के बावजूद वह एक ईमानदार व्यक्ति है। इस तरह से उसे नुकसान पहुंचाना उचित नहीं होगा। एक सच्चे आदमी को गरिमा के साथ मरना चाहिए, है ना? चुक्सिया ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आप अपना प्रतिनिधित्व करते हैं या मेरे परिवार का? मेरे परिवार। शुरू में उन्होंने जिंगसे के साथ मेरे संबंधों का फायदा उठाने और उसके द्वारा संदेश पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि मेरी मुलाकात आपसे हुई है, इसलिए बेहतर होगा कि आप ही इस मामले को संभालें। चुक्सिया चुप हो गई। मेरी मंशा पर शक मत करो, मैं वास्तव में झो परिवार का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। इसके अलावा आप तो सिर्फ संदेशवाहक हैं। इसका विस्तृत विवरण झो परिवार द्वारा तय किया जाएगा। चुक्सिया ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई। मैं झो परिवार को बता दूंगा। मुझे एहसास हुआ है कि आप और झो मिकान वास्तव में एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। झो परिवार की मदद करने के अलावा मैं आपकी भी मदद कर रहा हूँ और आप धन्यवाद तक नहीं कहते। वैसे आपको पता है ना कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मुझे पता है, चुक्सिया ने भावहीनता से कहा। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मैं झो परिवार की मदद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो आप मुझे मदद करने का मौका दे रहे हैं। जैसे ही उसने उसकी आंखों में एक घमंडी भाव देखा, उसने अपना रुख बदल दिया। लेकिन कौन कहता है कि मैं झो परिवार की मदद नहीं कर सकती? जो आप देखते हैं और जो आप सोचते हैं वह सच नहीं हो सकता है। अगर मुझे किसी को धन्यवाद देना है तो वह झो परिवार के प्रति दिखाई गई दयालुता के लिए मेरा परिवार होगा, न कि आप। जब चुक्सिया ने जिंगसे को खाने के डिब्बों से भरे कई जालीदार थैले लेकर आते देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस युग में सुविधाजनक थैले नहीं मिलते थे, इसलिए इतना सारा सामान पैक करना वाकई परेशानी भरा था। वह जल्दी से उसके पास गई। वह उसे कुछ जालीदार थैले लेना चाहती थी। जिंगसे थोड़ा सा पीछे हटे हुए बोला, कोई जरूरत नहीं, मैं इन्हें उठा सकता हूँ। उसकी नजर में हितों के चेहरे पर पड़ी और उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कोयले की बाल्टी, क्या तुम मक्खी हो? मेरे प्रयासों की सराहना नहीं की गई। मेरी हितों ने गुस्से में कहा और जाने के लिए मुड़ गई। मैं अब ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, रास्ते में बात कर लूंगी। जिंगसे के चिंतित चेहरे को देखकर चुक्सिया ने झट से कहा, फिर झो मिकान के हाथ में रखे खाने के डिब्बों और जालीदार थैलों की ओर इशारा करते हुए बोली, यह मेरे भाई ने तो नहीं खरीदा है? जिंगसे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, नहीं, मैं उनके परिवार के प्रभारी व्यक्ति को जानता हूँ, इन्हें बाद में लौटा देना। गाड़ी में बैठते ही चुक्सिया ने जिंगसे को बताया कि मेरी हितों ने उससे क्या कहा था। कुछ देर सोचने के बाद जिंगसे ने आह भरी, अगर सच में ऐसा है तो मैंने उसे गलत समझा है। हालांकि उनके मन में ये परिवार के प्रति पूर्वाग्रह भी है, इसलिए मुझे लगता है कि दादा ये शायद वह फैसला न लें जिसके बारे में वे चिंतित हैं। गाड़ी परिसर में दाखिल हुई और चुक्सिया सबसे पहले खाने के डिब्बे लेकर ओल्ड मास्टर वान के घर गई। बूढ़े मास्टर वान सुबह जल्दी टहलने के लिए उठ गए थे, इसलिए चुक्सिया ने खाने के डिब्बे भाभी इनको सौंप दिए और फिर बाहर चली गई। हाल की घटनाओं के कारण झो परिवार इन दिनों जल्दी उठने लगा था। जब चुक्सिया अंदर आई तो नौकरानी ने पहले ही मेज लगा दी थी। चुक्सिया, आओ और खाना खाओ। झो चिपिंग ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। उसके हाथ में खाने के डिब्बे देखकर उसने झट से उन्हें ले लिया और पूछा, तुम क्या लाए हो? चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा और दादा झो, दादी झो, लिन यांकियो और दूसरे चाचा झो के परिवार का अभिवादन करने के बाद उसने कहा, मेरे माता पिता अपने गृहनगर वापस चले गए हैं। मैंने इसे रास्ते में पैक कर लिया था। वे वापस क्यों गए? बूढ़ी महिला झो ने सबसे पहले पूछा। क्या वे जाने से पहले कुछ समय यहाँ रुकने वाले नहीं थे? यहाँ बेकार बैठे रहने से उन्हें व्यर्थ और बेचैनी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने वापस जाकर मदद के लिए जो कुछ भी ला सकते थे लाने का फैसला किया। चुक्सिया ने जवाब दिया। हालांकि झाओ युलान और लिन बाओहे ने उसे इस बात का खुलासा न करने के लिए सख्ती से मना किया था, लेकिन उसके स्वभाव को इस तरह की गोपनीयता पसंद नहीं थी, इसलिए उसने सच बता दिया। वे लिन यांकियो ने चुक्सिया की ओर देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बच्ची, तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? आप हमारे परिवार की स्थिति जानते हैं। उसने आह भरते हुए कहा, कितनी बुरी हालत है। चुक्सिया ने बेबसी से कहा, मैं उन्हें मना नहीं सकी, वे बस ऐसे ही जिद्दी हैं। बूढ़े मास्टर झो ने चुक्सिया को इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ और कुछ और खा लो। आपके माता पिता को व्यस्त रहने दीजिए, हम बाद में इसकी भरपाई कर देंगे। लिन यांकियो बोलने से पहले हिचकिचाई, पिताजी, मैं वैसे भी व्यस्त नहीं हूँ। मैं जाकर चुक्सिया के परिवार का हालचाल क्यों नहीं पता कर लेता? नहीं, बूढ़े मास्टर झो ने हाथ हिलाते हुए कहा, इस समय उन्हें रोकना ठीक नहीं है। यह विवाह समानता पर आधारित है, क्या आप समझते हैं? धन्यवाद दादाजी। चुक्सिया खड़ी हुई और बूढ़े गुरु को आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए बोली, मेरे माता पिता ये जानकर बहुत प्रसन्न होंगे कि आप ऐसा सोचते हैं। ये तो लिटिल रेड मेंशन से ही होगा। इसी बीच झो जिपिंग ने लंच बॉक्स खोला और एक सूप पकौड़ी अपने मुंह में भर ली। चबाते हुए और तारीफ करते हुए बोली, स्वादिष्ट।
चुक्सिया, क्या जियाओ से इसे परिवार को देने के लिए तुम्हारे साथ आया था? लिन यांकियू ने पूछा। हाँ, चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे माता पिता को डर था कि अगर आपको पता चला तो आप उन्हें जाने से रोक देंगे, इसलिए हमारे पास बड़े भाई जिंग से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दादी झोउ ने सिर हिलाते हुए कहा, जब तक वे सहज महसूस कर रहे हैं तब तक सब ठीक है। बड़े भाई जिंग ने जाते समय इसे दरवाजे तक ले जाने में मेरी मदद की और उन्होंने अपने परिवार के लिए भी कुछ सामान पैक किया। चुक्सिया ने आगे कहा, बच्चे को डर है कि कहीं हम गलत न समझ लें, है ना? दादी झोउ मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, अगर झोउ परिवार का रुतबा इतना ही होता तो हम कैसे गुजारा कर पाते? हाँ, ऐसे समय में मैं झू शिनकिन के प्रति द्वेष कैसे रख सकती हूँ? लिन यांकियू ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हालांकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि यही सबसे अच्छा तरीका है। माँ, जब आपको पता है कि यही तरीका सबसे अच्छा है, तो आप अपना चेहरा करेले की तरह क्यों बना रही हैं? अरे दृष्ट लड़की, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम फिर भी मेरा मजाक उड़ा रही हो, लिन यांकियू ने आधे गुस्से और आधे मजाक के साथ कहा और झोउ जिपिंग को हल्के से थप्पड़ मारने के बाद चुक्सिया की तरफ जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, चुक्सिया, तुम्हारी माँ तुम्हें दोष नहीं देती, सच में। जारी रहेगा, यदि आपको ये 350 अध्याय 241 से 350 अध्याय 241 से रात का पहला पहर बीत चुका था। योजक चिन्ह, छोटी बहन चुक्सिया, अपने सामने अचानक प्रकट हुए उस व्यक्ति को देखकर चुक्सिया ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता? मैं ही तो मुस्कुराई, मैं बस आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप मुझे इतना नापसंद क्यों करते हैं? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? चुक्सिया ने घृणा से उसकी ओर देखा, क्या तुम इस तरह इसलिए होता कि एक दिन तुम झोउ मिकान को दिखा सको कि जब वह अपने जीवन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है, तब उसकी पत्नी तुम्हारे बहुत करीब आ गई है। बहुत होशियार, मैं ही तो ने अंगूठा ऊपर करके कहा, बड़े भाई ने सच में ऐसा सोचा था, लेकिन मुझे जिज्ञासा है, उनके गुस्से स्वभाव को आप कैसे सहन कर पाती हैं? वो केवल उन्हीं लोगों पर गुस्सा करता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, चुक्सिया ने अटपूर्ण ढंग से कहा। ये सच है, वही मेरू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, वह वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो दोस्ती से ज्यादा प्यार को प्राथमिकता देता है। वैसे आपको ये मेरू के बारे में तो पता ही होगा, है ना? चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, तुम भी उसे पसंद करते थे, लेकिन तुम उसे पाने में सफल नहीं हो पाए। मेई हितों का चेहरा सख्त हो गया, क्या उसने तुम्हें यही बताया? क्या आपको लगता है कि वह अपने व्यक्तित्व के साथ मुझसे इतनी उबाऊ बातें करेगा? क्या आपके रिश्ते के बारे में सबको पता नहीं है या आपको इसकी जानकारी नहीं है? सबको पता है, मेई हितों चौंक गई, फिर बोली, भले ही सबको पता हो, मुझसे ज्यादा शर्मिंदा तो वो है। छोटी बहन, मैं सचमुच अच्छे इरादों से तुम्हारे पास आई थी। मैं आपको पूरी ईमानदारी से सलाह देता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके झोउ मिकान छोड़ दें। उसका आपसे शादी करना बिल्कुल भी स्नेह के कारण नहीं है, बल्कि प्रतिस्थापन के रूप में एक महिला को खोजने के लिए है। आपको इतना खूबसूरत और बुद्धिमान देखकर भला कौन किसी और की जगह लेना चाहेगा? क्या मैं सही कह रही हूँ? आपकी उम्र देखकर लगता है कि आप 20 साल के भी नहीं होंगे, है ना? तलाक के बाद आपके लिए शादी करने के लिए एक और अच्छा परिवार ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। भाई ने अपनी तरफ से सब कुछ कह दिया है, आप सुने या न सुने, यह आप पर निर्भर है। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो मुझे लगेगा कि मैंने आपके साथ अन्याय किया है। इस मेज पर पानी का गिलास क्यों नहीं है? मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे उसके चेहरे पर छिड़क दूं। अफसोस, दलिया पूरी तरह से खत्म हो गया, नहीं तो उसके चेहरे पर भी इसे छिड़कना अच्छा होता। मुझे अपना गुस्सा निकालने के लिए क्या करना चाहिए? अगर मैंने इस बदतमीज आदमी को सबक नहीं सिखाया तो मैं दिल से इस बात को कभी नहीं भुला पाऊंगी। छोटी बहन, तुम क्या ढूंढ रही हो? चुक्सिया को इधर-उधर देखते हुए देखकर मेई हितों ने हैरानी से पूछा। इस समय तक चुक्सिया ने अपने सामने रखा कटोरा उठा लिया था, एक पल सोचा, फिर अपना हाथ उठाया और उसे मेई हितों के सिर की ओर दे मारा। वाह छोटी बहन, तुम सचमुच झोउ मिकान से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई हो। मेई हितों ने अपना सिर झुकाकर वार से खुद को बचाया और तुरंत चुक्सिया की कलाई पकड़ ली। शांत हो जाओ छोटी बहन, भाई ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा है, तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? छोड़ दो, चुक्सिया ने दांत भींचते हुए फुफकारा। वह गहरी, मुझे इस बात का गहरा एहसास हुआ कि शारीरिक रूप से कुशल होना आवश्यक है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अब किसी को नहीं मारोगी। मेई हितों ने गंभीरता से उसकी ओर देखा, मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, चलो किसी गंभीर विषय पर बात करते हैं, ठीक है? लोगों को मत मारो, ठीक है? तुम्हारी छोटी बहन कौन है? चुक्सिया ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा, वैसे तुम जो भी कहो मैं सुनना नहीं चाहती, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें चुक्सिया कहकर बुलाऊंगा। चुक्सिया, मुझे इतना बुरा इंसान मत समझो। मैं आपको बता दूं, अगर झोउ मिकान को पकड़ने के लिए मेरे बजाय शियाओ युमिंग गया होता, तो अब तक झोउ मिकान के शरीर पर एक भी अच्छा धब्बा नहीं बचा होता। आपने अभी-अभी मुझे मारने की कोशिश की और असफल रहे। इस बात से आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपको रोका जाता है, तो आप केवल निष्क्रिय रूप से सहन कर सकते हैं। झोउ मिकान के युद्ध कौशल कितने भी अच्छे क्यों न हो, उस समय वह किसी कसाईखाने में पड़ी मछली की तरह दूसरों की दया पर निर्भर होगा। इस बारे में सोचिए, क्या ऐसा नहीं है? तुम्हारा मतलब है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? चुक्सिया ने उपहास उड़ाते हुए कहा, हाँ, और बार-बार गिरफ्तार मत कहो। उसे केवल अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, मुझे लगा कि इस तरह कहने से समझना आसान हो जाएगा। मैं ये तो में आह भरी, ये सच है कि हमारे परिवार के राजनीतिक विचार झोउ परिवार से अलग हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम शियाओ परिवार के तरीकों का समर्थन करते हैं। इस बार शियाओ परिवार की हरकतें सरासर शर्मनाक हैं। ऐसे सार्हीन परिवार के साथ गठबंधन करना मेरे परिवार की इच्छा नहीं है। हमारे लिए झोउ परिवार से सीधे संपर्क करना बहुत सुविधाजनक नहीं है, और चूंकि आज संयोगवश आपकी मुलाकात हो गई, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ओल्ड मास्टर झोउ को ये संदेश पहुंचा दें, शियाओ परिवार अब ये परिवार को निशाना बना रहा है। हालांकि राजधानी शहर में रहने वाला ये परिवार कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सामना झोउ परिवार कर सके। आपको ओल्ड मास्टर झोउ को जल्द से जल्द योजना बनाने की सलाह देनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरू और झोउ मिकान के बीच संबंध कैसा था। शुरू में ये परिवार को उम्मीद थी कि एक दिन झोउ मिकान की शादी ये मेरू से होगी, लेकिन फिर अचानक उसकी शादी हो गई। यकीन मानिए, इसे स्वीकार करना कितना मुश्किल रहा होगा। ऐसी स्थिति में क्या विकल्प चुने जाएंगे, यह अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित स्थिति में फंसने से बेहतर है कि पहले से ही तैयारी कर ली जाए। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आखिरकार झोउ मिकान और मैं दोस्त थे। अपने गुस्सैल स्वभाव के बावजूद वह एक ईमानदार व्यक्ति है। इस तरह से उसे नुकसान पहुंचाना उचित नहीं होगा। एक सच्चे आदमी को गरिमा के साथ मरना चाहिए, है ना? चुक्सिया ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आप अपना प्रतिनिधित्व करते हैं या मेरे परिवार का? मेरे परिवार, शुरू में उन्होंने जिंगसे के साथ मेरे संबंधों का फायदा उठाने और उसके द्वारा संदेश पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि मेरी मुलाकात आपसे हुई है, इसलिए बेहतर होगा कि आप ही इस मामले को संभालें। चुक्सिया चुप हो गई। मेरी मंशा पर शक मत करो, मैं वास्तव में झोउ परिवार का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। इसके अलावा आप तो सिर्फ संदेशवाहक हैं। इसका विस्तृत विवरण झोउ परिवार द्वारा तय किया जाएगा। चुक्सिया ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई, मैं झोउ परिवार को बता दूंगा। मुझे एहसास हुआ है कि आप और झोउ मिकान वास्तव में एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। झोउ परिवार की मदद करने के अलावा मैं आपकी भी मदद कर रहा हूँ और आप धन्यवाद तक नहीं कहते। वैसे आपको पता है ना कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मुझे पता है, चुक्सिया ने भावहीनता से कहा, मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मैं झोउ परिवार की मदद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो आप मुझे मदद करने का मौका दे रहे हैं। जैसे ही उसने उसकी आंखों में एक घमंडी भाव देखा, उसने अपना रुख बदल दिया। लेकिन कौन कहता है कि मैं झोउ परिवार की मदद नहीं कर सकती? जो आप देखते हैं और जो आप सोचते हैं, वह सच नहीं हो सकता है। अगर मुझे किसी को धन्यवाद देना है, तो वह झोउ परिवार के प्रति दिखाई गई दयालुता के लिए मेरा परिवार होगा, न कि आप। जब चुक्सिया ने जिंगसे को खाने के डिब्बों से भरे कई जालीदार थैले लेकर आते देखा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस युग में सुविधाजनक थैले नहीं मिलते थे, इसलिए इतना सारा सामान पैक करना वाकई परेशानी भरा था।
वह जल्दी से उसके पास गई। वह उसे कुछ जालीदार थैले लेना चाहती थी। जिंग से थोड़ा सा पीछे हटते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं, मैं इन्हें उठा सकता हूँ। उसकी नजर में ये तो के चेहरे पर पड़ी और उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कोयले की बाल्टी, क्या तुम मक्खी हो? मेरे प्रयासों की सराहना नहीं की गई। मेरी तो ने गुस्से में कहा और जाने के लिए मुड़ गई। मैं अब ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, रास्ते में बात कर लूंगी। जिंगसे के चिंतित चेहरे को देखकर चुक्सिया ने झट से कहा, फिर जो मिकान के हाथ में रखे खाने के डिब्बों और जालीदार थैलों की ओर इशारा करते हुए बोली, यह मेरे भाई ने तो नहीं खरीदा है। जिंगसे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, नहीं, मैं उनके परिवार के प्रभारी व्यक्ति को जानता हूँ, इन्हें बाद में लौटा देना। गाड़ी में बैठते ही चुक्सिया ने जिंगसे को बताया कि मेरी तो ने उससे क्या कहा था। कुछ देर सोचने के बाद जिंगसे ने आह भरी, अगर सच में ऐसा है तो मैंने उसे गलत समझा है। हालांकि उनके मन में ये परिवार के प्रति पूर्वाग्रह भी है, इसलिए मुझे लगता है कि दादा ही शायद वह फैसला न लें जिसके बारे में वे चिंतित हैं। गाड़ी परिसर में दाखिल हुई और चुक्सिया सबसे पहले खाने के डिब्बे लेकर और मास्टर वान के घर गई। बूढ़े मास्टर वान सुबह जल्दी टहलने के लिए उठ गए थे, इसलिए चुक्सिया ने खाने के डिब्बे भाभी इनको सौंप दिए और फिर बाहर चली गई। हाल की घटनाओं के कारण जो परिवार इन दिनों जल्दी उठने लगा था। जब चुक्सिया अंदर आई तो नौकरानी ने पहले ही मेज लगा दी थी। चुक्सिया, आओ और खाना खाओ। झो जिपिंग ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। उसके हाथ में खाने के डिब्बे देखकर उसने झट से उन्हें ले लिया और पूछा, तुम क्या लाए हो? चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए उसे कहा और दादा झो, दादी झो, लिन यांगियो और दूसरे चाचा झो के परिवार का अभिवादन करने के बाद उसने कहा, मेरे माता पिता अपने गृहनगर वापस चले गए हैं, मैंने इसे रास्ते में पैक कर लिया था। वे वापस क्यों गए? बूढ़ी महिला झो ने सबसे पहले पूछा। क्या वे जाने से पहले कुछ समय यहाँ रुकने वाले नहीं थे? यहाँ बेकार बैठे रहने से उन्हें व्यर्थ और बेचैनी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने वापस जाकर मदद के लिए जो कुछ भी ला सकते थे लाने का फैसला किया। चुक्सिया ने जवाब दिया। हालांकि झाओ युलान और लिन बाओहे ने उसे इस बात का खुलासा न करने के लिए सख्ती से मना किया था, लेकिन उसके स्वभाव को इस तरह की गोपनीयता पसंद नहीं थी, इसलिए उसने सच बता दिया। वे लिन यांगियो ने चुक्सिया की ओर देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बच्ची, तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? आप हमारे परिवार की स्थिति जानते हैं। उसने आह भरते हुए कहा, कितनी बुरी हालत है। चुक्सिया ने बेबसी से कहा, मैं उन्हें मना नहीं सकी, वे बस ऐसे ही जिद्दी हैं। बूढ़े मास्टर झो ने चुक्सिया को इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ और कुछ और खा लो। आपके माता पिता को व्यस्त रहने दीजिए, हम बाद में इसकी भरपाई कर देंगे। लिन यांगियो बोलने से पहले हिचकिचाई, पिताजी, मैं वैसे भी व्यस्त नहीं हूँ, मैं जाकर चुक्सिया के परिवार का हालचाल क्यों नहीं पता कर लेता? नहीं, बूढ़े मास्टर झो ने हाथ हिलाते हुए कहा, इस समय उन्हें रोकना ठीक नहीं है। यह विवाह समानता पर आधारित है, क्या आप समझते हैं? धन्यवाद दादाजी। चुक्सिया खड़ी हुई और बूढ़े गुरु को आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए बोली, मेरे माता पिता ये जानकर बहुत प्रसन्न होंगे कि आप ऐसा सोचते हैं। ये तो लिटिल रेड मेंशन से ही होगा। इसी बीच झो जिपिंग ने लंच बॉक्स खोला और एक सूप पकौड़ी अपने मुंह में भर ली, चबाते हुए और तारीफ करते हुए बोली, स्वादिष्ट। चुक्सिया, क्या जियाओ से इसे परिवार को देने के लिए तुम्हारे साथ आया था? लिन यांगियो ने पूछा। हाँ, चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे माता पिता को डर था कि अगर आपको पता चला तो आप उन्हें जाने से रोक देंगे, इसलिए हमारे पास बड़े भाई जिंग से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दादी झो ने सिर हिलाते हुए कहा, जब तक वे सहज महसूस कर रहे हैं तब तक सब ठीक है। बड़े भाई जिंग ने जाते समय इसे दरवाजे तक ले जाने में मेरी मदद की और उन्होंने अपने परिवार के लिए भी कुछ सामान पैक किया। चुक्सिया ने आगे कहा, बच्चे को डर है कि कहीं हम गलत न समझ लें, है ना? दादी झो मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, अगर झो परिवार का रुतबा इतना ही होता तो हम कैसे गुजारा कर पाते? हाँ, ऐसे समय में मैं झू शिनकिन के प्रति द्वेष कैसे रख सकती हूँ? लिन यांगियो ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हालांकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि यही सबसे अच्छा तरीका है। माँ, जब आपको पता है कि यही तरीका सबसे अच्छा है तो आप अपना चेहरा करेले की तरह क्यों बना रही हैं? अरे दृष्ट लड़की, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम फिर भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। लिन यांगियो ने आधे गुस्से और आधे मजाक के साथ कहा और झो जिपिंग को हल्के से थप्पड़ मारने के बाद चुक्सिया की तरफ जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, चुक्सिया, तुम्हारी माँ तुम्हें दोष नहीं देती, सच में। जारी रहेगा यदि आपको ये आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।